ये है मैथ्स की अल्टीमेट फॉर्मूला बुक। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये है सबसे तेज मैथ्स रिवीजन गाइड। एसएससी, बैंक, रेलवे हो या कोई और सरकारी एग्जाम, ये गाइड सबके काम आएगी। इसमें हर जरूरी फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट सब कुछ मिलेगा। अरिथमेटिक्स से लेकर एडवांस्ड मैथ्स तक कुछ भी नहीं छूटा है। अरिथमेटिक में है रेशियो, मिक्सचर, टाइम एंड वर्क और परसेंटेज जैसे टॉपिक्स। और हाँ, इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम डिस्टेंस और बोथ स्ट्रीम भी। अब एडवांस्ड मैथ्स की बारी। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, सब कुछ है इसमें। मतलब ये रिवीजन का एक जबरदस्त शॉर्टकट है। किसी बड़े एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन करना है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस नोटबुक तैयार रखिए और चलिए शुरू करते हैं। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, तो देर किस बात की, आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम चाल, समय और दूरी के बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। फिर इसके विभिन्न फॉर्मूलाज देखेंगे, स्पीड और टाइम का रिश्ता समझेंगे, जरूरी यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे और हाँ, एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से जानेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए सबसे पहले इस टॉपिक की नींव रखते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। देखिए, ये पूरे चैप्टर का बेस है, इसलिए यहाँ पर पूरा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल, ये स्पीड यानी चाल आखिर है क्या? बिल्कुल साफ साफ शब्दों में, यूनिट टाइम जैसे कि 1 सेकंड या 1 घंटे में कोई चीज कितनी दूरी तय करती है, बस उसी को चाल कहते हैं। यही सिंपल सी बात आगे के सभी फॉर्मूलाज का आधार बनेगी। अब आते हैं इस चैप्टर के 3 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स पर। यही 3 फॉर्मूलाज हैं जो इस पूरे चैप्टर की जान है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये तीनों एक दूसरे से ही निकले हैं। ये रहा पहला और सबसे बेसिक फॉर्मूला। अगर चाल निकालनी है तो हम तय की गई दूरी को उसमें लगे समय से बस डिवाइड कर देंगे। मतलब स्पीड बराबर है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। एकदम आसान। अच्छा, अब सोचिए, अगर हमें समय निकालना हो तो कोई नया फॉर्मूला नहीं, बस पिछले वाले को थोड़ा सा घुमा दीजिए। समय निकालने के लिए हम दूरी को चाल से डिवाइड कर देंगे। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखा कितना सिंपल है। और आखिर में अगर दूरी ही पता करनी हो तो इसके लिए हम चाल और समय को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और हाँ, ये फॉर्मूला एग्जाम्स में सबसे ज्यादा काम आता है। तो बस ये तीनों फॉर्मूलाज बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। चलिए अब एक सवाल पर सोचते हैं। मान लीजिए डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी दूरी फिक्स है, जैसे दिल्ली से मुंबई। तो स्पीड और टाइम के बीच क्या रिश्ता होगा, जरा सोचिए। इस स्लाइड पर एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। मान लीजिए दिल्ली से गोवा जाना है। अब ट्रेन से जाएंगे तो आराम से 24 घंटे लगेंगे, क्योंकि ट्रेन की स्पीड कम है। लेकिन वही अगर एरोप्लेन से जाएं तो सिर्फ 3 घंटे, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। देखा, दूरी तो वही है दिल्ली से गोवा, लेकिन स्पीड बढ़ने से टाइम कितना कम हो गया। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, जब दूरी कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम का रिश्ता उल्टा होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। यानी स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब एक बहुत ही जरूरी चीज, एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चंस में यूनिट्स अलग अलग दी जाती हैं। जैसे स्पीड दे दी किलोमीटर पर आवर में और टाइम पूछ लिया सेकंड्स में। इसलिए यूनिट कन्वर्जन सीखना बहुत जरूरी है। यहां पर गलती नहीं कर सकते। देखिए, किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब सवाल है, ये 5/18 आया कहां से? सिंपल है, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर्स और 1 घंटे में 3600 सेकंड्स। तो 1000 को 3600 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 5/18। और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में बदलना हो तो बस इसका उल्टा, यानी 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक छोटी सी ट्रिक याद रखिए, बड़े यूनिट से छोटे में जाना हो तो छोटा नंबर यानी 5 ऊपर, और छोटे से बड़े यूनिट में जाना हो तो बड़ा नंबर यानी 18 ऊपर। ये ट्रिक एग्जाम में बहुत समय बचाएगी। चलिए, कॉन्सेप्ट्स तो हमने समझ लिए, अब वक्त है उन्हें इस्तेमाल करने का। एक सवाल सॉल्व करके देखते हैं। सोचिए, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कैसे अप्रोच करेंगे। सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं। एक आदमी एक जगह x किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाता है और y किलोमीटर पर आर की स्पीड से वापस आता है। अगर आने जाने में उसको टोटल t घंटे लगते हैं तो दूरी क्या होगी? अब इस तरह के सवाल के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जिससे एग्जाम में बहुत सारा समय बच जाएगा।
दूरी निकालने के लिए आप दोनों स्पीड्स को मल्टीप्लाई करें, फिर उनके जोड़ से डिवाइड करें और फिर जो आए उसे टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, यानी xy/x+y × t। इसे जरूर नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा। चलिए अब बात करते हैं एवरेज स्पीड यानी औसत चाल की। अक्सर लोग यहाँ एक गलती कर देते हैं, वो दो स्पीड्स का सिंपल एवरेज निकाल देते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट उससे थोड़ा सा अलग है। आइए इसे समझते हैं ध्यान से। औसत चाल का जो सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला है वो है कुल तय की गई दूरी डिवाइडेड बाय कुल लगा समय, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। हमेशा इस बेसिक फॉर्मूला को याद रखें, चाहे कोई भी केस हो। पहला केस है जब दूरी कांस्टेंट हो, जैसे घर से ऑफिस गए और ऑफिस से वापस घर आए, आने और जाने की दूरी बिल्कुल सेम है। ऐसे में अगर जाने की स्पीड s1 और आने की स्पीड s2 है तो एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला है 2s1 s2 डिवाइडेड बाय s1 प्लस s2। और दूसरा केस है जब समय कांस्टेंट हो। मान लीजिए कोई 1 घंटे तक s1 स्पीड से चला और फिर अगले 1 घंटे तक s2 स्पीड से। यहाँ टाइम इंटरवल सेम है ना। इस केस में एवरेज स्पीड निकालना बहुत ही आसान है। ये बस दोनों स्पीड्स का सिंपल एवरेज होता है, यानी s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाई 2। कर रहा हूं तो ट्रेन और रेस के सवालों की। वैसे ही ट्रेन या रेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें उसके फाउंडेशन को पक्का करना होगा, और इन सारे सवालों का फाउंडेशन बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का आपस का कनेक्शन। और ये रहा वो गोल्डन फॉर्मूला। इसे तो बस दिमाग में लॉक कर लीजिए। डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। बस इतना सा। दूरी हमेशा चाल और समय को मल्टीप्लाई करने पर ही मिलती है। यकीन मानिए, पूरे टॉपिक में हम इसी एक फॉर्मूला के साथ खेलेंगे, इसको अलग अलग तरह से यूज करेंगे, तो इसे बिल्कुल चिपका लीजिए अपने दिमाग में। रिलेटिव स्पीड। तो ये है क्या आखिर ये रिलेटिव स्पीड? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक चलती हुई चीज की स्पीड है, पर किसी दूसरी चलती हुई चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे सोचिए, जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो बाहर के पेड़ पौधे पीछे भागते हुए दिखते हैं ना, बस वही है रिलेटिव मोशन। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां है, इस पर पूरा ध्यान दीजिएगा। रिलेटिव स्पीड के बस दो ही केस बनेंगे। केस 1, जब दो चीजें, मान लो दो ट्रेन्स एक ही दिशा में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन, तब उनकी रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हम उनकी स्पीड्स को माइनस करते हैं, s1 माइनस s2, सिंपल। और केस 2, जब वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब उनकी रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हम उनकी स्पीड्स को प्लस करते हैं, यानी s1 प्लस s2, सेम डायरेक्शन में माइनस, ऑपोजिट में प्लस। बस इतना सा रूल है। चलिए, ट्रेन के सवालों में आपको 3 ही सिचुएशंस मिलेंगी। नंबर 1, ट्रेन एक खंबे या आदमी जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है। नंबर 2, ट्रेन एक प्लेटफॉर्म या पुल जैसी लंबी चीज को क्रॉस कर रही है। और नंबर 3, सबसे मजेदार, जब एक ट्रेन दूसरी चलती हुई ट्रेन को क्रॉस करती है। चलिए एक एक करके तीनों को फोड़ते हैं। ओके, सबसे पहला केस। इमेजिन कीजिए एक ट्रेन है और वो एक पतले से खंबे को क्रॉस कर रही है। अब सोचिए, उस खंबे की अपनी कोई लंबाई या चौड़ाई है? नहीं ना, हम उसे 0 मानते हैं। तो ट्रेन को उससे क्रॉस करने के लिए कितना चलना पड़ेगा? सिंपल, बस अपनी खुद की पूरी लंबाई, यानी इस केस में टोटल डिस्टेंस जो कवर करना है वो है लेंथ ऑफ द ट्रेन। इजी पीजी। अब अगले केस पर आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब वही ट्रेन एक लंबे से प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। तो अब सोचिए, ट्रेन को क्रॉस करना कब पूरा माना जाएगा? जब ट्रेन का इंजन प्लेटफॉर्म के स्टार्ट से एंटर करे और ट्रेन का आखिरी डिब्बा प्लेटफॉर्म के एंड से बाहर निकल जाए। इसका मतलब ट्रेन ने कितनी दूरी तय की? अपनी खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो यहां टोटल डिस्टेंस हो जाता है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। और अब आते हैं केस नंबर 3 पे, जहां दो ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। डिस्टेंस का लॉजिक तो यहां भी सेम है। टोटल दूरी हमेशा दोनों ट्रेन्स की लंबाई का टोटल होगी, यानी L1 प्लस L2। लेकिन यहां स्पीड का क्या? हम कौन सी स्पीड लेंगे? यहां काम आएगा हमारा सुपर पावर। बिल्कुल सही, रिलेटिव स्पीड। अगर सेम डायरेक्शन तो S1 माइनस S2 यूज करेंगे, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन तो S1 प्लस S2। देखा सब कुछ कैसे कनेक्ट हो रहा है? चलिए रहे वो 3 शॉर्टकट फॉर्मूलाज। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। पहला, उनके मिलने का टाइम t होता है t1 और t2 के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। दूसरा,
उनकी स्पीड्स का रेशो S1 बाय S2 बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ T2 बाय T1। यहां ध्यान देना, उल्टा है, S1 के सामने T2 है। और तीसरा, टोटल डिस्टेंस, जो कि S1 T1 प्लस S2 T2 होता है। इन्हें ना बस सीधा सीधा याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत काम आएंगे। तो रेस के क्वेश्चंस में ना ये टर्म डेड हीट बहुत बार सुनने को मिलेगा। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है, जब रेस में 2 या 2 से ज्यादा लोग फिनिशिंग लाइन पर बिल्कुल एक ही टाइम पर पहुंचते हैं, मतलब रेस तय हो गई। सिंपल। अब इस स्लाइड पर पूरा फोकस, ये रेस प्रॉब्लम्स की जान है। इसमें 2 बातें समझनी है। पहली, ए ने बी को 100 मीटर से हराया। इसका क्या मतलब? इसका मतलब जब ए फिनिश लाइन पर पहुंचा, बी उससे 100 मीटर पीछे था। तो यहां क्या सेम रहा? टाइम। दोनों ने सेम टाइम तक दौड़ा। यहां टाइम कांस्टेंट है, डिस्टेंस अलग। दूसरी बात, ए ने बी को 10 सेकंड से हराया। इसका मतलब ए फिनिश कर चुका है और बी को फिनिश लाइन तक आने में अभी 10 सेकंड और लगेंगे। यहां क्या सेम है? डिस्टेंस। दोनों ने पूरा रेस ट्रैक दौड़ा। यहां डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम अलग। ये फर्क समझना सबसे जरूरी है। अच्छा, फिर एक चीज आती है हेड स्टार्ट देना। ये भी 2 तरह का होता है। अगर कहा जाए ए ने बी को 100 मीटर का स्टार्ट दिया, इसका मतलब बी रेस शुरू होने पर ही ए से 100 मीटर आगे खड़ा होगा। और अगर कहा जाए ए ने बी को 10 सेकंड का स्टार्ट दिया, इसका मतलब बी दौड़ना शुरू कर देगा और ए ठीक 10 सेकंड बाद अपनी जगह से दौड़ना शुरू करेगा। देखा? चलिए, हमारा सुपर पावर यहां भी काम आ गया, रिलेटिव स्पीड। सोचिए, 2 लोग एक गोल ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। वो पहली बार कब मिलेंगे? ट्रैक पर कहीं भी। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, टाइम इक्वल्स ट्रैक की लंबाई L डिवाइडेड बाय उनकी रिलेटिव स्पीड। हाँ, बिल्कुल वही। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो S1 प्लस S2, और अगर सेम डायरेक्शन में तो S1 माइनस S2। है ना बिल्कुल ट्रेन जैसा। लेकिन सवाल में एक ट्विस्ट है। अगर पूछा जाए कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर जहां से शुरू किया था, वहीं पर दोबारा कब मिलेंगे, तो यहां फॉर्मूला थोड़ा बदल जाता है। यहां रिलेटिव स्पीड नहीं लगेगी। इसके लिए आपको पहले ये निकालना होगा कि हर रनर को एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है। यानी T1 इक्वल्स टू L बाय S1 और T2 इक्वल्स टू L बाय S2। और फिर इन दोनों टाइम का बस LCM निकाल लीजिए, वही आपका आंसर है। और चलिए एक लेवल और ऊपर चलते हैं। मान लीजिए 3 लोग एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। अब वो तीनों एक साथ कब मिलेंगे? बिल्कुल नहीं घबराना, लॉजिक सेम है। पहले आप रनर 1 और 2 के मिलने का टाइम निकालिए। क्या होगा? L डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2। फिर रनर 2 और 3 के मिलने का टाइम निकालिए, L डिवाइडेड बाय S2 माइनस S3। अब आपके पास ये जो 2 टाइम आ गए, बस इनका LCM ले लीजिए, हो गया। लॉजिक एक्सपैंड हो रहा है पर बदल नहीं रहा। नदी और नाव वाले सवालों में थोड़ी कंफ्यूजन तो होती है ना? कब स्पीड प्लस करनी है, कब माइनस। पर बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस विश्लेषण के एंड तक आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में एकदम एक्सपर्ट बन जाएंगे। हम हर चीज को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये रहा हमारा आज का सफर। हम बेसिक्स से शुरू करेंगे, फिर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का खेल समझेंगे, मास्टर फॉर्मूलाज देखेंगे और एंड में कुछ सुपर फास्ट शॉर्टकट्स भी सीखेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टर्म है स्ट्रीम, यानी धारा। सिंपल भाषा में नदी में जो पानी बह रहा है, बस वही स्ट्रीम है। और इस बहते हुए पानी की अपनी एक स्पीड होती है, जिससे हम आगे से हमेशा S लिखेंगे। सिंपल। अब आते हैं स्टिल वाटर, यानी शांत जल पर। इसका मतलब है रुका हुआ पानी, जैसे किसी झील या तालाब का पानी। यहां पानी की स्पीड 0 होती है और इसी शांत पानी में बोट की जो अपनी एक्चुअल स्पीड होती है, उसे हम B से लिखेंगे। ये बोट की ओरिजिनल स्पीड है। अब आते हैं डाउनस्ट्रीम या अनुप्रवाह पर। जब नाव पानी के बहाव की दिशा में ही जाती है तो उसे डाउनस्ट्रीम कहते हैं। तो सोचिए स्पीड का क्या होगा? नदी नाव को एक एक्स्ट्रा पुश देगी, है ना? मतलब स्पीड बढ़ जाएगी। और इसका ठीक उल्टा है अपस्ट्रीम या ऊर्ध्व प्रवाह। यहां नाव पानी के बहाव के खिलाफ यानी उल्टी दिशा में जाती है। इस केस में नदी क्या करेगी? वो एक रुकावट बन जाएगी, नाव की स्पीड को कम कर देगी। तो देखिए, यहां कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ हो जाता है। डाउनस्ट्रीम में जब नदी मदद कर रही है तो बोट की स्पीड B और स्ट्रीम की स्पीड S जुड़ जाती हैं। तो हमारी इफेक्टिव स्पीड हो गई B प्लस S।
और अपस्ट्रीम में जब नदी रुकावट बन रही है तो बोट की स्पीड b में से स्ट्रीम की स्पीड s माइनस हो जाती है, तो इफेक्टिव स्पीड हुई b माइनस s। बस इतना सिंपल है। बहुत बढ़िया। अब सोचिए, अगर क्वेश्चन में आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड दे दी जाए और आपसे बोट की असली स्पीड b या नदी की स्पीड s पूछ ली जाए, तब क्या करेंगे? उसके लिए हैं हमारे दो मास्टर फॉर्मूलाज। तो देखिए, अगर बोट की असली स्पीड यानी b निकालनी है तो बस डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। सिंपल एवरेज। ये फॉर्मूला एग्जाम्स में सीधे काम आता है और बहुत टाइम बचाता है। और बिल्कुल इसी तरह अगर नदी की स्पीड यानी s निकालनी है तो हम डाउनस्ट्रीम स्पीड में से अपस्ट्रीम स्पीड को घटाएंगे और जो भी आएगा उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। देखा, दोनों फॉर्मूलाज कितने मिलते जुलते हैं, बस एक में प्लस है, दूसरे में माइनस। चलिए, एग्जाम में सवाल आता है, एक नाव पॉइंट ए से बी तक जाती है और वापस ए पर आ जाती है। इस पूरे आने जाने में टोटल टाइम लगा t, तो दूरी d बताइए। इसके लिए लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं करना, बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है और आंसर आपके सामने। अब दूसरा केस, एक्स्ट्रा टाइम प्रॉब्लम। यहां सवाल में दिया होता है कि अपस्ट्रीम जाने में डाउनस्ट्रीम से t घंटे ज्यादा लगें। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये रहा। और यहां एक चीज नोटिस कीजिए, फॉर्मूला बिल्कुल पिछले वाले जैसा है, सिर्फ नीचे डिनोमिनेटर में 2b की जगह 2s आ गया है। तीसरा केस, अगर आपको डाउनस्ट्रीम का टाइम t1 और अपस्ट्रीम का टाइम t2 अलग-अलग दिया है और नदी की स्पीड s भी पता है, तो इस फॉर्मूला से आप नाव या आदमी की स्पीड b सीधे-सीधे निकाल सकते हैं। और आखिरी शॉर्टकट, कभी-कभी सवाल में सीधे बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो यानी अनुपात पूछ लेते हैं। अगर t1 और t2 पता है तो b और s का रेशियो इस फॉर्मूला से पलक झपकते ही निकाला जा सकता है। ये स्लाइड तो एक खजाने जैसी है। यहाँ सारे फॉर्मूलाज एक ही जगह पर हैं। डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, बोट की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड और हमारे स्पेशल शॉर्टकट्स भी। इस स्लाइड को जरूर याद रखिएगा, ये क्विक रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है। रेशियो, प्रोपोर्शन और पार्टनरशिप को। तो ये रेशियो आखिर है क्या चीज? देखिए, बहुत सिंपल है। ये बस दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन है, यानी दो मात्राओं की तुलना। जब हम लिखते हैं A:B, तो इसमें A को कहते हैं एंटीसीडेंट यानी पूर्ववर्ती और B को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट यानी परिणामी। बस दो चीजों के बीच का एक रिश्ता। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए रेशियो है 2:3 का, तो यहाँ पर 2 हो गया हमारा एंटीसीडेंट और 3 हो गया कॉन्सिक्वेंट। सिंपल है ना? मतलब पहली चीज की हर 2 यूनिट के लिए दूसरी चीज की 3 यूनिट है। प्रोपोर्शन का मतलब एकदम सीधे शब्दों में है 2 बराबर रेशियो। जब 2 रेशियो एक दूसरे के बराबर होते हैं तो हम कहते हैं कि वो प्रोपोर्शन में हैं। और जब हम लिखते हैं A, B, C और D, तो इन्हें लाइन से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रोपोर्शनल कहा जाता है। अच्छा, इसे लिखने का तरीका भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। A:B, 11, C:D, ये लिखने का तरीका, और A/B = C/D लिखना बिल्कुल एक ही बात है। ये जो 2 बार कोलन का साइन है ना, इसका मतलब ही इक्वल्स टू या बराबर है होता है। मिसिंग प्रोपोर्शन को ढूंढना। सोचिए, अगर एग्जाम में सवाल आए कि 3 नंबर दिए हैं A, B और C और चौथा प्रोपोर्शनल निकालना है, तो कैसे करेंगे? बस यहीं पर प्रोपोर्शन की अंडरस्टैंडिंग काम आती है। अब इसके लिए एक बड़ा कमाल का फॉर्मूला है। इसे याद रखने से एग्जाम में बहुत टाइम बचेगा। चौथा प्रोपोर्शनल, जिसे हम x मान लेते हैं, वो होता है b × c / a। इस फॉर्मूले से सेकंड्स में जवाब आ जाता है। अब अगला स्टेप देखते हैं। ध्यान से देखिए करना क्या है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, फिर सवाल में से a, b और c की वैल्यू पहचानिए। उन वैल्यूज को फॉर्मूले में डाल दीजिए और बस कैलकुलेट करके फाइनल आंसर निकाल लीजिए। पर क्या हो अगर सवाल में सिर्फ 2 ही नंबर दिए हों? हाँ, ऐसा भी होता है। उस केस में मीन प्रोपोर्शनल या थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा जा सकता है। ये रहे उनके फॉर्मूले एक क्विक रेफरेंस के लिए। पार्टनरशिप यानी साझेदारी। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात आती है। सारा खेल टाइम का है। देखिए, अगर सारे पार्टनर्स ने एक ही समय के लिए पैसा लगाया है तो प्रॉफिट उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सबका पैसा
अलग अलग समय के लिए लगा है तो प्रॉफिट का रेशियो उनके इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट के रेशियो में बटेगा। चलिए एक और मुश्किल केस देखते हैं जो एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है। मान लीजिए कि कोई पार्टनर बीच में ही अपना इन्वेस्टमेंट बदल दे, जैसे बी ने कुछ महीनों के लिए कुछ पैसे लगाए और फिर बाकी महीनों के लिए अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया या घटा दिया। ऐसे केस में हम हर पार्टनर के लिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम का टोटल निकालते हैं। जैसे ए का हिस्सा तो सीधा है, उसका इन्वेस्टमेंट गुणा उसका कुल समय, पर बी के लिए हम उसके पहले इन्वेस्टमेंट को उसके समय से गुणा करेंगे और फिर दूसरे इन्वेस्टमेंट को उसके समय से, और फिर दोनों को जोड़ देंगे। जो फाइनल रेशियो बनेगा वो इन दोनों टोटल्स का ही रेशियो होगा। सवाल तो है, ए ने 12 महीने के लिए 5,000 इन्वेस्ट किए, बी ने पहले 6 महीने के लिए 4,000 लगाए और फिर अगले 6 महीनों के लिए 2,000 और डाल दिए, तो उनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? एलिगेशन, इसको ना एक मास्टर मेथड समझिए, या फिर एक मास्टर चाबी जो कई अलग अलग तालों को यानी अलग अलग टाइप के सवालों को एक झटके में खोल सकती है। चलिए आज देखते हैं कि ये एक मेथड आपकी कितनी मेहनत बचा सकता है। तो आखिर ये एलिगेशन है क्या चीज़? देखिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली वेटेड एवरेज निकालने का एक विजुअल तरीका है। ऐसे समझिए, आपके पास दो चीज़ें हैं, एक सस्ती एक महंगी। आपने दोनों को मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया जिसका एक एवरेज प्राइस है। एलिगेशन हमें बस यही बताता है कि वो मिक्सचर किस रेशो में बनाया गया था। अच्छा, देखिए ये काम कैसे करता है। एक वैल्यू को हम लेफ्ट में लिखते हैं, दूसरी को राइट में, और जो एवरेज वैल्यू है उसको ठीक बीच में, फिर आमने सामने क्रॉस में माइनस करते हैं, और बस नीचे जो दो नंबर्स आते हैं वही है हमारा जरूरी रेशो। सिंपल। मिक्सचर और परसेंटेज के सवालों में अब देखिए इस मेथड की खूबसूरती। एक ही स्ट्रक्चर और दो अलग अलग प्रॉब्लम्स सॉल्व। लेफ्ट साइड में देखिए एक मिक्सचर का सवाल है जहां हम दो क्वांटिटीज को मिक्स कर रहे हैं, और राइट साइड में एक पॉपुलेशन का सवाल है जहां हम मेल और फीमेल की ग्रोथ रेट देख रहे हैं। दोनों में लॉजिक बिल्कुल सेम है, एक वैल्यू लेफ्ट दूसरी राइट, एवरेज बीच में, और एंड में मिल जाता है हमें उनका इनिशियल रेशियो। और पता है, यही सेम लॉजिक इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स वाले सवालों पर भी लगता है। सोच के देखिए, किसी के खर्च में कुछ % चेंज आया और सेविंग्स में कुछ और। अगर हमें उसकी टोटल इनकम में जो चेंज हुआ है वो पता हो तो हम एलिगेशन यूज करके आराम से निकाल सकते हैं कि शुरू में उसके खर्च और सेविंग्स का रेशियो क्या था। अमेजिंग है ना? मान लीजिए आपने कुछ पैसा दो अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट किया, अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स पर, और आपको एक ओवरऑल एवरेज इंटरेस्ट रेट मिला। तो सवाल यह है कि किस स्कीम में कितना पैसा लगाया। सिंपल है, पहला इंटरेस्ट रेट लेफ्ट में, दूसरा राइट में, और एवरेज रेट को रखिए बीच में। एलिगेशन आपको तुरंत बता देगा कि आपका पैसा किस रेशियो में डिवाइड हुआ था। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। इसमें एलिगेशन के दो मेन यूज हैं। पहला टाइप देखते हैं, जब दो अलग अलग कॉस्ट प्राइस वाली चीज़ों को मिक्स करके बेचा जाता है तो हम उनके कॉस्ट प्राइस और मिक्सचर के कॉस्ट प्राइस को यूज करके ये पता लगा सकते हैं कि उन्हें किस रेशियो में मिक्स किया गया था। और दूसरे टाइप के सवाल में क्या होता है, जब एक चीज के एक पार्ट को एक प्रॉफिट/लॉस% पर बेचा और दूसरे पार्ट को दूसरे प्रॉफिट/लॉस% पर, और हमें ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस पता है, तो हम एलिगेशन यूज करके उन पार्ट्स के कॉस्ट प्राइसेस का रेशियो निकाल सकते हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि सवाल के हिसाब से डिसाइड करना है कि कॉस्ट प्राइस यूज करना है या प्रॉफिट/लॉस%। और डिस्काउंट के सवालों में भी बिल्कुल यही कहानी है। अगर एक शॉपकीपर एक आइटम के कुछ पार्ट पर एक डिस्काउंट दे और बाकी पार्ट पर दूसरा डिस्काउंट, और हमें ओवरऑल एवरेज डिस्काउंट पता हो, तो एलिगेशन से हम उन पार्ट्स के मार्क्ड प्राइसेस का रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं एवरेजेस से जुड़े सवालों की तरफ, और इसमें हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा ट्रिकी सा लगने वाला क्रिकेट का एग्जाम्पल भी देखेंगे। रेडी? सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। मान लीजिए एक क्लास है, उसमें बॉयज़ का एवरेज वेट अलग है और गर्ल्स का अलग, और हमें पूरी क्लास का एवरेज वेट पता है, तो क्या हम उनकी संख्या का रेशियो निकाल सकते हैं? बिल्कुल, एलिगेशन से ये काम चुटकियों में हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं उस मजेदार केस पर, एक बॉलर की परफॉर्मेंस। ये सवाल अक्सर एग्जाम्स में थोड़ा मुश्किल लगते हैं, लेकिन एलिगेशन से देखिएगा कितने आसान हो जाते हैं। बस ध्यान से देखिएगा। यहां हमारे पास दो पार्ट्स हैं। एक है बॉलर का इस मैच से पहले का बॉलिंग एवरेज, और दूसरा पार्ट है सिर्फ इस लेटेस्ट मैच में उसकी परफॉर्मेंस, यानी उसका इस मैच का बॉलिंग एवरेज। तो अब देखते हैं इसका सेटअप।
हम बॉलर के पुराने एवरेज को रखेंगे लेफ्ट में, इस इनिंग्स के एवरेज को रखेंगे राइट में और उसके नए टोटल एवरेज को बिल्कुल बीच में। जब हम एलिगेशन लगाएंगे तो जो रेशियो मिलेगा वो होगा उसके पहले लिए गए विकेट्स और इस इनिंग्स में लिए गए विकेट्स का। देखा कितना सिंपल हो गया। इमेजिन कीजिए आप एक जर्नी पर हैं, उसका कुछ हिस्सा आपने एक स्पीड से कवर किया और बाकी हिस्सा दूसरी स्पीड से। अगर आपको पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड पता है तो आप एलिगेशन यूज करके ये आराम से निकाल सकते हैं कि दोनों पार्ट्स में आपने कितना कितना टाइम लगाया। बस दोनों स्पीड्स को साइड में रखिए, एवरेज स्पीड को बीच में, और आपको टाइम का रेशियो मिल जाएगा। तो देखा आपने, सिर्फ एक विजुअल मेथड एलिगेशन और आपने कितने सारे टॉपिक्स के सवाल सॉल्व करना सीख लिया। मिक्सचर, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एवरेज और यहां तक कि टाइम एंड डिस्टेंस भी। यही तो है इस मेथड की असली पावर। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, ये रही एक प्रो टिप। ये उन ट्रिकी सवालों के लिए है जहां एक मिक्सचर से कुछ क्वांटिटी निकालकर उसे बार बार रिप्लेस किया जाता है। ऐसे सवालों के लिए स्क्रीन पर जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, ये आपका बहुत टाइम बचाएगा। ये बताता है कि n बार ये प्रोसेस करने के बाद असली चीज कितनी बची है। इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, बहुत काम आएगा। और एवरेज यानी औसत बिल्कुल वैसा ही एक टॉपिक है। तो चलिए आज इस टॉपिक को मिलकर मास्टर करते हैं ताकि स्कोर को एक सॉलिड बूस्ट मिल सके। आइए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले एवरेज का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर नंबर सीरीज के लिए एवरेजेस कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, उसके बाद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स पर नजर डालेंगे, फिर आएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स जिनको सॉल्व करना सीखेंगे, और आखिर में क्रिकेट के एग्जाम्पल से इसे और आसानी से समझेंगे। तो एकदम क्लियर रोड मैप है हमारे पास। देखिए, अगर एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो आगे के सारे शॉर्टकट्स और फॉर्मूलाज आपसे बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। अच्छा, एवरेज स्कोर या एवरेज मार्क्स ये सब तो सुना ही होगा, राइट? कि इस प्लेयर का एवरेज इतना है या क्लास का एवरेज रिजल्ट ये रहा। पर आखिर ये एवरेज होता क्या है? बेसिकली एवरेज एक तरह से सभी नंबर्स का आपसी एक सेंट्रल वैल्यू यानी केंद्रीय मान होता है। इसका सीधा सा फॉर्मूला है सभी नंबर्स का टोटल सम, उसे डिवाइड कर दीजिए कितने नंबर्स हैं उससे। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें 2, 4 और 6 का एवरेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे? सिंपल, इन तीनों को जोड़ देंगे। 2 + 4 + 6, ये हुआ 12। अब क्योंकि यहाँ 3 नंबर्स हैं तो हम 12 को 3 से डिवाइड कर देंगे और हमारा एवरेज आ गया 4। कितना सिंपल है ना? कि पहली 100 नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालो। तो क्या आप 1 से लेकर 100 तक सबको जोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, वही तो टाइम बचाना है। इसके लिए हैं कुछ सीधे साधे फॉर्मूलेस। यहां ध्यान से देखिए, पहली n नेचुरल नंबर्स के लिए एवरेज का फॉर्मूला है सीधा n+1 डिवाइडेड बाय 2। अगर उनके स्क्वायर्स का एवरेज पूछा जाए तो फॉर्मूला है n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। और अगर इनके क्यूब्स का एवरेज निकालना हो तो तीसरा फॉर्मूला काम आएगा, n इंटू n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इन्हें जरूर नोट कर लीजिए, ये टाइम सेवर्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं इवन नंबर्स यानी सम संख्याओं पर। यहां भी शॉर्टकट्स हैं और सबसे जरूरी बात, पहली n इवन नंबर्स का एवरेज सीधा होता है n+1। मतलब अगर पहली 4 इवन नंबर्स का एवरेज निकालना है तो आंसर होगा 4 + 1 यानी 5। देखा कितना आसान है? हाँ, स्क्वायर्स और क्यूब्स के फॉर्मूलाज थोड़े अलग हैं तो इन्हें ध्यान से देख लीजिए। और अब आते हैं ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याओं पर। यहां तो सबसे मजेदार बात है, पहली n ऑड नंबर्स का एवरेज n ही होता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। मतलब पहली 5 ऑड नंबर्स का एवरेज होगा 5, पहली 10 का 10। इससे आसान क्या हो सकता है? अच्छा, अब ये एक सुपर फॉर्मूला है, यूनिवर्सल है। किसी भी ऐसी सीरीज के लिए जिसमें नंबर्स के बीच का अंतर यानी कॉमन डिफरेंस सेम हो, जैसे 5, 10, 15, 20, यहां हर नंबर के बीच 5 का गैप है, राइट? तो इसका एवरेज निकालने के लिए आपको बस पहला नंबर और आखिरी नंबर को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। जैसे इस केस में 5 + 20 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज हुआ 12.5। ये फॉर्मूला हर ऐसी सीरीज पर काम करेगा। लीजिए, आपको एक सीरीज का एवरेज पता है और उसमें कुछ नए नंबर्स जोड़ दिए जाते हैं, तो नया एवरेज क्या होगा? घबराइए मत, इसके लिए भी शॉर्टकट्स हैं। ये फॉर्मूला बहुत पावरफुल है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक सीरीज का एवरेज है k। अगर आप उस सीरीज के आगे x नए नंबर्स जोड़ते हैं तो एवरेज बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? xd/2 से। तो नया एवरेज हो जाएगा k + xd/2।
और वही अगर आप सीरीज के शुरू में x नंबर्स जोड़ते हैं तो एवरेज घटेगा और फॉर्मूला बन जाएगा k माइनस एक्स डी बाई 2। यहाँ d क्या है? वही कॉमन डिफरेंस। अब देखिए इस मास्टर फॉर्मूला का कमाल। नेचुरल नंबर्स में कॉमन डिफरेंस d होता है 1, तो हमारा फॉर्मूला k प्लस माइनस एक्स बाई 2 बन जाता है k प्लस माइनस एक्स बाई 2, क्योंकि d तो 1 है। अब आते हैं इवन या ऑड नंबर्स पर, वहां d होता है 2, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? k प्लस माइनस एक्स इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फॉर्मूला सीधा बन जाएगा k प्लस माइनस एक्स। देखा लॉजिक कितना क्लियर है। अगर एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे? क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स ही इस टॉपिक का असली टेस्ट होते हैं। ये एक क्लासिक वर्ड प्रॉब्लम है जो अक्सर एग्जाम्स में दिख जाता है। सवाल ये है, n ऑब्जर्वेशंस का एवरेज a है। जब एक नई ऑब्जर्वेशन जोड़ी जाती है तो एवरेज b हो जाता है। तो बताइए उस नई ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या है? अब इसको सॉल्व करने के लिए लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सीधा सादा फॉर्मूला है जिससे आंसर लिटरली सेकंड्स में आ जाएगा। फॉर्मूला है n इंटू b माइनस a प्लस b। बस इससे आपको सीधे उस नई ऑब्जर्वेशन की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए इस फॉर्मूला को स्टेप बाय स्टेप यूज करना सीखते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले सवाल में से n, a और b की वैल्यूज ढूंढ लीजिए। स्टेप 2, फिर नए और पुराने एवरेज का डिफरेंस निकालिए, यानी b माइनस a। स्टेप 3, अब अगला स्टेप देखते हैं ध्यान से। इस डिफरेंस को n से मल्टीप्लाई कीजिए और आखिरी स्टेप, जो भी रिजल्ट आए उसमें नया एवरेज यानी b जोड़ दीजिए और बस आंसर आपके सामने है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझिए। जब नई ऑब्जर्वेशन जोड़ी जाती है तब हम यूज करते हैं b माइनस a। लेकिन सोचिए अगर कोई ऑब्जर्वेशन हटाई जाती है तब क्या? उस केस में फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है। वो बन जाता है n इंटू a माइनस b प्लस b। सिर्फ b माइनस a की जगह a माइनस b करना है। इस छोटे से चेंज का ध्यान रखना एग्जाम में गलती से बचा सकता है। वो है क्रिकेट। क्रिकेट में एवरेजेस का बहुत बड़ा रोल होता है ना? तो बैटिंग एवरेज कैसे निकालते हैं? बड़ा सिंपल है। बैट्समैन ने टोटल कितने रन्स बनाए हैं उसको डिवाइड कर दीजिए उसकी टोटल खेली हुई इनिंग्स से। जितना ज़्यादा बैटिंग एवरेज उतना बेहतर बैट्समैन। अब आते हैं बॉलिंग एवरेज पर। यह थोड़ा सा अलग है। इसका फॉर्मूला है बॉलर ने टोटल कितने रन्स दिए उसको डिवाइड कर दीजिए उसने कितने विकेट्स लिए उससे। और यहां एक खास बात है, जितना कम बॉलिंग एवरेज होता है ना, बॉलर को उतना ही अच्छा माना जाता है। हम शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क के बेसिक्स से, फिर साथ मिलकर काम कैसे करते हैं, एफिशिएंसी का खेल, कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स और हाँ, सबसे पावरफुल एलसीएम मेथड। लास्ट में कुछ एग्जाम शॉर्टकट्स भी हैं। तो रेडी? चलिए पहली सीढ़ी चढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। में ना बस 3 चीजें हैं जिनका सारा खेल है। एक है वर्क यानी जो टोटल काम करना है, दूसरा है टाइम यानी कितना समय लगेगा, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एफिशिएंसी यानी काम करने की स्पीड। सिंपल भाषा में कोई एक दिन या 1 घंटे में कितना काम निपटा सकता है, वही उसकी एफिशिएंसी है। और ये है इस पूरे टॉपिक की मास्टर की। वर्क बराबर टाइम गुणा एफिशिएंसी। बस इस एक फॉर्मूला को अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए, क्योंकि सच बताऊं बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे शॉर्टकट्स सब इसी से निकले हैं। यही इस टॉपिक का दिल है। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं तो उनका कॉम्बाइंड एफर्ट कैसे कैलकुलेट करना है? इसका लॉजिक ना बहुत सिंपल है। देखिए, अगर ए कोई काम x दिन में पूरा कर सकता है तो उसका 1 दिन का काम कितना हुआ? सिंपल 1/x। ठीक है, अब सोचिए अगर ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो उनका 1 दिन का काम क्या होगा? बस उनके अलग अलग 1 दिन के काम का टोटल, यानी 1/x प्लस 1/y। और हाँ, चाहे 3 लोग हो या 4, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा। एफिशिएंसी और टाइम का जो रिश्ता है ना, वो एकदम उल्टा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सीधे शब्दों में मतलब एफिशिएंसी बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, और अगर एफिशिएंसी घटेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। बिल्कुल कॉमन सेंस है, राइट? अगर कोई आपसे डबल तेजी से काम करता है तो जाहिर है वो आपसे आधा टाइम ही लेगा। और ये इस रिलेशनशिप का सबसे बड़ा शॉर्टकट है। ध्यान से सुनिए, अगर 2 लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो मान लीजिए A/B है, तो उनको काम करने में जो टाइम लगेगा उसका रेशियो आंख बंद करके A/B का उल्टा यानी B/A हो जाएगा।
ये छोटा सा कॉन्सेप्ट एग्जाम्स में बहुत टाइम बचाता है। चलिए इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लीजिए ए बी से डबल एफिशिएंट है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हुआ? 2:1। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका उल्टा 1:2। अब थोड़ा ट्रिकी देखते हैं। अगर ए बी से 20% ज्यादा एफिशिएंट है, तो बी को 100 मान लेते हैं, ए हो गया 120। रेशियो बना 120:100, जिसे सिंप्लीफाई करके 6:5 लिख सकते हैं। तो टाइम का रेशियो सिंपल 5:6। देखा, इस तरह से हम परसेंटेज को रेशियो में बदलकर टाइम का अनुपात चुटकियों में निकाल सकते हैं, जैसे ऑल्टरनेट डेज वाले सवाल या नेगेटिव वर्क वाले। पर सुनिए, घबराना बिल्कुल नहीं है। इनका कोर लॉजिक बिल्कुल वही है जो हमने अभी सीखा। सवाल आते हैं ना कि लोग ऑल्टरनेट डेज पर काम कर रहे हैं, मतलब पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने, फिर ए, फिर बी। इसमें सबसे स्मार्ट तरीका क्या है पता है? आप एक 2 दिन के साइकिल का काम निकाल लो, यानी ए का 1 दिन का काम प्लस बी का 1 दिन का काम। फिर बस ये देखना है कि टोटल काम पूरा करने में ऐसे कितने 2 दिन के साइकिल्स लगेंगे। सिंपल। आपने पाइप्स एंड सिस्टर्न्स वाले सवाल देखे होंगे, पता है, वो भी टाइम एंड वर्क ही है, बस एक छोटा सा ट्विस्ट है। सोचिए, जो पाइप टैंकी को भर रहा है वो काम कर रहा है, यानी उसका वर्क है पॉजिटिव, और जो पाइप टैंकी को खाली कर रहा है वो काम बिगाड़ रहा है, तो उसका वर्क हुआ नेगेटिव। बस इस प्लस और माइनस साइन का ध्यान रखना है और सवाल सॉल्व। ये है और LCM मेथड, और मैं गारंटी इसके बस सिर्फ 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, जितने भी दिन दिए गए हैं उनका LCM निकाल लीजिए। ये जो LCM आएगा इसी को हम टोटल वर्क मान लेंगे। स्टेप 2, इस टोटल वर्क को हर एक इंसान के दिनों से डिवाइड कीजिए, इससे आपको हर एक की एफिशिएंसी मिल जाएगी। अब अगला स्टेप देखते हैं ध्यान से। स्टेप 3, सवाल के हिसाब से इन एफिशिएंसीज को जोड़िए या घटाइए, और बस आपका आंसर आ गया। चलिए अब समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सोचिए, अगर ये सवाल एग्जाम में आए तो कैसे करेंगे? ए काम करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में। दोनों साथ में कितना टाइम लेंगे? चलिए LCM मेथड लगाते हैं। स्टेप 1, 10 और 15 का LCM हुआ 30। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। स्टेप 2, ए की एफिशिएंसी कितनी हुई? 30/10 यानी 3, और बी की 30/15 यानी 2। अब स्टेप 3, दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो कंबाइंड एफिशिएंसी हुई 3 + 2 यानी 5। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल वर्क को कंबाइंड एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। 30 / 5, 6 दिन। देखा कितना आसान है। ये कुछ बहुत जरूरी केसेस हैं। देखिए, पहला केस, अगर ए का टाइम दिया है और ए प्लस बी का भी, तो बी अकेले कितना टाइम लेगा? उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है xy/x-y। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी वेजेस यानी पैसा बांटना हो तो वो हमेशा एफिशिएंसीज के रेशियो में ही बटेगा, टाइम के रेशियो में नहीं, ये याद रखिएगा। और तीसरा है फेमस MDH फॉर्मूला, M1D1H1 = M2D2H2। MDH फॉर्मूला का जो सबसे कॉमन वर्जन है ना, वो है M1D1 = M2D2। मतलब अगर M1 लोग किसी काम को D1 दिन में करते हैं तो M2 लोग उसे कितने दिन में करेंगे। इससे बहुत सारे सवाल बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। शॉर्टकट है। सवाल ऐसा आएगा कि मान लीजिए A किसी काम को X दिन में करता है और B जो है वो उससे K% ज़्यादा एफिशिएंट है, तो सवाल ये है कि B को कितना टाइम लगेगा। इसके लिए भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो B को जो टाइम लगेगा वो होगा x / 1 + k/100। देखिए, इस फॉर्मूला में सीधे वैल्यूज डालकर आंसर निकालना रेशियो वगैरह निकालने से कहीं ज्यादा तेज है, तो इसे जरूर नोट कर लीजिए। तैयारी में तो आपके पास यानी प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जो स्कोर बढ़ाने में काफी मदद करता है। तो ये रहा हमारा आज का लेसन प्लान। देखिए, हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज को समझेंगे। उसके बाद रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और जो एग्जाम में आते हैं उन स्पेसिफिक क्वेश्चंस को भी देखेंगे। और हाँ, आखिर में ऐसी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जिससे कैलकुलेशन स्पीड एकदम फास्ट हो जाएगी। पहले सेक्शन पर परसेंटेज के बेसिक्स। जैसा कहते हैं ना, नींव जितनी मजबूत होगी इमारत उतनी ही ऊंची बनेगी, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो आखिर ये परसेंटेज होता क्या है? देखिए, परसेंटेज या प्रतिशत, इसका मतलब है परसेंट या प्रति 100। बिल्कुल आसान शब्दों में, किसी भी नंबर या हिस्से को जब हम 100 के रिस्पेक्ट में देखते हैं
तो उसे ही परसेंटेज कहते हैं। चलिए अब इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला समझते हैं। अगर हमें किसी नंबर b का a% निकालना है तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। a को 100 से डिवाइड करना है और b से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब a/100 इंटू b। अब इसी फॉर्मूला को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है कि 250 का 20% निकालो। स्टेप 1 फॉर्मूला लगाया 20/100 इंटू 250। स्टेप 2 इसको सिंप्लीफाई किया तो मिला 0.2 इंटू 250 और हमारा फाइनल आंसर आ गया 50। देखा, बिल्कुल आसान है। एग्जाम में टाइम बचाने के लिए ये कन्वर्जन आना बहुत जरूरी है। फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना हो तो बस 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 1/2 बन जाता है 50%, और अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना हो तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, जैसे 25% बन जाता है 1/4। यहाँ हम चलिए परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में बात करेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों फॉर्मूलाज का बेस एक ही है। अगर परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो जितना इंक्रीज हुआ डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, और डिक्रीज के लिए जितना डिक्रीज हुआ डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। सबसे जरूरी चीज याद रखिएगा, कंपैरिजन हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से ही होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सक्सेसिव चेंज यानी लगातार बदलाव। इसका मतलब है कि जब एक वैल्यू को पहले एक परसेंटेज से बदला जाता है और फिर जो नई वैल्यू आई उसे दोबारा एक और परसेंटेज से बदला जाता है। अक्सर लोग यहाँ सिंपल एडिशन करके गलती कर देते हैं, लेकिन इसके लिए एक मैजिक फॉर्मूला है जो काम को काफी आसान कर देगा। नेट परसेंटेज चेंज है a प्लस b प्लस ab/100। यहाँ बस एक चीज का ध्यान रखना है, अगर वैल्यू बढ़ रही है तो पॉजिटिव साइन यूज करना है और अगर घट रही है तो नेगेटिव साइन। अब अगला स्टेप देखते हैं ध्यान से। मान लीजिए एक वैल्यू पहले 20% बढ़ी और फिर 10% घटी, तो a हुआ +20 और b हुआ -10। अब इसको फॉर्मूला में डालते हैं। 20 प्लस -10 प्लस 20 इंटू -10 डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करने पर मिला 10 - 2 यानी 8। क्योंकि आंसर पॉजिटिव है, इसका मतलब है नेट 8% का इंक्रीज हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3 में हम परसेंटेज को रियल लाइफ प्रॉब्लम से जोड़ेंगे, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ या चीजों के दाम का बढ़ना घटना। एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम्स अक्सर इन्हीं टॉपिक्स पर आते हैं। पॉपुलेशन वाले सवालों के लिए ये दो फॉर्मूलाज बहुत काम आते हैं। यहाँ P है शुरुआती पॉपुलेशन, R है रेट और N है सालों की संख्या। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो प्लस का साइन यूज होता है और अगर घट रही है तो माइनस का। बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है। ये क्लासिक एग्जाम प्रॉब्लम है। अगर किसी चीज का प्राइस P% बढ़ जाता है और हमें अपना खर्चा सेम रखना है तो जाहिर है उसकी खपत या कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी, और इसका फॉर्मूला स्लाइड पर दिया गया है। ठीक इसका उल्टा होता है जब प्राइस घट जाता है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर। इसमें हम CGL एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ खास तरह के सवालों के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, जैसे मार्क्स से जुड़े हुए सवाल और रिवर्स परसेंटेज। मार्क्स वाले क्वेश्चंस अक्सर सीधे साधे होते हैं और इनमें पूरे नंबर मिल सकते हैं। चाहे परसेंटेज मार्क्स निकालने हों, दिए गए परसेंटेज से मार्क्स निकालने हों या पासिंग मार्क्स, इन सब के फॉर्मूलाज बहुत ही सरल हैं। ये इजी मार्क्स हैं, इन्हें छोड़ना नहीं है। अब एक कॉन्सेप्ट जिससे SSC CGL में अक्सर पूछा जाता है और वो है रिवर्स परसेंटेज। इसका मतलब है जब आपको फाइनल वैल्यू पता हो और आपको ये निकालना हो कि शुरुआती वैल्यू से कितना चेंज हुआ था। इसेंशियली इसमें हम प्रॉब्लम को उल्टा देखते हैं। सोचिए अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कैसे करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक वैल्यू 80 से 100 हो गई, यानी 20 का इंक्रीज हुआ। जब हम आगे जा रहे हैं तो हमारी बेस वैल्यू है 80, तो 20 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 हुआ 25% का इंक्रीज। लेकिन रिवर्स में जब 100 से वापस 80 आना है तो अब हमारी बेस वैल्यू 100 हो गई है, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 हुआ 20% का डिक्रीज। ये बेस वैल्यू का खेल समझना ही सबसे जरूरी है। यहाँ हम वो शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस को सेकंड्स में सॉल्व किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। ये कुछ मेंटल मैथ ट्रिक्स हैं। किसी भी नंबर का 10% निकालने के लिए बस डेसिमल को एक प्लेस लेफ्ट में सरका दो।
5% निकालना है, पहले 10% निकालो और उसका आधा कर दो, और 1% के लिए डेसिमल को 2 प्लेस लेफ्ट ले जाओ। कुछ फ्रैक्शंस जैसे 33.33% यानी 1/3 और 12.5% यानी 1/8, इन्हें तो हमेशा याद रखें। चलिए इस ट्रिक को एक्शन में देखते हैं। 650 का 10%, बस 650 में से डेसिमल को एक कदम लेफ्ट ले आइए। ये हो गया 65.0 यानी 65। देखा कितना टाइम बचा। इन फ्रैक्शंस को याद रखने का फायदा देखिए। अगर आपसे पूछा जाए 300 का 33.33%, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा 300 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर है 100। बिल्कुल वैसे ही 400 का 12.5% निकालने के लिए 400 को 8 से डिवाइड कर दीजिए और आंसर आ गया 50। और ये है गोल्डन फॉर्मूला, जिसे एसएससी का फेवरेट माना जाता है। अगर A% ऑफ B बराबर है C% ऑफ D के, तो A/C हमेशा D/B के बराबर होगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस को एक ही स्टेप में सॉल्व कर देता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस basic- के सारे फॉर्मूलाज को फटाफट रिवाइज करते हैं। अच्छा, एक बात तो बता। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से, यानी बुनियाद से। देखिए, किसी भी शॉर्टकट या ट्रिक से पहले ना कॉन्सेप्ट का क्लियर होना सबसे जरूरी है, राइट? चलिए अब समझते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसको हम शॉर्ट में सीपी बोलते हैं। ये क्या है? सिंपल, ये वो प्राइस है जिस पर कोई चीज खरीदी जाती है। बिल्कुल आसान है ना? और इसके बाद आता है सेलिंग प्राइस यानी एसपी। ये वो प्राइस है जिस पर उस चीज को बेचा जाता है। तो याद रखिएगा, सीपी मतलब खरीदने का दाम, एसपी मतलब बेचने का दाम। सिंपल। तो कब होता है लाभ और कब होती है हानि? देखिए, बहुत सिंपल है। जब सेलिंग प्राइस यानी एसपी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो तो सीधा सीधा प्रॉफिट हुआ, फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी। और इसका उल्टा, अगर कॉस्ट प्राइस ही ज्यादा हो गया एसपी से तो हो गया लॉस, फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी। इतना क्लियर है? परसेंटेज Okay. निकालना तो क्योंकि एग्जाम्स में ज्यादातर सवाल परसेंटेज में ही पूछे जाते हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? ये है एसपी माइनस सीपी। इसको डिवाइड कीजिए सीपी से और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। यहां एक चीज गांठ बांध लीजिए, प्रॉफिट परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी सीपी पर ही कैलकुलेट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। आखिर फायदा या नुकसान तो खरीदने के दाम पर ही देखेंगे ना। बिल्कुल सेम लॉजिक से लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। फिर से ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर में क्या है? हमेशा कॉस्ट प्राइस। ये एक कॉमन मिस्टेक है, बहुत लोग एसपी डाल देते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। अच्छा, अब ये हैं टाइम बचाने वाले डायरेक्ट फॉर्मूलाज। अगर सवाल में सीपी और प्रॉफिट P% दिया है और एसपी पूछा है तो सीधा पहला फॉर्मूला लगाइए, और अगर लॉस L% दिया है तो दूसरा। इससे आपका कैलकुलेशन एकदम फास्ट हो जाएगा, ट्रस्ट मी। टॉपिक है, चलिए, मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट। जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं, प्राइस टैग देखते हैं ना, बस वहीं से शुरू होती है ये कहानी। तो ये डिस्काउंट आखिर है क्या? एकदम सिंपल है। जो प्राइस टैग पर लिखा होता है उसको कहते हैं मार्क्ड प्राइस या एमपी। उसमें से एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। और ये रहा एक और गोल्डन रूल, जैसे प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होता है, वैसे ही डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा मार्क्ड प्राइस यानी एमपी पर कैलकुलेट होता है। फॉर्मूला आपके सामने है, लॉजिक सिंपल है। डिस्काउंट तो टैग वाले प्राइस पर मिलता है ना, दुकानदार की खरीद पर थोड़ी। इस पॉइंट को दिमाग में सेट कर लीजिए। लेट्स मूव टू एडवांस्ड प्रॉब्लम्स। सोचिए, अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए जहां एक डिस्काउंट के ऊपर एक और डिस्काउंट मिल रहा हो, इसे कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट्स। कैसे करेंगे सॉल्व? अब ध्यान से देखिए, दो अलग अलग डिस्काउंट्स का एक नेट डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। मान लीजिए 10% और 20% का ऑफ है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग इनको जोड़कर 30% बोल देते हैं। नोप, गलत है। सही फॉर्मूला है D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 बाय 100। इस एग्जाम्पल में 10 और 20 डालकर देखिए, नेट डिस्काउंट आएगा 28%। ये फॉर्मूला तो बाय हार्ट कर लीजिए, आगे ले जाएगा। और आप सुपर फास्ट शॉर्टकट्स एंड रेशियोज, ये एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम्स में आपका सीक्रेट वेपन साबित होंगे। अब अगला स्टेप देखते हैं ध्यान से, रेशियो मेथड। ये कमाल की चीज है। अगर आपको सीपी और एसपी का रेशियो पता है, जैसे कि A/B, तो एक्चुअल प्राइस की जरूरत ही नहीं है।
आप सीधा रेशियो से ही प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। सही में ये मेथड टाइम बचाने में चैंपियन है। ये वाला सवाल तो एग्जाम का फेवरेट है। अगर m चीजों का कॉस्ट प्राइस n चीजों के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन देखते ही आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, m माइनस n डिवाइडेड बाय n इंटू 100। एक ही स्टेप में आंसर। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अब कुछ मेंटल मैथ ट्रिक्स कैलकुलेशन को रॉकेट की स्पीड देने के लिए। देखिए, 20% प्रॉफिट का मतलब एसपी हो जाएगा 1.2 टाइम्स ऑफ सीपी, 25% प्रॉफिट मतलब 1.25 टाइम्स, 50% प्रॉफिट मतलब 1.5 टाइम्स और 100% प्रॉफिट यानी दाम डबल तो एसपी हो गया 2 टाइम्स सीपी। इनको याद कर लीजिए, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस पूरी क्लास को जल्दी से समराइज करते हैं। ये 4 बातें बिल्कुल मत भूलना। नंबर 1, प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर। नंबर 2, डिस्काउंट हमेशा एमपी पर। नंबर 3, सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला जरूर याद रखना है। और नंबर 4, स्पीड बढ़ानी है तो रेशियो मेथड यूज करना है। ये हैं आपके गोल्डन रूल्स। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है, देख लेते हैं। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट की बुनियाद को मजबूत करेंगे। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चीज़ है उसको समझेंगे। उसके बाद कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसीज का चक्कर क्या है, एसआई और सीआई में आखिर फर्क क्या है और इनका आम जिंदगी में क्या यूज है, ये सब देखेंगे। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, आखिर में वो किलर शॉर्टकट्स जो एग्जाम में आपका टाइम बचाने वाले हैं। से देखिए, किसी भी बड़ी बिल्डिंग के लिए फाउंडेशन का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है ना, बस वही काम यहाँ सिंपल इंटरेस्ट करता है। तो सबसे पहले इसे ही समझते हैं। अच्छा, तो ये सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज है क्या चीज? बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपने कुछ पैसा, जैसे हम प्रिंसिपल या मूलधन कहते हैं, उधार लिया या दिया। उस पर जो एक फिक्स्ड परसेंटेज से ब्याज लगता है, वही है सिंपल इंटरेस्ट। और इसकी सबसे खास बात, ये हमेशा शुरू वाले प्रिंसिपल पर ही लगता है। भले ही 1 साल हो या 10 साल, प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा। और इसको निकालने का फॉर्मूला, वो तो और भी आसान है। देखिए, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। यानी प्रिंसिपल को रेट और टाइम से मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड कर दो। बस यही है इस पूरे चैप्टर का हीरो फॉर्मूला। अब आप सोचेंगे कि इसमें P, R और T क्या है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो P होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, वो ओरिजिनल पैसा जो इन्वेस्ट किया या उधार लिया। R है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर जो हमेशा परसेंटेज में दी जाती है। और T मतलब टाइम यानी समय। और ध्यान रखिएगा, टाइम हमेशा सालों में, ईयर्स में लेते हैं। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? वो जो एक मेन फॉर्मूला था ना, उसी से ये सारे फॉर्मूलाज निकल आते हैं। अमाउंट निकालना है, सिंपल, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दो। और अगर R, T या P में से कुछ गायब हो तो बस उसी मेन फॉर्मूला को थोड़ा इधर उधर करना है और आपका जवाब तैयार। इससे क्या होगा? आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी, एग्जाम में टाइम बचेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पर सुना होगा ना, ब्याज पर ब्याज, बस वही है ये। और यकीन मानिए, ये पैसे को ग्रो करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। चलिए देखते हैं इसका जादू। तो आखिर ये सिंपल इंटरेस्ट से अलग कैसे है? सोचिए, सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज हमेशा सिर्फ ओरिजिनल प्रिंसिपल पर लगता है, पर कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा स्मार्ट है। ये कहता है कि मैं प्रिंसिपल पर तो ब्याज लूंगा ही, लेकिन जो ब्याज इकट्ठा हुआ है उस पर भी ब्याज लूंगा। इसी ब्याज पर ब्याज की वजह से ये सिंपल इंटरेस्ट के मुकाबले रॉकेट की स्पीड से बढ़ता है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करें? इसके लिए भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है अमाउंट निकालने का। A इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट ओपन 1 प्लस R बाय 100 ब्रैकेट क्लोज की पावर T। यहाँ पर भी A मतलब अमाउंट, P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट और T है टाइम, सालों में। एक चीज का ध्यान जरूर रखें, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब ब्याज सालाना यानी एन्युअली जुड़ रहा हो। अच्छा, अमाउंट तो निकल गया। अब अगर सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना हो तो कुछ नहीं करना। जो टोटल अमाउंट आया है उसमें से शुरुआत वाला प्रिंसिपल माइनस कर दो, बस। CI इज इक्वल टू A माइनस P। सिंपल है ना? कहते हैं कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। और जब ये बदलती है तो हमारे फॉर्मूला में भी एक छोटा सा ट्विस्ट आ जाता है।
जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर ब्याज हाफ ईयरली लग रहा है, मतलब साल में 2 बार, तो हम क्या करेंगे? रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई। वैसे ही अगर ब्याज क्वार्टरली लग रहा है, यानी साल में 4 बार, तो रेट को 4 से डिवाइड और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई। सीधा सा हिसाब है। जितनी बार ब्याज लगेगा, रेट को उससे डिवाइड करो और टाइम को उससे मल्टीप्लाई कर दो। दैट्स इट। एसआई और सीआई के बीच का डिफरेंस। अब सोचिए, अगर एग्जाम में ये सवाल आ गया तो क्या आप पहले एसआई निकालेंगे, फिर सीआई और फिर माइनस करेंगे? नहीं, इतना टाइम कहाँ होता है। इसके लिए है हमारे पास डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूलाज। चलिए देखते हैं। सवाल सीधा है, 2 साल के लिए सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा? लंबा मेथड तो आप जानते हैं, पर उसमें टाइम जाएगा। शॉर्टकट क्या है? ये रहा आपका टाइम सेवर फॉर्मूला। 2 साल के डिफरेंस के लिए सीधा ये लगाना है, डिफरेंस इज इक्वल टू P इंटू R बाय 100 का स्क्वायर, यानी प्रिंसिपल को रेट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो और 10,000 से डिवाइड कर दो। सेकेंडों में जवाब आएगा। इसको तो जरूर याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा। अब अगला स्टेप देखते हैं ध्यान से। अगर 2 की जगह 3 साल का डिफरेंस पूछा तो हाँ, मानता हूं कि 3 साल का फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा दिखता है, P इंटू R बाय 100 स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बाय 100। लेकिन अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आप उन लाखों लोगों से आगे निकल जाएंगे जो इसको लंबा चौड़ा सॉल्व करते रहेंगे। थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, पर रिजल्ट कमाल का मिलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिर्फ बैंक और पैसों तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। ये कॉन्सेप्ट हर उस जगह काम आता है जहां कोई चीज एक फिक्स्ड परसेंटेज से लगातार बढ़ रही हो या घट रही हो। सोचिए, किसी शहर की पॉपुलेशन या फिर किसी गाड़ी की कीमत जो हर साल कम होती है। यहाँ पर लॉजिक बिल्कुल सेम है। बिल्कुल, अगर पॉपुलेशन R% से बढ़ रही है तो वही CI वाला फॉर्मूला लगेगा, P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N। और अगर किसी चीज़ की वैल्यू R% से घट रही है, जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, तो बस फॉर्मूला में प्लस की जगह माइनस लगा दो, P 1 माइनस R अपॉन 100 की पावर N। सिंपल। कभी कभी ना एग्जामिनर सवाल को घुमा कर पूछता है। वो आपको ये नहीं पूछेगा कि 1,000 रुपए 5 साल में कितने बनेंगे। वो पूछेगा कि 5 साल बाद 5,000 रुपए पाने के लिए आज कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। और घबराइए मत, ये बस वही CI अमाउंट वाले फॉर्मूला को उल्टा करके P निकालना है और कुछ नहीं। शॉर्टकट्स जो आपको एग्जाम हॉल में दूसरों से कई कदम आगे कर देंगे। चलिए इन ट्रिक्स को भी देख लेते हैं। सोच के देखिए, एक सवाल जो सबके मन में आता है, मेरा पैसा डबल कितने टाइम में होगा? क्या इसके लिए पूरा फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा या इसका कोई जादुई तरीका है? जवाब है, और जवाब छिपा है इसे एक नंबर में, 72। हाँ, 72। इसे कहते हैं रूल ऑफ 72। एक बहुत ही कमाल का रूल। ये रूल कहता है कि अगर आपको जानना है कि आपका पैसा कितने साल में डबल होगा, तो बस 72 को अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर दो। दैट्स इट। आपको लगभग ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर मिल जाएगा। कोई लंबा कैलकुलेशन नहीं। और इतना ही नहीं, अगर पैसा ट्रिपल करना हो तो उसके लिए है रूल ऑफ 114। बस 114 को रेट से डिवाइड कर दीजिए। याद रखिए, ये अप्रॉक्सीमेशंस हैं, पर एग्जाम में ऑप्शन से आंसर पकड़ने के लिए बेस्ट हैं। सेंट्रल टेंडेंसी के 3 सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं, मीन, मीडियन और मोड, जिसे हम माध्य, माध्यिका और बहुलक भी कहते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर हम एक एक करके समझेंगे मीन, मीडियन और मोड को, और हाँ, आखिर में एक क्विक रिवीजन तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये माध्य यानी मीन आखिर होता क्या है। वैसे ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब अपनी रोज की जिंदगी में खूब इस्तेमाल करते हैं, एवरेज या औसत के नाम से। इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। आपको बस इतना करना है, जितने भी नंबर्स दिए गए हैं सबको जोड़ दीजिए और फिर जितने भी वो नंबर्स हैं उनकी गिनती से डिवाइड कर दीजिए। बस जो जवाब आया वही है हमारा मीन या हमारा एवरेज। अच्छा, तो जब हमारे पास नंबर्स की एक सीधी सादी लिस्ट होती है ना, जिसे हम कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला काम आता है। ये जो x के ऊपर एक लाइन है, इसे कहते हैं x बार, और ये मीन का सिंबल है। फॉर्मूला बस ये कह रहा है सारे ऑब्जर्वेशंस को यानी x1, x2 सबको जोड़ो
और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n से डिवाइड कर दो। तो मीन निकालने के स्टेप्स क्या हैं? बिल्कुल सिंपल। स्टेप 1, सारे ऑब्जर्वेशंस को एक जगह लिख लो। स्टेप 2, उन सबको ऐड कर दो, यानी उनका सम निकाल लो। स्टेप 3, गिनो कि टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस हैं। और आखिर में स्टेप 4, जो सम आया था उसे टोटल काउंट से डिवाइड कर दो। हो गया। चलिए अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक क्रिकेटर है और उसके 5 मैचों के स्कोर्स हैं 12, 34, 45, 50 और 24। अब हमें इसका मीन स्कोर निकालना है। तो सोचिए अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब अगला स्टेप देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले हम सारे स्कोर्स को ऐड करेंगे। तो 12 प्लस 34 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 24, इन सब का टोटल होता है 165। ठीक है, अब क्योंकि टोटल 5 मैच थे तो हम 165 को 5 से डिवाइड कर देंगे और जवाब क्या आया? 33। तो उस क्रिकेटर का मीन स्कोर हुआ 33 रन्स। ठीक, मीडियन यानी माध्यिका। अब देखिए, मीन का फोकस था वैल्यू पर, है ना? लेकिन मीडियन का फोकस है पोजीशन पर। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी लाइन में ठीक बीच में कौन खड़ा है ये पता लगाना। तो मीडियन क्या है? ये वो वैल्यू है जो डेटा को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद ठीक बीच में आती है। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप यही है, डेटा को सॉर्ट करना। इसे भूलना नहीं है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। मीडियन निकालने का तरीका इस बात पर डिपेंड करता है कि डेटा कैसा है। अगर अनग्रुप डेटा है, मतलब बस नंबर्स की एक लिस्ट है, तो काम आसान है, हम सीधे बीच का नंबर ढूंढ लेते हैं। लेकिन अगर डेटा ग्रुप्ड है, मतलब 10 से 20, 20 से 30 वाले ग्रुप्स में है, तो हमें पहले वो मीडियन क्लास ढूंढनी पड़ती है जहां हमारा बीच वाला वैल्यू छिपा हुआ है। तो अनग्रुप्ड डेटा की बात करते हैं। अगर हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशंस यानी n एक ऑड नंबर है, जैसे 5, 7 या 9, तो मीडियन निकालना बहुत आसान है। फॉर्मूला है n + 1 डिवाइडेड बाय 2। जो भी नंबर आएगा उस पोजीशन वाली वैल्यू ही हमारा मीडियन होगी। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए डेटा है 4, 4, 6, 3, 2। सबसे पहला काम क्या है? एग्जैक्टली, इसे ऑर्डर में लगाना। तो असेंडिंग ऑर्डर में ये बनेगा 2, 3, 4, 4, 6। अब देखिए, टोटल 5 ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि एक ऑड नंबर है, तो बीच की वैल्यू कौन सी होगी? तीसरी वैल्यू जो कि है 4। तो हमारा मीडियन हो गया 4। सिंपल। अच्छा जी, अब आते हैं ग्रुप्ड डेटा पर। हाँ, मुझे पता है ये फॉर्मूला थोड़ा सा डरावना लग सकता है, पर ट्रस्ट मी, घबराने की कोई बात नहीं है। जब हम इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ेंगे ना, तो ये बहुत आसान लगेगा। ये फॉर्मूला बेसिकली एक टूल है जो हमें मीडियन क्लास के अंदर घुसकर एग्जैक्ट मीडियन वैल्यू ढूंढने में हेल्प करता है। तो चलो इस फॉर्मूला की डिकोडिंग करते हैं। L का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, मतलब जो हमारी मीडियन क्लास है उसकी स्टार्टिंग वैल्यू। N तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, ये तो हम जानते हैं। C थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से सुनिए। यह है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पर मीडियन क्लास की नहीं, उससे ठीक पहले वाली क्लास की। F है फ्रीक्वेंसी, किसकी? हमारी मीडियन क्लास की। और H है क्लास साइज, मतलब ग्रुप का साइज, जैसे 10-20 के बीच का गैप जो कि 10 है। एक बार ये सारी वैल्यूज पता चल गई तो बस फॉर्मूला में रखना है और आंसर आ जाएगा। बहुलक यानी मोड। और अच्छी खबर ये है कि ये तीनों में सबसे सीधा साधा है। इसका फंडा बहुत ही सिंपल है, जो सबसे ज्यादा बार दिखे वही हमारा मोड है। तो मोड की डेफिनेशन क्या है? बिल्कुल सिंपल, वो वैल्यू जो दिए गए डेटा में सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, या हम कह सकते हैं वो ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो। चलो इस एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारे पास नंबर्स हैं 6, 8, 9, 3, 4, 6, 7, 6, 3। अब जरा नजर दौड़ाओ, कौन सा नंबर है जो बार बार दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल सही, नंबर 6 यहाँ 3 बार आया है, जो बाकी सबसे ज्यादा है। तो इस डेटा का मोड क्या हुआ? 6। देखा कितना आसान था। अब मोड के बारे में एक बहुत ही कूल बात। मीन और मीडियन तो डेटा में हमेशा एक ही होते हैं, पर मोड के साथ ऐसा नहीं है। किसी डेटा में एक मोड हो सकता है जिसे यूनिमोडल कहते हैं। 2 मोड भी हो सकते हैं, बाईमोडल या उससे भी ज्यादा, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई मोड हो ही ना। अगर सारे नंबर्स बराबर बार आएं तो कोई भी नंबर चैंपियन नहीं बन पाता। और हाँ, मीडियन की तरह ही ग्रुप्ड डेटा के लिए मोड का भी अपना एक स्पेशल फॉर्मूला है।
ये भी देखने में थोड़ा लंबा चौड़ा लग सकता है, पर इसका काम भी वही है जो हमारी मॉडल क्लास है, यानी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली क्लास, उसके अंदर जाकर मोड की सबसे लाइकली वैल्यू को ढूंढ निकालना। चलो इसे भी डिकोड करते हैं। L तो वही है मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। अब यहाँ 3 F हैं, ध्यान देना। FM मतलब F मॉडल, ये है हमारी मेन मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। F1 है उससे ठीक पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, और F2 है उसके ठीक बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, और H तो क्लास विथ है ही। बस ये सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में डालो और ग्रुप्ड डेटा का मोड आपके सामने होगा। तो ये टेबल सब कुछ समराइज कर देता है। मीन ये है एवरेज, सबको जोड़ो, काउंट से डिवाइड करो। मीडियन ये है मिडिल वैल्यू, पर इसका गोल्डन रूल क्या है? पहले डेटा को सॉर्ट करो। मोड ये है मोस्ट फ्रीक्वेंट, जो सबसे ज्यादा बार आए वही सिकंदर। ज्योमेट्री से डर लगता है? काफी स्टूडेंट्स को लगता है। पर चिंता मत कीजिए, चलिए मिलकर इसे एकदम आसान बनाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री, यानी ज्यामिति। चलिए शुरू करते हैं। ज्योमेट्री की पूरी दुनिया पता है कहां से शुरू होती है? एक पॉइंट से। तो ये पॉइंट यानी बिंदु है क्या? सोच लीजिए, ये जीरो रेडियस का एक सर्कल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए पॉइंट्स के टाइप समझते हैं। सबसे पहले आते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ये तब होते हैं जब सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में हों। एग्जाम्पल देखिए, यहां पॉइंट्स ए, बी और सी तीनों एक ही सीधी लाइन पर हैं। अब इसका ठीक उल्टा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये बिंदु एक सीधी रेखा पर नहीं होते। जैसा यहां दिख रहा है, इन तीनों पॉइंट से एक सीधी लाइन नहीं बन सकती। तो सिंपल सा फर्क है। कोलिनियर मतलब ऑन द सेम लाइन, नॉन कोलिनियर मतलब नॉट ऑन द सेम लाइन। चलिए अब पॉइंट से आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर एक रेखा यानी लाइन बनाते हैं। लाइन की 3 खास बातें हैं। अनंत बिंदु, सिर्फ लंबाई और दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है। तो जैसे पॉइंट्स के टाइप्स थे, वैसे ही लाइंस के भी हैं। चलिए देखते हैं। पहला टाइप है स्ट्रेट लाइन। नाम से ही साफ है, ये बिल्कुल सीधी चलती है। फिर आती है कर्व्ड लाइन। ये अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है, जैसे ये लहर। और तीसरा है लाइन सेगमेंट। ये एक लाइन का हिस्सा है जिसके 2 फिक्स्ड एंड पॉइंट्स होते हैं। अब सोचिए, अगर 2 लाइंस एक दूसरे से टकराएं या मिलें तो क्या होगा? ऐसी लाइंस को कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ध्यान से देखिए अगला स्टेप। देखिए, यहां लाइन AB और लाइन CD एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रही हैं। तो चलिए आज ज्योमेट्री में लाइंस की दुनिया को समझते हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, जब कई सारी लाइंस एक ही पॉइंट से गुजरें तो उसे क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस। ऐसा तब होता है जब 3 या उससे ज्यादा लाइंस एक ही पॉइंट पर मिलती हैं। और उस कॉमन पॉइंट को पॉइंट ऑफ कंकरेंस कहते हैं। आसान है ना? चलिए अब उन लाइंस की बात करते हैं जो कभी मिलती ही नहीं। ये एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। इन्हें कहते हैं पैरेलल लाइंस। ये एक ही प्लेन पर ऐसी सीधी लाइंस हैं जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो हमेशा सेम रहता है। इसको लिखने का एक सिंबल भी है। हम लिखते हैं AB पैरेलल है CD के। अच्छा, अब उन लाइंस को देखते हैं जो एक खास एंगल पर मिलती हैं। इन्हें कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। ये एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि एक राइट एंगल पर। और इसका सिंबल ये है। हम इसे पढ़ते हैं AB इज परपेंडिकुलर टू CD। तो एक क्विक कंपैरिजन, पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलती और परपेंडिकुलर लाइंस 90 डिग्रीज पर मिलती हैं। चलिए अब एक और स्पेशल टाइप की लाइन समझते हैं। इसे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये एक ऐसी लाइन होती है जो 2 या उससे ज्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पर काटती है। जैसे यहां देखिए, लाइन PQ एक ट्रांसवर्सल है और इसी से कई तरह के एंगल्स बनते हैं। अब लाइंस के बारे में कुछ जरूरी पॉइंट्स याद रखते हैं। ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, 2 अलग अलग पॉइंट से हमेशा सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। पॉइंट नंबर 2, अगर लाइंस एक ही प्लेन पर हैं तो उन्हें कोप्लेनर लाइंस कहते हैं। और आखिरी पॉइंट, जब 2 प्लेन्स इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका इंटरसेक्शन एक लाइन होता है। अब जब लाइंस की बात हो गई तो एंगल्स को कैसे भूल सकते हैं? एंगल तब बनता है जब 2 रेज एक कॉमन पॉइंट से शुरू होती हैं। इन रेज को एंगल की आर्म्स कहा जाता है और जो कॉमन पॉइंट है वो कहलाता है वर्टेक्स। एंगल ये बनता है 2 किरणों से जो एक कॉमन पॉइंट यानी वर्टेक्स से निकलती हैं। अब जब हम एंगल जान गए हैं, चलिए इसके अलग अलग टाइप्स को देखते हैं ध्यान से।
सबसे पहले आता है अक्यूट एंगल, जिसे हम न्यून कोण भी कहते हैं। इसका मेजर हमेशा 90 डिग्री से कम होता है, 0 से ज्यादा पर 90 से कम। इसकी शेप को याद रखने के लिए एक पिज्जा स्लाइस के बारे में सोचिए, बिल्कुल वैसा ही। अब आते हैं राइट एंगल पर। ये ज्योमेट्री में एक परफेक्ट कॉर्नर बनाता है, बहुत जरूरी है ये। इसकी वैल्यू एकदम फिक्स्ड है, अ परफेक्ट 90 डिग्रीज, ना 1 डिग्री कम ना ज्यादा। जैसे कमरे का कोना या एक किताब का पेज, ये सब राइट एंगल के परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए ऑब्ट्यूस एंगल, ये राइट एंगल से थोड़ा ज्यादा खुला हुआ होता है। इसका माप 90 डिग्री से तो ज्यादा पर हमेशा 180 डिग्री से कम रहता है। तो याद रखिए, ये 90 और 180 डिग्रीज के बीच में रहता है। सिंपल है ना? तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। अक्यूट 90 से कम, राइट ठीक 90 और ऑब्ट्यूस 90 से ज्यादा। अगला है स्ट्रेट एंगल। इसके नाम से ही पता चलता है, ये एकदम सीधा होता है। इसका माप होता है ठीक 180 डिग्री। ऐसे सोचिए, 2 राइट एंगल्स को जोड़ दो तो एक स्ट्रेट एंगल यानी एक सीधी लाइन बन जाती है। अब आते हैं सबसे बड़े एंगल पर, रिफ्लेक्स एंगल। इसका माप 180 डिग्री से ज्यादा लेकिन 360 डिग्री से कम होता है। मतलब ये 180 से बड़ा और एक पूरे सर्कल से थोड़ा छोटा एंगल है। सिंगल एंगल्स तो हो गए, चलिए देखते हैं जब 2 एंगल्स एक साथ आते हैं तो क्या होता है। एडजेसेंट एंगल्स की 3 शर्तें हैं, एक ही वर्टेक्स, एक कॉमन आर्म और बाकी दोनों आर्म्स अलग अलग तरफ। यहां देखिए, वर्टेक्स O और आर्म OC कॉमन है, इसलिए एंगल AOC और BOC एडजेसेंट हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को यानी पूरक कोण। देखिए, जब 2 एंगल्स का टोटल 90 डिग्री होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। बस ये सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, x + y 90 डिग्री, बहुत काम आएगा। अच्छा, और अगर टोटल 180 डिग्री हो तो उन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहां देखिए, ये दोनों एंगल्स मिलकर एक सीधी लाइन बना रहे हैं, इसीलिए इनका जोड़ 180 है। तो इसका फॉर्मूला हुआ x + y = 18 डिग्री। सिंपल है ना? अब अगला स्टेप देखते हैं ध्यान से। लीनियर पेयर भी 180 डिग्री ही होते हैं, बस ये हमेशा साथ साथ होते हैं। अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग केस पर। क्या होता है जब 2 लाइंस एक दूसरे को काटती हैं? तब बनते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और ये आमने सामने वाले एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। तो आइए एक झटपट रिवीजन करते हैं, सारे रूल्स एक ही टेबल में। लाइन 2 पैरेलल लाइंस को काटती है तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले 2 समांतर रेखाएं बनाते हैं, L और M। ये वो लाइंस हैं जो कभी नहीं मिलती। अब एक ट्रांसवर्सल लाइन N इन दोनों लाइंस को काटती है। और देखिए, ऐसा होने पर यहाँ 8 अलग अलग एंगल्स बनते हैं। यहीं से असली मजा शुरू होता है। तो पहला नियम है एकांतर कोण यानी ऑल्टरनेट एंगल्स। सिंपल रूल है, ये हमेशा बराबर होते हैं। पहले देखते हैं एकांतर आंतरिक कोण, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये Z शेप बनाते हैं। देखिए, एंगल 3 और एंगल 5 ये दोनों बराबर हैं। ये है हमारा पहला पेयर। इसी तरह अब इस दूसरे पेयर को देखिए, ये भी एक Z शेप है। तो यहाँ एंगल 2 एंगल 8 के बराबर होगा। सिंपल। ओके, तो ये थे इंटीरियर एंगल्स। अब देखते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। यहां भी सेम रूल है, एंगल 1 एंगल 7 के बराबर होगा। और ये रहा आखिरी पेयर, यहां एंगल 4 और एंगल 6 बराबर है। तो एंगल 4 बराबर है एंगल 6 के। हो गया ऑल्टरनेट एंगल्स का नियम। अब है दूसरा नियम, क्रमागत आंतरिक कोण। इनका जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। चलिए पहला पेयर देखते हैं, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के एंगल्स, जैसे 2 और 5। इन दोनों एंगल्स को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। आप देखते हैं दूसरा पेयर, ट्रांसवर्सल की दूसरी तरफ, एंगल 3 और 8। इनका जोड़ भी 180 डिग्री ही होगा। बस इतना ही है ये रूल। तो 2 मेन रूल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर हैं और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री है। ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज के जरूरी प्रॉपर्टीज को डिटेल में समझेंगे। देखिए, चाहे ट्रायंगल कैसा भी हो, तीनों एंगल्स को जोड़कर हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। अब अगला नियम देखते हैं, इसे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं। ध्यान से इस डायग्राम में देखिए, बाहर का एंगल अंदर के 2 दूर वाले एंगल्स के सम के इक्वल है। ये थोड़ा एडवांस्ड है पर बहुत इंटरेस्टिंग है।
चलिए इसे समझते हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज एंगल BEC हमेशा वर्टेक्स एंगल A का हाफ होगा। अब एक और स्पेशल केस देखते हैं जिसमें एंगल बाइसेक्टर शामिल है। तो इस सिचुएशन में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, इसे नोट कर लीजिए। ये एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सोचिए, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो इस फॉर्मूला से सीधा आंसर निकाल सकते हैं। एंगल्स के बाद अब साइड्स की बात करते हैं। ट्रायंगल बनाने के लिए ये रूल्स फॉलो होने ही चाहिए। दो साइड्स का जोड़ तीसरी से बड़ा और उनका अंतर हमेशा तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। और आखिरी प्रॉपर्टी जो साइड्स और एंगल्स को आपस में जोड़ती है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट बहुत से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है। आज ट्रायंगल के कुछ सुपर फॉर्मूलाज देखते हैं जो साइन रूल से। चलिए देखते हैं ये क्या है। देखिए, इसका मतलब है कि साइड A और उसके सामने वाले एंगल A का साइन, इनका रेशियो कांस्टेंट रहता है। और ये जो R है ना, ये है सर्कम रेडियस, मतलब ट्रायंगल के बाहर बनने वाले सर्कल का रेडियस। चलिए अब समझते हैं कोसाइन रूल को। सबसे बड़ा सवाल, ये काम कब आता है? इसे तब यूज करते हैं जब दो साइड्स और उनके बीच का एंगल पता हो और तीसरी साइड निकालनी हो। देखिए, cos A निकालने के लिए हम B और C साइड्स का इस्तेमाल करते हैं और A साइड माइनस होती है। देखा, पैटर्न बिल्कुल सेम है। cos B और cos C के लिए भी, बस लेटर्स बदल जाते हैं। बहुत आसान है। बहुत बढ़िया। अब अगला स्टेप देखते हैं ध्यान से। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया निकालने के 3 जबरदस्त तरीके हैं। चलिए एक एक करके तीनों को देखते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन फॉर्मूला, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो हम सब जानते हैं। यहाँ BC बेस है और A से बेस पर जो परपेंडिकुलर लाइन है AD, वो हाइट है। अगर हाइट नहीं, सिर्फ तीनों साइड्स पता हो तो हीरॉन्स फॉर्मूला यूज करते हैं, जहां S है सेमी पेरीमीटर। और जब दो साइड्स और उनके बीच का एंगल दिया हो तो ये फॉर्मूला बेस्ट है, हाफ AB साइन C। सोचिए, एग्जाम में कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये टेबल सारे कंफ्यूजन दूर कर देगा। चलिए अब एक स्पेशल केस देखते हैं, एरिया रेशियोज। ये एग्जाम्स के लिए एक सुपर ट्रिक है। इसमें 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो ट्रायंगल्स की हाइट सेम हो या फिर उनका बेस सेम हो। अगर हाइट सेम है तो एरिया का रेशियो आसान है, बस उनके बेस का रेशियो ले लो। वैसे ही अगर बेस सेम हो तो एरिया का रेशियो उनकी हाइट्स के रेशियो के बराबर होगा। सिंपल। ट्राइंगल के एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर, इन सेंटर और उससे जुड़ी लाइंस को समझेंगे। तो एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक कहते हैं। और इसी से जुड़ा है एक बहुत जरूरी थ्योरम, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये थ्योरम बताता है कि बाइसेक्टर सामने वाली साइड को बाकी दो साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अब सवाल है, इस बाइसेक्टर AD की लेंथ कैसे निकालें? ये रहा पहला फॉर्मूला। इसे यूज करना बहुत आसान है। साइड्स पहचानो, सेगमेंट्स देखो और बस कैलकुलेट कर लो। लेंथ निकालने का एक और तरीका है जो तब काम आता है जब हमें एंगल A पता हो। अब आगे बढ़ते हैं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की तरफ। ये भी इंटरनल जैसा ही है। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस ध्यान से देखिए, पॉइंट D साइड BC के बाहर है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ पॉइंट D की पोजीशन का। सोचो, अगर किसी ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स एक पॉइंट पर मिल जाएं तो क्या होगा? इसी मीटिंग पॉइंट को हम कहते हैं इन सेंटर या अंतः केंद्र, जिसे हम I से डिनोट करते हैं। इन सेंटर की ये एक सुपर यूजफुल प्रॉपर्टी है। इस पर बनने वाले एंगल्स को हम निकाल सकते हैं। एंगल BIC निकालना है, सिंपल, 90 डिग्री में उसके सामने वाले एंगल A का आधा जोड़ दो। बिल्कुल वैसे ही एंगल AIC होगा 90 डिग्री प्लस उसके सामने वाले एंगल B का हाफ। और लास्ट में एंगल AIB के लिए 90 डिग्री प्लस सामने वाले एंगल C का आधा। इजी। अब एक और प्रॉपर्टी जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सेंटर हर बाइसेक्टर को डिवाइड करता है। ये टेबल बताता है कि रेशियो हमेशा एडजेसेंट साइड्स का सम इज टू ऑपोजिट साइड होता है। तो इन रेडियस और सर्कम सेंटर तो इन सर्कल कहते हैं और इसके रेडियस को इन रेडियस। सिंपल है ना? इसका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इन रेडियस बराबर होता है ट्रायंगल के एरिया डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। और S मतलब सेमी पेरीमीटर यानी तीनों साइड्स के सम का आधा। इसे नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा। राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए एक स्पेशल शॉर्टकट भी है, चलिए देखते हैं।
बस परपेंडिकुलर और बेस को जोड़िए, हाइपोटेन्यूज घटाइए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। दैट्स इट। अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल हो यानी सारी साइड्स बराबर, तब तो केस और भी सिंपल है। यहाँ इन रेडियस निकालना बहुत आसान है, बस साइड को 2√3 से डिवाइड करना है। लेकिन सोचिए, अगर ट्रायंगल राइट एंगल्ड ना हो तब इन रेडियस कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम ये रिलेशन यूज करते हैं। न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला हिस्सा हेरॉन्स फॉर्मूला से एरिया ही है। ग्रेट, अंदर वाला सर्कल तो समझ आ गया। अब चलिए बाहर वाले सर्कल की बात करते हैं। चलिए अब समझते हैं सर्कमसेंटर। ये वो पॉइंट है जहां साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक दूसरे से मिलते हैं। देखिए, हम ऐसी लाइंस ड्रॉ करते हैं जो हर साइड को 90 डिग्री पर 2 बराबर हिस्सों में बांटें। जहां ये मिलेंगी वही है सर्कमसेंटर। अब इस पॉइंट की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है और वो जुड़ी है एंगल्स से। चलिए देखें। एक अक्यूट ट्रायंगल में सेंटर पर बना एंगल सामने वाले वर्टेक्स के एंगल का डबल होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्योंकि एंगल ए 90 डिग्री है, एंगल BOC सीधा 180 डिग्री बन जाता है। अब देखते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। यहां में एंगल का फॉर्मूला थोड़ा बदल जाता है। ध्यान से देखिए। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये सेंटर पॉइंट मूव करता है, पर कहां? अक्यूट ट्रायंगल में सर्कमसेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही रहता है, सेफ एंड साउंड। राइट एंगल ट्रायंगल का रूल तो बिल्कुल फिक्स्ड है, सर्कमसेंटर हमेशा हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर ही होगा। और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में सर्कमसेंटर ट्रायंगल के बाहर चला जाता है। इंटरेस्टिंग है ना? हैं कि सर्कमसेंटर यानी परिकेंद्र आखिर होता क्या है? एक चीज हमेशा याद रखिए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सर्कमसेंटर ट्रायंगल के बाहर बनता है। सर्कम सर्कल के रेडियस को हम सर्कम रेडियस कहते हैं और इसे कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो सवाल यह है कि इस सर्कम रेडियस यानी R को कैलकुलेट कैसे करें? ओके, तो पहला केस देखते हैं। ये फॉर्मूला हर तरह के ट्रायंगल के लिए वैलिड है। फॉर्मूला है R बराबर है ABC डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स एरिया यानी 4 डेल्टा। अब अगला केस देखते हैं ध्यान से। ये है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। यहां फॉर्मूला और भी सिंपल है, सिर्फ हाइपोटेन्यूज को 2 से डिवाइड कर दीजिए। एग्जाम्स के लिए बेस्ट शॉर्टकट है ये। अब आते हैं अपने तीसरे केस पर, इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए देखते हैं। इसका फॉर्मूला है साइड डिवाइडेड बाय √3। बहुत ही सीधा सा फॉर्मूला है, इसे जरूर याद रखें। चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में एक स्पेशल रिलेशन है, 2 टाइम्स R प्लस R बराबर होता है A प्लस B के। यहां छोटा r इन रेडियस है और A और B हैं उसके परपेंडिकुलर साइड्स। और इन दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी, उसका फॉर्मूला है √r² माइनस 2r। चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, एक्स सेंटर यानी वही केंद्र। इसे ध्यान से समझिएगा। इस सेंटर से रिलेटेड एक बहुत जरूरी एंगल रिजल्ट है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सेंटर पर बनने वाला एंगल यानी एंगल BEC होता है 90 डिग्रीज माइनस एंगल A/2। 3x सेंटर्स हैं तो 3x रेडियाई भी होंगे। यहां डेल्टा एरिया है और S सेमी पेरीमीटर। अब एरिया निकालने का एक और जबरदस्त फॉर्मूला देखते हैं। ट्रायंगल का एरिया यानी डेल्टा इन रेडियस R और तीनों x रेडियाई के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होता है। ये कुछ एडवांस्ड रिलेशंस हैं। टफ क्वेश्चंस के लिए ये प्रॉपर्टीज बहुत काम आती हैं। मीडियन यानी माध्यिका एक लाइन है जो एक कोने को सामने वाली साइड के बिल्कुल सेंटर से जोड़ती है। और जब हम ऐसी तीनों मीडियंस ड्रॉ करते हैं तो वो एक ही पॉइंट पर आकर मिलती हैं। इसी पॉइंट को कहते हैं सेंट्रॉइड। चलिए अब इसकी सबसे जरूरी प्रॉपर्टी देखते हैं, इस पे ध्यान दीजिए। सेंट्रॉइड हर मीडियन को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है, यानी वर्टेक्स वाला हिस्सा हमेशा डबल होता है। सोचिए, अगर मीडियन की लेंथ निकालनी हो तो कैसे करेंगे? इसके लिए एक स्पेशल थ्योरम है, इसे कहते हैं अपोलोनियस थ्योरम। ये ट्रायंगल की साइड्स को उसके मीडियन से कनेक्ट करता है। तो इस फॉर्मूला से अगर साइड्स की लेंथ पता हो तो हम आसानी से मीडियन की लेंथ निकाल सकते हैं। अच्छा, अब अगला सवाल, क्या साइड्स के सम और मीडियंस के सम में कोई कनेक्शन है? चलिए देखते हैं। याद रखिएगा, किसी भी 2 साइड्स का सम तीसरी साइड के मीडियन के डबल से हमेशा बड़ा होता है। तो इसका सीधा सा मतलब है ट्रायंगल का पेरीमीटर हमेशा उसके मीडियंस के सम से बड़ा ही होगा। अब आते हैं स्क्वायर्स के रिलेशन पर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिए। 3 टाइम्स सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स हमेशा 4 टाइम्स सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मीडियंस के बराबर होता है।
चलिए अब एक स्पेशल केस देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? यहाँ मीडियंस के स्क्वायर्स के सम का 4 गुना हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के 5 गुने के इक्वल होता है। अच्छा, अब एक और केस। क्या होगा अगर दो मीडियंस आपस में 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें? तो उन दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के 5 गुने के बराबर होगा। अब आते हैं एरिया पर। ये सेंट्रॉइड की एक बहुत ही मजेदार विजुअल प्रॉपर्टी है। देखिए, तीनों मीडियंस मिलकर ट्रायंगल को 6 छोटे एकदम बराबर एरिया वाले ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देती हैं। तो शुरू करते हैं तो एक एग्जाम सिंपल के- से ट्रायंगल ABC के साथ। चलिए, सबसे पहले साइड्स AC और AB के मिड पॉइंट्स E और F को मार्क कर लेते हैं। और जहां सारे मीडियंस मिलते हैं वो पॉइंट कहलाता है सेंट्रॉइड यानी O। अब देखिए, इन तीनों पॉइंट्स O, F और E को जोड़ने से एक छोटा सा ट्रायंगल बनता है। इसका एरिया पूरे ट्रायंगल के एरिया का हमेशा 1/12 होता है। ये रूल नोट कर लीजिए। अब अगला स्टेप देखते हैं ध्यान से। मीडियंस में एक और सीक्रेट रेशियो है। हम वर्टेक्स A से एक मीडियन AD ड्रॉ करते हैं जो लाइन FE को G पर काटती है। तो AG और GO के बीच का रेशियो क्या हो सकता है? कोई गैस? राइट, ये रेशियो हमेशा 3:1 होता है। एक फिक्स्ड प्रॉपर्टी है। तो G वर्टेक्स A और सेंट्रॉइड O को हमेशा 3:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। सोच के देखिए, अगर सिर्फ मीडियंस की लेंथ पता हो तो एरिया कैसे निकालेंगे? इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। पहले मीडियंस को साइड मानकर एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है और बस उस एरिया को 4/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल। चलिए, अब एक नए स्पेशल पॉइंट को समझते हैं, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर वो पॉइंट है जहां ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स आकर मिलते हैं। लेकिन सवाल यह है, ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के अंदर होता है या बाहर? एक अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज में ये हमेशा अंदर होता है। राइट एंगल्ड ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में ये राइट एंगल वाले वर्टेक्स पर ही होता है। और एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के बाहर चला जाता है। तो ये 3 अलग अलग केसेस हैं, अंदर, वर्टेक्स पर या फिर बाहर। तो देखा, ये आकृतियां सिर्फ शेप्स नहीं है, इनमें पैटर्न्स और रूल्स छुपे हैं। सबसे पहले समझते हमने हैं ऑर्थो ऑर्थोसेंट्रॉइड सेंटर यानी लंब केंद्र। ये वो पॉइंट है जहां तीनों एल्टीट्यूड्स मिलते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट एंगल प्रॉपर्टीज देखते हैं ध्यान से। ये रहा पहला रूल। एंगल BHC की वैल्यू हमेशा 180 डिग्रीज माइनस एंगल A होती है। ये सभी ट्रायंगल्स पर लागू होता है। बिल्कुल इसी तरह एंगल CHA होता है 180 डिग्रीज माइनस एंगल B। सिंपल है ना? और आखिर में एंगल AHB होता है 180 डिग्रीज माइनस एंगल C। इसे बस याद रखना है। देखिए, कुछ इन और सेगमेंट्स के प्रोडक्ट्स हमेशा इक्वल होते हैं। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक और जरूरी बात, तीनों साइड्स का सम हमेशा तीनों एल्टीट्यूड्स के सम से बड़ा होता है। किसी भी ट्रायंगल में O, G और H हमेशा एक ही लाइन में होते हैं और G इसे 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। अब अगला कॉन्सेप्ट, चलिए कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी का मेन डिफरेंस समझते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब एकदम सेम। सोचिए, जैसे दो आइडेंटिकल फोटोकॉपीज, शेप और साइज दोनों बराबर। सिमिलर मतलब रूप एक जैसा पर साइज अलग हो सकता है, जैसे एक छोटा और एक बड़ा स्क्वायर। सिमिलैरिटी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक सुपर टूल है। चलिए देखते हैं कैसे। अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा बराबर होता है। यानी साइड A/P बराबर होगा B/Q के और C/R के। और कमाल की बात यह है कि यही रेशियो उनके पेरीमीटर, मीडियन और रेडियस के रेशियो के भी बराबर होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एरिया के रेशियो से आते हैं। इसका फॉर्मूला ध्यान से देखना है। एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है। स्क्वायर करना मत भूलना। ये है फाइनल फॉर्मूला। सोचिए, साइड का रेशियो 2:3 है तो एरिया का रेशियो होगा 4:9। तो इन चलिए रूल्स को समझते हैं मस्त- राइट एंगल ट्रायंगल की एक खास प्रॉपर्टी। मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC। अब राइट एंगल C से हाइपोटेन्यूज AB पर एक परपेंडिकुलर CD ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखिए, इसका पहला रिजल्ट है कि BC² बराबर होगा BD मल्टीप्लाइड बाय पूरा हाइपोटेन्यूज AB। और बिल्कुल ऐसे ही AC² बराबर होगा AD मल्टीप्लाइड बाय
AB। सिंपल। और जो परपेंडिकुलर है ना CD, उसका स्क्वायर होगा BD इंटू AD। इजी। एक और रिजल्ट, BC और AC का प्रोडक्ट CD और AB के प्रोडक्ट के बराबर है। और ये आखिरी रिजल्ट, ये डायरेक्ट यूज होता है क्वेश्चंस में, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर। इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर DE BC के पैरेलल है तो साइड्स प्रोपोर्शनली डिवाइड होंगी। इससे दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकलते हैं। पहला, ट्रायंगल ADE और ABC सिमिलर हो जाते हैं, और इसका मतलब इनके एरियाज का रेशियो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होगा। अच्छा, अब सोचिए अगर D और E मिड पॉइंट्स हो जाएं तो क्या होगा। बस यही है मिड पॉइंट थ्योरम। चलिए इसके दो सिंपल कंक्लूजन समझते हैं। पहला, DE BC के पैरेलल होगी, सिंपल। और दूसरा, DE की लेंथ BC की आधी होगी। इट्स दैट सिंपल। चलता है। तो चलिए ये अब तीनों समझते हैं कि साइड से ट्रायंगल्स को कैसे पहचाने। पहला है अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। इसमें दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। अब है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यहाँ दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम तीसरी साइड से छोटा होता है। तो सोचिए, अगर ये सम न ज्यादा हो न कम बल्कि बिल्कुल बराबर हो तो तब बनता है हमारा स्पेशल केस, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। और यही काम आती है फेमस पाइथागोरस थ्योरम। चलिए देखते हैं ये क्या है। और ये रहा वो मैजिक फॉर्मूला, इससे कितने सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम शॉर्टकट, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। सबसे पहला और कॉमन ट्रिपलेट है 3, 4, 5। इसको तो हमेशा याद रखिएगा। इस पैटर्न को ध्यान से देखिए, ये सब 3, 4, 5 के ही मल्टीपल्स हैं। सिंपल। ये कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं, एग्जाम्स में ये भी बहुत काम आते हैं। और ये रहा एक मास्टर फॉर्मूला, इससे आप अपने ट्रिपलेट्स खुद बना सकते हैं। लेकिन सोचिए, अगर ट्रायंगल राइट एंगल ना हो तो उसका एरिया कैसे निकालते? इसके लिए है हेरोन्स फॉर्मूला। ये हर टाइप के ट्रायंगल के लिए काम करता है। अब अगला स्टेप देखते हैं। पहले से निकालिए, फिर एरिया के फॉर्मूला में डाल दीजिए। सबसे पहले चलिए आइसोसेलेस एक quick ट्रायंगल। इसमें दो साइड्स बराबर होती हैं, AB और AC, जिन्हें हम A कहेंगे। अब इसके फॉर्मूलेज देखते हैं। देखिए, पैरामीटर तो सिंपल है, तीनों साइड्स का जोड़ 2A + B। और एरिया के लिए हमें हाइट की जरूरत होती है। इसका फॉर्मूला बेस और इक्वल साइड्स पर बेस्ड है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी है जो एग्जाम में काम आती है। चलिए देखते हैं। सोचिए, बेस BC पर कोई पॉइंट P है। अब P से दो लाइंस ड्रॉ करते हैं, DP और EP। अगर ये लाइंस AB और AC के पैरेलल हों तो DP और EP का जोड़ साइड A के बराबर होगा। ये ट्रिक याद रखनी है। चलिए अब बात करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की। जैसा कि नाम से पता है, इसमें तीनों साइड्स बराबर होती हैं। इसके फॉर्मूलाज सीधे और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसकी हाइट होती है √3/2 गुणा A, और एरिया का फॉर्मूला है √3/4 गुणा A²। ये फॉर्मूला तो जरूर याद रखना है, बहुत काम आता है। अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखते हैं। सोचिए, ट्रायंगल के अंदर कहीं एक पॉइंट P हो तो अगर इस पॉइंट P से तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर्स यानी H1, H2 और H3 ड्रॉ करें तो इन तीनों का जोड़ ट्रायंगल की असल हाइट के बराबर होगा। ये कमाल की प्रॉपर्टी है ना? ऐसी ही एक और प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइंस की। अगर P से साइड्स के पैरेलल लाइंस ड्रॉ की जाएं तो इन तीनों पैरेलल लाइंस का जोड़ ट्रायंगल की साइड A के बराबर होता है। कितना सिंपल है। बेसिक्स। तो चलिए सब ये कुछ है एक सर्कल और ये लाइन AB है इसकी कॉर्ड। चलिए पहला नियम समझते हैं। सर्कल की बराबर कॉर्ड्स सेंटर पर हमेशा बराबर एंगल बनाती हैं। देखिए, यहाँ दो कॉर्ड्स हैं, AB और CD, और इनकी लंबाई एकदम बराबर है। अब इनके एंड पॉइंट्स को सेंटर से कनेक्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, तो ये दो एंगल्स बनते हैं, एंगल AOB और एंगल COD। तो नियम ये है कि अगर कॉर्ड्स बराबर हैं तो सेंटर पर बने एंगल्स भी बराबर होंगे। और सोचिए, अगर इसका उल्टा हो, मतलब अगर एंगल्स बराबर हों तो इसका उल्टा भी बिल्कुल सही है। अगर एंगल्स बराबर हैं तो कॉर्ड्स भी बराबर होंगी। और हाँ, यही सेम रूल दो अलग अलग पर बराबर साइज के सर्कल्स पर भी लगता है। मान लीजिए हमारे पास दो बराबर सर्कल हैं C1 और C2। तो अगर इनके कॉर्ड्स AB और PQ बराबर हैं तो इनके एंगल्स भी बराबर होंगे। सिंपल। चलिए अब दूसरा नियम देखते हैं।
बराबर कॉर्ड्स सेंटर से हमेशा बराबर दूरी पर होती हैं। मान लीजिए ये दो कॉर्ड्स AB और PQ इक्वल हैं और OL और OM सेंटर से इनकी परपेंडिकुलर दूरी है। याद रहे, दूरी हमेशा 90 डिग्री पर नापी जाती है। तो नियम सीधा है, अगर कॉर्ड्स बराबर हैं तो सेंटर से उनकी दूरी भी बराबर होगी। और हाँ, इसका उल्टा भी बिल्कुल सच है, अगर दूरी बराबर तो कॉर्ड्स भी बराबर होंगी। चलिए अब आते हैं सबसे काम के नियम पर। ये बहुत जगह इस्तेमाल होता है। अगर हम सेंटर से कॉर्ड AB पर एक परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री की लाइन खींचते हैं तो वो लाइन कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में यानी बाइसेक्ट कर देती है। इसका सीधा मतलब है AL की लंबाई LB के बराबर होगी। तो सेंटर से कॉर्ड पर खींची गई परपेंडिकुलर लाइन के बारे में, ये लाइन कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। और हाँ, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम भी लगता है। अब बात करते हैं सेंटर और सर्कमफ्रेंस पर बनने वाले एंगल्स के कनेक्शन की। याद रखिए, सेंटर पर बना एंगल सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल का ठीक डबल होता है। सोचिए, अगर एंगल APB 20 डिग्री है तो एंगल AOB कितना होगा? बिल्कुल सही, 40 डिग्री। और हाँ, ये एक बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है, इसे याद रखने से प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व होती हैं। चलिए अब समझते हैं तीसरा थियरम जो सेम सेगमेंट के एंगल्स के बारे में है। एक ही आर्क से सर्कमफ्रेंस पर जितने भी एंगल्स बनते हैं वो सब इक्वल होते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है मेजर और माइनर सेगमेंट्स में बने एंगल्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपोजिट सेगमेंट्स के एंगल्स का टोटल हमेशा 180 डिग्री होता है, मतलब वो सप्लीमेंट्री हैं। अब एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल रूल देखते हैं, द सेमी सर्कल रूल। सेमी सर्कल में बना कोई भी एंगल हमेशा एक राइट एंगल यानी 90 डिग्री का होता है। अब टेंजेंट्स की दुनिया में चलते हैं। पहला रूल है टेंजेंट और रेडियस के बारे में। जहां पर रेडियस और टेंजेंट मिलते हैं वहां हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। और अब हमारा आखिरी थ्योरम, जब एक ही पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट्स बनती हैं। इसमें सेंटर पर बने एंगल और टेंजेंट्स के बीच बने एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। बात करते हैं हमारे पहले थ्योरम से, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। देखिए, एक एक्सटर्नल पॉइंट P से सर्कल पर दो टेंजेंट्स हैं, PA और PB। और इसकी सबसे जरूरी प्रॉपर्टी, इन दोनों टेंजेंट्स यानी PA और PB की लेंथ हमेशा इक्वल होती है। अब आगे बढ़ते हैं थ्योरम 2 की तरफ, जिसमें एक क्वाड्रिलैटरल और एक सर्कल है। सो यहाँ एक क्वाड्रिलैटरल ABCD है जो एक सर्कल को चारों तरफ से टच कर रहा है। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ऑपोजिट साइड्स का सम हमेशा इक्वल होगा। चलिए अब एक और इंटरेस्टिंग केस देखते हैं जिसमें सर्कल ट्रायंगल की एक साइड को टच कर रहा है। तो सोचिए, अगर ये सवाल एग्जाम में आए तो इस ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? चलिए अब समझते हैं। क्योंकि BQ = BR और CQ = CR, इसलिए पेरीमीटर हो जाता है 2Q। मतलब फाइनल आंसर क्या हुआ? ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर है 2A। सिंपल, राइट? ये तो थी टेंजेंट्स की बात, पर क्या होगा जब एक कॉर्ड और टेंजेंट मिलते हैं? आइए देखते हैं। अगला है एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, द ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इस पर ध्यान देना जरूरी है। डायग्राम में देखिए, एक टेंजेंट PQR है और एक कॉर्ड BQ जो Q पॉइंट पर मिल रहे हैं। रूल ये है कि टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल ऑल्टरनेट सेगमेंट के एंगल के बराबर होगा। चलिए अब अगला स्टेप देखते हैं ध्यान से। ये है टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। ओके, तो इसके दो केसेस हैं। पहला, जब दो सीकेंस हो, और दूसरा जब एक टेंजेंट और एक सीकेंट हो। दो सीकेंस के केस में फॉर्मूला है PA × PB, पर टेंजेंट के केस में ये PC² हो जाता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी थ्योरम पर, जो रेडियस निकालने में मदद करता है। लेकिन याद रहे, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब दो कॉर्ड्स 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें। फॉर्मूला है रेडियस इक्वल्स √ of sum of squares of all segments divided by 2। तो वृत्त, चलिए, यानी कि सर्कल। देखिए, O है सर्कल का सेंटर और R है इसका रेडियस यानी त्रिज्या। और जो व्यास यानी डायमीटर है वो सीधा सीधा रेडियस का डबल होता है। सिंपल। सर्कल की पूरी बाउंड्री मतलब परिधि, इसका फॉर्मूला है 2πr। और सर्कल के अंदर की सारी जगह, जिसे हम क्षेत्रफल कहते हैं, उसका फॉर्मूला है πr²। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए सर्कल को आधा करके अर्धवृत्त को समझते हैं।
नाम से ही पता चल रहा है ये पूरे सर्कल का बिल्कुल आधा हिस्सा है। इसके पेरीमीटर में कर्व्ड हिस्सा और सीधा डायमीटर दोनों आते हैं, इसलिए फॉर्मूला है r पाई प्लस 2। और इसका एरिया तो और भी आसान है, बस पूरे सर्कल के एरिया का आधा कर दीजिए। ओके, अगला कॉन्सेप्ट है वृत्तखंड यानी सेक्टर। अब यहां थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल एक पिज्जा के स्लाइस जैसा। ये बनता है एंगल थीटा से। तो इस पूरे पिज्जा स्लाइस या सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला स्क्रीन पर है। अब एक सवाल, अगर सेक्टर से ये ट्रायंगल हटा दें तो इस शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा? बहुत सिंपल है, पहले सेक्टर का एरिया निकालो, फिर ट्रायंगल का, और बस माइनस कर दो। और ये रहा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला। इससे सीधा आंसर मिल जाएगा, इसे जरूर नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, कॉमन टैंजेंट्स। सोचिए, दो सर्कल्स हैं और उनके सेंटर्स के बीच की दूरी d है। तो डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट की लंबाई का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस r का होल स्क्वायर। और जो ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट है उसकी लंबाई का फॉर्मूला ये रहा। ध्यान दीजिए, डायरेक्ट में r स्क्वायर है और ट्रांसवर्स में r प्लस आर स्क्वायर, बस यही फर्क है। अब एक स्पेशल केस सोचते हैं, क्या हो अगर दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच करें? इस केस में सेंटर्स के बीच की दूरी d r प्लस आर के बराबर हो जाएगी। तो डायरेक्ट टेंजेंट की लंबाई का फॉर्मूला छोटा होकर बन जाता है 2 रूट r। सबसे पहला सवाल, याद अगर दो रखिएगा, सर्कल्स practice। ऐसे काटते हैं तो इस कॉमन लाइन की लेंथ कैसे निकालें? इसी लाइन को कहते हैं कॉमन कॉर्ड। चलिए अब इसके बारे में और समझते हैं। यह है सबसे कॉमन केस, यहां AB ही हमारी कॉमन कॉर्ड है। और ये रहा इसका फॉर्मूला, इसे याद रखिएगा, इससे R, OP या AB कुछ भी निकाल सकते हैं। और हां, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सेंटर से कॉर्ड तक की लाइन हमेशा 90 डिग्री पर होती है। चलिए अब अगला केस देखते हैं ध्यान से। क्या होगा अगर टैंजेंट सेंटर से पास हो? तो इस स्पेसिफिक केस के लिए कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालने का ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। सोचिए अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए जहां दोनों रेडियाई बराबर हों तो क्या करेंगे? तो टाइम बचाने के लिए सीधा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बहुत हैंडी है। ये एक बहुत ही स्पेशल और कॉमन केस है, एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि ये एक रोम्बस कैसे है। बहुत बढ़िया, अब कॉमन कोड से आगे बढ़ते हैं और एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। इसका सिंपल सा मतलब है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों कॉर्नर्स सर्कल के बाउंड्री पर टच करते हैं, जैसा यहां दिख रहा है। तो ये है हमारे ज्योमेट्री टूलकिट के नए टूल्स जो प्रॉब्लम सॉल्विंग को बहुत आसान बना देंगे। तो ये होता क्या है? आइए इसकी सबसे जरूरी प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं। सिंपल सा मतलब है ऑपोजिट एंगल्स का टोटल हमेशा 180 डिग्रीज होता है। जैसे यहां एंगल A प्लस C 180 डिग्री और B प्लस D भी 180 डिग्री। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ध्यान से देखिए, ये बहुत काम आती है। देखिए, ये जो बाहर का एंगल DCE है वो अंदर के ऑपोजिट एंगल A के बराबर है। अब आती है टॉलमीज थ्योरम, ये बहुत पावरफुल है। चलिए इसका फॉर्मूला देखें। इस फॉर्मूला से साइड्स और डायगोनल्स के बीच का रिलेशन पता चलता है। ओके, तो अगर चारों साइड्स पता हों तो इसका एरिया कैसे निकालें? ये ब्रह्मगुप्तास फॉर्मूला है, एग्जाम्स में डायरेक्ट आता है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब समझते हैं सकेंद्रीय वृत्त, यानी दो सर्कल्स जिनका सेंटर एक ही हो। तो इस कोड AB की लंबाई निकालने का एक सीधा सा फॉर्मूला है। यहां कैपिटल R बड़े सर्कल की रेडियस है और स्मॉल r छोटे सर्कल की। सोचिए अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। ये सारी डिटेल्स दी गई हैं, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। डायग्राम को ध्यान से देखिए। इसे सॉल्व करने के लिए टेंजेंट सीकेंट थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर वैल्यूज डालकर AP निकालेंगे। A तो निकल गया, अब रेशियो के लिए याद रखिए AB हमने 2 माना था। बस इन वैल्यूज को रेशियो में डाल दीजिए और अब देखते हैं फाइनल आंसर। आंसर है 1:4। देखा, सही थ्योरम पता हो तो सवाल कितना आसान हो जाता प्रॉब्लम है। के साथ तो ज्योमेट्री ये में रहा हमारा पहला सवाल। एक सर्कल है, डायामीटर 30 सेंटीमीटर और उसमें 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैं। इसे सॉल्व करने के लिए बस ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। की है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पहला स्टेप, सेंटर से पहली कॉर्ड का डिस्टेंस यानी OE निकालते हैं। ट्राइंगल OAE को देखिए, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। OE स्क्वायर होगा रेडियस स्क्वायर माइनस हाफ कॉर्ड का स्क्वायर। तो 81 का स्क्वायर रूट हुआ 9,
मतलब OE है 9 सेंटीमीटर। सिंपल है ना? दोनों कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस 21 सेंटीमीटर है, तो OF हुआ 21 माइनस 9 यानी 12 सेंटीमीटर्स। अब अगला स्टेप, ध्यान से। ट्रायंगल OFC में फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और CF निकालते हैं। CF आ गया 9 सेंटीमीटर, तो पूरी कॉर्ड CD हुई डबल यानी 18 सेंटीमीटर, और ये रहा हमारा आंसर। चलिए अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं। सोचिएगा, अगर दोनों कॉर्ड्स सेंटर के एक ही तरफ हों तो? इस बार रेडियस है 17 सेंटीमीटर और दोनों पैरेलल कॉर्ड्स 30 और 16 सेंटीमीटर सेंटर के एक ही साइड पर हैं। मेथड बिल्कुल सेम है, दोनों कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस निकालेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले बड़ी कॉर्ड के लिए डिस्टेंस OE होगा 8 सेंटीमीटर्स। कैलकुलेशन स्क्रीन पर है। अब छोटी कॉर्ड के लिए डिस्टेंस ऑफ N निकालने पर आएगा 15 सेंटीमीटर। तो दोनों के बीच की दूरी सिंपल 15 माइनस 8 यानी 7 सेंटीमीटर। चलिए अब एक नया केस देखते हैं, जब कॉर्ड्स एक दूसरे को काटें यानी इंटरसेक्ट करें। तो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स जो एंगल बनाती हैं उसे कैसे निकालेंगे? इसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला है। थ्योरम बहुत सिंपल है। एंगल सामने वाली आर्क और पीछे वाली आर्क के सम का हाफ होता है। इस प्रॉब्लम को देखते हैं। कॉर्ड्स AB और CD पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। हम निकालेंगे एंगल BPD। फॉर्मूला सिंपल सा है, दोनों आर्क्स को ऐड करके बस 2 से डिवाइड करना है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर इंटरसेक्शन अंदर हो तो आर्क्स ऐड होंगे, अगर बाहर तो सब्ट्रैक्ट। तो सबसे जरूरी बात यही है, इंटरसेक्शन इंटरनल है या एक्सटर्नल, इसी से फॉर्मूला डिसाइड होगा। सेट से इन एक सेंटर सवाल- और सर्कम सेंटर के रिलेशन से। ध्यान से इस ट्रायंगल ABC को देखिए, यहाँ I अंतःकेंद्र है और O परिकेंद्र है। हमें ये एंगल्स दिए गए हैं X, Y और Z। फाइंड करना है X प्लस Z अपॉन Y की वैल्यू। इन तीनों एंगल्स के बीच एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये फॉर्मूला याद रखिए। अब सोचिए, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो फॉर्मूला से सीधा आंसर मिल जाएगा 2 फैक्टोरियल। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पावरफुल थ्योरम। ये बहुत यूजफुल है। इस स्पेसिफिक राइट एंगल ट्रायंगल सेटअप में रेडियस R और सेगमेंट्स A और B का रिजल्ट हमेशा फिक्स होता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस देखते हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। जब 3 सर्कल्स एक दूसरे को और एक लाइन को टच करते हैं, उनके रेडियाई में एक पैटर्न होता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज उनके रेडियस हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी GP में होते हैं, और इसका मतलब है कि बीच वाले सर्कल का रेडियस बाकी 2 के ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है। अब अगला स्टेप देखते हैं ध्यान से। चलिए एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ एक कॉर्ड CD डायमीटर AB के परपेंडिकुलर है। हमें रेडियस R निकालना है। हमें CD, AB और EO की वैल्यूज दी गई हैं। इन वैल्यूज को नोट कर लीजिए। इन कंडीशंस के साथ रेडियस निकालने का ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एंगल बाइसेक्टर्स से रिलेटेड। इस फिगर में लाइन AE एंगल BAC का एंगल बाइसेक्टर है, और यह है इसका पावर थ्योरम। इस फॉर्मूला को ठीक से समझिए। अब आते हैं हमारे आखिरी थ्योरम पर। यह टेंजेंट और कॉर्ड से रिलेटेड है। देखिए, एक टेंजेंट PL है जो सर्कल को पॉइंट L पर टच करती है। यहाँ बाहर के एंगल्स X और Y और अंदर के एंगल QSR के बीच ये डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ हमें एंगल X की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में हमेशा ये 2 एंगल्स अल्फा और बीटा सर्कल के बाहर दिए होंगे। और ये रहा इसका मैजिक फॉर्मूला। देखा कितना सिंपल है याद रखना। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्या होता है जब एक लाइन AB सर्कल का डायामीटर हो? इन एंगल्स के बीच एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, बस सही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ओके, अगली ट्रिक। अगर 2 कॉर्ड्स AB और CD एक दूसरे के पैरेलल हों तो क्या? बस ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करने। अगर कॉर्ड्स पैरेलल हैं तो ये दूसरी साइड्स इक्वल होंगी। और हमारी फाइनल ट्रिक के लिए यहां एक टेंजेंट लाइन PQ कॉर्ड SR के पैरेलल है। तो सोचिए, अगर ये पैरेलल हैं तो अंदर बने इस ट्रायंगल के बारे में हम क्या कह सकते हैं? इसका रिजल्ट ये है कि ट्रायंगल SQR हमेशा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। और ये चीज प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करने के लिए एक गेम चेंजर है। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं आज सीखी हुई चारों पावरफुल ट्रिक्स का। पहला और सबसे इन बेसिक shortcuts रूल
किसी भी क्वाड्रिलैटरल के चारों अंदर के एंगल्स का टोटल 360 डिग्रीज होता है। इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखें, ये बहुत से क्वेश्चंस में काम आता है। चलिए अब समझते हैं एक स्पेशल केस, जब डायगोनल्स यानी विकर्ण 90 डिग्रीज पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आमने सामने की साइड्स के स्क्वायर्स का सम बराबर होता है। इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, एग्जाम में इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब देखते हैं इसका एरिया यानी क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। ध्यान से, बस ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। एक डायगोनल लीजिए और उस पे परपेंडिकुलर्स बनाइए। और ये रहा फॉर्मूला, हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर्स। सिंपल है ना? अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी देखते हैं जो मिड पॉइंट से जुड़ी है। जब हम किसी क्वाड्रिलेटरल की साइड्स के मिड पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो अंदर एक पैरेललोग्राम बनता है। सोचने वाली बात है कि इस नए बने हुए पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा? बहुत सिंपल है, अंदर वाले पैरेललोग्राम का एरिया हमेशा बड़े क्वाड्रिलेटरल का आधा होता है। चलिए अब एंगल्स का एक स्पेशल केस देखते हैं। अगर दो एंगल बाइसेक्टर्स यानी कोण समद्विभाजक अंदर मिलते हैं तो एक नया एंगल बनता है। ये नया एंगल ZOC बाकी दो एंगल्स ZA और ZD के सम का हाफ होता है। चलिए अब एरिया का एक आखिरी और बहुत ही पावरफुल रूल सीखते हैं। डायगोनल्स क्वाड्रिलैटरल्स को 4 छोटे ट्रायंगल्स में बांट देते हैं। इनके एरियाज में एक रिलेशन है। ऑपोजिट ट्रायंगल्स के एरियाज का प्रोडक्ट बाकी दो ऑपोजिट ट्रायंगल्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इन वर्ग सभी को यानी स्क्वायर और आयत यानी बात करते रेक्टेंगल। हैं स्क्वायर यानी वर्ग से। स्क्वायर एक ऐसी शेप है जिसकी चारों साइड्स बिल्कुल बराबर और हर एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या हुई? सभी साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स 90 डिग्रीज और डायगोनल्स भी इक्वल। और हाँ, एक खास बात, इसकी डायगोनल्स एक दूसरे को ठीक 90 डिग्री पर काटती हैं। चलिए अब वर्ग के कुछ जरूरी फॉर्मूलाज देखते हैं, ध्यान से। ओके, स्क्वायर तो क्लियर हो गया, अब बारी है रेक्टेंगल यानी आयत की। इसमें फर्क ये है कि सिर्फ आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, एंगल्स इसके भी 90 डिग्री ही हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या हैं? आमने सामने की साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स 90 डिग्री और डायगोनल्स इसके भी इक्वल होते हैं। अब देखिए सबसे बड़ा फर्क, स्क्वायर में डायगोनल्स 90 डिग्री पर काटती हैं, पर रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता। अब आते हैं आयत के फॉर्मूलाज पर। एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ और पेरीमीटर के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। चलिए अब इसका डायगोनल निकालना सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ध्यान से देखिए। चलिए अब एक ऐसी प्रॉपर्टी देखते हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट हमेशा याद रखिए, अगर पेरीमीटर सेम है तो स्क्वायर का एरिया सबसे ज्यादा होगा। आसान शब्दों में सेम पेरीमीटर होने पर स्क्वायर सबसे ज्यादा जगह घेरता है। बस एक आयत सोचिए और उसके अंदर कहीं भी एक पॉइंट रख दीजिए। मान लीजिए इसका नाम P है। तो सवाल ये है कि पॉइंट P से चारों कोनों की दूरियों में कोई खास पैटर्न है? बिल्कुल है, एक बड़ा मजेदार नियम। आमने सामने के कोनों की दूरियों के वर्गों का जोड़ हमेशा बराबर होता है। ये पॉइंट सिर्फ दूरियों का खेल नहीं है, ये आयत को 4 हिस्सों में भी बांटता है। तो क्या इन 4 एरिया में भी कोई मजेदार रिश्ता है? सोचिए तो जरा। हाँ, आमने सामने वाले हिस्सों का एरिया जोड़ें तो वो हमेशा बराबर होगा। कितना सरल पर कितना कमाल का सच है। तो आयत के राज तो पता चल गए। अब बारी है एक और दिलचस्प आकार की, समांतर चतुर्भुज। इसके तो नाम में ही सब कुछ है। आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर और साथ वाले कोणों का जोड़ 180 डिग्री। पर असली मजा तो इसके विकर्णों यानी डायगोनल्स में है। यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। जरूरी नहीं कि इसके विकर्ण लंबाई में बराबर हों, और ये भी जरूरी नहीं कि वे 90 डिग्री पर काटें। लेकिन एक बात पक्की है, हर विकर्ण इसे 2 बराबर एरिया वाले ट्रायंगल्स में बांटता है। अब देखते हैं कि जब ये दूसरे आकारों से मिलता है तो क्या जादू होता है। जरा सोचिए, अगर इसके चारों एंगल्स को बीच से आधा आधा काट दिया जाए तो क्या होगा? हैरानी की बात है, ये चारों लाइनें मिलकर हमेशा एक आयत, एक रेक्टेंगल बनाती हैं। और कहानी अभी बाकी है। जब एक सर्कल इसके साथ आता है तो मामला और भी मजेदार हो जाता है। पहला नियम, अगर ये सर्कल के अंदर फिट हो जाए तो ये हमेशा एक आयत ही होगा। लेकिन अगर इसका उल्टा करें तो, मतलब सर्कल अंदर हो और पैरेललोग्राम बाहर। दूसरा नियम, अगर सर्कल अंदर हो तो ये पैरेललोग्राम हमेशा एक रोम्बस बन जाएगा। पैरेललोग्राम के सवाल थोड़े मुश्किल लगते हैं, है ना? शुरू करते हैं फिकर सेक्शन नॉट। 1 से
एरिया के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स। देखिए, एरिया के लिए हमें चाहिए बस एक बेस और उसकी हाइट। और फॉर्मूला है सीधा सा, बेस इनटू हाइट। इसे हमेशा याद रखें। ओके, अब सेक्शन 2 थोड़े एडवांस्ड फॉर्मूलाज देखते हैं। सोचिए अगर हाइट ना दी हो, लेकिन एक एंगल और साइड्स पता हो तो तब हम यूज करेंगे ये फॉर्मूला, AB इंटू AD साइन थीटा। सिंपल। और एक और केस, अगर साइड्स के साथ एक डायगोनल दिया हो तब पहले सेमी पेरीमीटर S निकालो, फिर इस फॉर्मूला से एरिया मिल जाएगा। अब एक और कूल प्रॉपर्टी देखते हैं। मान लो ये है बेस B1 और हाइट H1। लेकिन जैसे ही बेस छोटा होता है तो हाइट वो लंबी हो जाती है। इसका मतलब B1 इंटू H1 हमेशा B2 इंटू H2 के बराबर होगा। सेक्शन 3। चलो अब डायगोनल्स और साइड्स का रिश्ता देखते हैं। ये रहे हमारे दो डायगोनल्स AC और BD। इनका साइड से क्या कनेक्शन है? सिंपल है, डायगोनल्स के स्क्वायर्स का सम साइड्स के स्क्वायर्स के सम का डबल होता है। सेक्शन 4। पैरेललोग्राम के अंदर के कुछ राज। अगर अंदर कोई भी पॉइंट P लें तो उससे 4 ट्रायंगल्स बनेंगे। देखो, आमने सामने के ट्रायंगल्स को हमने सेम कलर किया है। प्रॉपर्टी ये है कि ऑपोजिट ट्रायंगल्स के एरिया का सम हमेशा इक्वल होता है। अब एक स्पेशल केस देखते हैं। यहां हमारे पास है 3 लेंथ्स A, B और C। तो इस खास केस में A स्क्वायर B इंटू B प्लस C के बराबर होगा। और अब आखिरी सेक्शन, एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी। यहां AE एंगल A का बाइसेक्टर है और साइड्स है A और B। तो x की वैल्यू क्या होगी? सिंपली B माइनस A। कितना आसान है। बात करते हैं रोम्बस से। इसके आमने सामने की साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं और ऑपोजिट एंगल्स भी हमेशा बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके डायगोनल्स हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। इतना ही नहीं, ये डायगोनल्स इसके कॉर्नर एंगल्स को भी बिल्कुल आधा आधा काटते हैं। एक और रूल, साथ वाले किसी भी दो एंगल्स को जोड़ने पर हमेशा 180 डिग्रीज मिलता है। ये एक बहुत ही मजेदार फैक्ट है। इसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स को जोड़ने से एक रेक्टेंगल बन जाता है। प्रॉपर्टीज तो हो गई, अब देखते हैं इसके कुछ जरूरी फॉर्मूलाज जो एग्जाम में काम आएंगे। एरिया निकालने के 2 मेन तरीके हैं, एक डायगोनल से और दूसरा साइड और एंगल से। साइड और डायगोनल्स के बीच का ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला को जरूर ध्यान में रखें। तो ये था रोम्बस। अब चलिए ट्रेपीजियम को समझते हैं। ट्रेपीजियम का मीडियन, बस नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट्स को जोड़ना है। फॉर्मूला सिंपल है। ध्यान से देखिए, ये मीडियन से अलग है। यहां डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स को जोड़ा जा रहा है। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से डायगोनल्स एक दूसरे को पैरेलल साइड्स के रेशियो में ही डिवाइड करते हैं। एक और काम की प्रॉपर्टी, डायगोनल से बने इन दो ट्रायंगल्स का एरिया हमेशा बराबर होता है। ये फॉर्मूला थोड़ा लंबा है, पर इस पर डायरेक्ट सवाल बनते हैं, इसे जरूर नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं ट्रेपीजियम के एरिया पर। ये सबसे कॉमन फॉर्मूला है। सिंपल है, दोनों पैरेलल साइड्स को जोड़िए, हाइट से मल्टीप्लाई कीजिए और बस आधा कर दीजिए। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो लेंथ में बिल्कुल इक्वल होती हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखिए। इसके डायगोनल्स और बेस एंगल्स ये हमेशा इक्वल होते हैं। सिंपल। ये एक स्पेशल फॉर्मूला है डायगोनल्स के इंटरसेक्शन से जाती हुई लाइन की लेंथ निकालने का। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वाड्रिलैटरल पर। चलिए अब समझते हैं काइट को। एक काइट यानी पतंग एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसमें आजू बाजू की साइड्स इक्वल होती हैं। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ध्यान से देखिए, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एरिया फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अब आते हैं पॉलीगॉन्स पर। बेसिकली कोई भी n साइड्स वाली बंद शेप एक पॉलीगॉन है। सिंपल। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। अंदर के एंगल्स का टोटल बदलता है, पर बाहर के एंगल्स का टोटल हमेशा 360 डिग्रीज रहता है। किसी भी रेगुलर पॉलीगन का हर एक इंटीरियर एंगल निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज होता है। और एक्सटीरियर एंगल निकालना तो और भी आसान है, सिर्फ 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करना है। सोचिए अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कैसे करेंगे। चलिए इसके स्टेप्स देखते हैं। अब अगला स्टेप देखते हैं ध्यान से। बस ये सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं और आंसर आ जाएगा। तो ये है फाइनल फॉर्मूला। आई एम श्योर अब ये फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा।
माना कि ये फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर इससे किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एरिया निकाल सकते हैं। और आखिर में सबसे आसान फॉर्मूला, पेरीमीटर मतलब नंबर ऑफ साइड्स को साइड लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। हैं तो अब जब कभी सारे सोचा है कि सिर्फ एक एंगल से पॉलीगॉन की सारी साइड्स कैसे पता कर सकते हैं? चलिए अब समझते हैं पहला फॉर्मूला जिससे हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं। ये रहा फॉर्मूला। यहां x जो है वो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो है। ओके, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इससे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। सोचिए, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कैसे करेंगे? मान लीजिए इंटीरियर एंगल 140 डिग्रीज है। हम इसे 3 सिंपल स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। अब अगला स्टेप देखते हैं ध्यान से। पहले एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। स्ट्रेट लाइन 180 डिग्रीज की होती है तो बस माइनस करना है। अब x की वैल्यू निकालते हैं। यह सिंपल सा डिवीजन है। तो x की वैल्यू आई 3.5। बस अब हम सॉल्यूशन के काफी करीब हैं। अब फाइनल स्टेप, साइड्स निकालने के लिए 360 डिग्रीज को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करेंगे। वैल्यूज पुट करते हैं, कैलकुलेशन बहुत आसान है। और ये रहा फाइनल आंसर। इस पॉलीगन में 9 साइड्स हैं। देखा कितना सिंपल था। चलिए अब एक और फॉर्मूला समझते हैं जो एंगल्स के रेशियो से जुड़ा है। इस फॉर्मूला में n का मतलब है पॉलीगन की टोटल साइड्स। इसे याद रखिएगा। ये फॉर्मूला इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के बीच का रेशियो बताता है, अगर साइड्स पता हो। तो आज के 2 क्रूशियल पॉइंट्स हैं जिन्हें हम क्विकली रिवाइज करेंगे। ये दोनों फॉर्मूलेज बहुत काम आएंगे, इनका एक नोट बना लेना चाहिए। शुरू करते हैं। अब एक छोटा सा एक ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, A, B और C। सबसे पहले पेरीमीटर, ये बस ट्रायंगल के बॉर्डर की टोटल लेंथ होती है। फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, बस तीनों साइड्स यानी A, B और C को ऐड कर देना है। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है सेमी पेरीमीटर, जिसे S कहते हैं। ये आगे बहुत काम आएगा। S निकालने के लिए बस पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं। आसान है ना? बहुत बढ़िया। चलिए अब समझते हैं एरिया निकालने के 3 मजेदार मेथड्स। पहला मेथड तब काम आता है जब हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स की वैल्यू पता हो। यह है हेरॉन्स फॉर्मूला। इससे सिर्फ साइड्स की हेल्प से एरिया निकाल सकते हैं। अब अगला स्टेप देखते हैं ध्यान से। पहले S निकालो, फिर वैल्यूज पुट करके सॉल्व करो। अब आते हैं दूसरे मेथड पर, जो सबसे कॉमन है, जब बेस और हाइट पता हो। इसका फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला तो याद ही होगा। तीसरा मेथड यूज होता है जब 2 साइड्स और उनके ठीक बीच का एंगल दिया हो। इसमें हम साइन का इस्तेमाल करते हैं। जो 2 साइड्स दी हैं उनके बीच का एंगल यूज होगा। तो एक क्विक रिकैप, ये हैं एरिया निकालने के 3 अलग अलग सुपर यूजफुल फॉर्मूलाज। चलिए अब एक प्रो टिप। सोचिए अगर ये सवाल एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे? अगर 2 साइड्स A और B दी हैं तो मैक्सिमम एरिया तभी होगा जब उनके बीच 90 डिग्री का एंगल हो। ऐसे में एक साइड बेस बन जाती है और दूसरी हाइट। फॉर्मूला कितना सिंपल हो गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। बेसिक बात। चलिए इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स एकदम बराबर होती हैं। इसका सेमी पेरीमीटर मतलब आधा पेरीमीटर सिंपली 3a डिवाइडेड बाय 2 होता है। ओके, अब हाइट की बात करते हैं। इसका फॉर्मूला है √3/2 इंटू a। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया निकालना है, अगर साइड A पता हो तो फॉर्मूला है √3/4 इंटू a²। और हाँ, एरिया निकालने का एक और शॉर्टकट है। अगर हाइट पता हो तो h²/√3। ओके, अब थोड़ा सर्कल्स की दुनिया में चलते हैं जो इस ट्रायंगल से जुड़े हैं। सबसे पहले इन रेडियस यानी अंदर वाले सर्कल का रेडियस, ये होता है a/2√3। तो इस इन रेडियस से इन सर्कल का एरिया निकालना इजी है। फॉर्मूला है πa²/12। अब बारी है सर्कम रेडियस की, यानी बाहर वाले सर्कल का रेडियस। ये है a/√3। और इस सर्कम सर्कल का एरिया सिंपल πa²/3। चलिए अब कुछ सुपर इंपॉर्टेंट रेशियोज देखते हैं, एग्जाम में टाइम बचाएंगे। ध्यान से देखिए, सर्कम रेडियस r हमेशा इन रेडियस r का डबल होता है। रेशियो है 1:2। इसका मतलब क्या हुआ? सर्कम सर्कल का एरिया इन सर्कल से 4 टाइम्स ज्यादा होगा, 1:4। और यह है इनका मैजिक रेशियो, इन रेडियस, साइड और सर्कम रेडियस 1, 2√3 और 2। अब एक स्पेशल केस देखते हैं। सोचिए अगर ट्रायंगल के अंदर कोई पॉइंट हो तो उस पॉइंट से तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर्स डालिए। उनका टोटल सम हमेशा हाइट के बराबर होगा। इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, कैसे करेंगे सॉल्व?
सो इमेजिन कीजिए एक ट्रायंगुलर फील्ड है और हर कोने पर एक गाय बिंधी है। तो गायों ने कितना एरिया ग्रेज किया, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और जो एरिया बच गया उसे निकालने के लिए टोटल एरिया से ग्रेज्ड एरिया माइनस कर देंगे। तो आज का एजेंडा क्या है? पहले रेगुलर हेक्सागन देखेंगे और फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए शुरू करते हैं रेगुलर हेक्सागन से। इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सबसे पहले पेरीमीटर। अगर साइड S है तो पेरीमीटर सीधा सा है 6 टाइम्स S। तो एरिया के बारे में क्या सोचिए, इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? एरिया के लिए 3 की फॉर्मूलाज हैं, ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं ध्यान से। इन रेडियस और सर्कम रेडियस की वैल्यू ये होती है। तो सबसे जरूरी बात, इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशियो हमेशा √3:2 रहता है। और जो चीज इस स्लाइड को इंटरेस्टिंग बनाती है वो है इनके एरियाज का रेशियो। चलिए क्विक क्वेश्चन पूछते हैं, एक हेक्सागन में कितने डायगोनल्स होते हैं? बिल्कुल सही जवाब है 9। और ये हेक्सागन्स की एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी है। जब एक हेक्सागन एक इक्विलैटरल ट्रायंगल से बनता है तो उनके एरियाज का रेशियो 2:3 होता है। चलिए वो एक स्पेशल केस पे चलते हैं, एक रेक्टेंगल से हेक्सागन बनाना। इसके लिए 2a लेंथ और √3a ब्रेथ का रेक्टेंगल लेते हैं और कॉर्नर्स फोल्ड करते हैं। चलिए अब समझते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें जैसा कि आप जानते हैं 2 साइड्स इक्वल होती हैं। मान लीजिए इक्वल साइड्स A हैं और बेस B है, तो पेरीमीटर क्या होगा? सिंपल, 2a + b। सोचिए अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो इसका एरिया फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? यहां 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। पहला साइड्स यूज करता है, दूसरा इक्वल साइड्स के बीच का एंगल। अब इसकी हाइट यानी h निकालना देखते हैं। ये हाइट का फॉर्मूला है। एरिया के फॉर्मूला से इसकी सिमिलैरिटी पर ध्यान दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सर्कम रेडियस यानी r के बारे में। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि r निकालने के कई तरीके हैं। जो डेटा दिया हो उसे यूज करें। चलिए ये है एक आज बार की सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवेज, इन्हें जरूर याद रखिएगा। एक राइट अब जब एंगल्ड कौन- ट्रायंगल बनाते हैं। ये है इसकी पहली साइड, जिसे हम परपेंडिकुलर या P कहते हैं। अब दूसरी साइड देखते हैं ध्यान से। ये है बे यानी B, और ये सबसे लंबी साइड है जिसे हम हाइपोटेन्यूज या H कहते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल है पाइथागोरस थ्योरम, P² + B² हमेशा H² के बराबर होता है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखते हैं जो एग्जाम में बहुत काम आएंगे। ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए हम तीनों साइड्स को जोड़ देते हैं, P + B + H, और इसका एरिया होता है हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। बहुत आसान है। अब सोचिए अगर ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल हो तो उसका रेडियस कैसे निकालेंगे? इसे कहते हैं इन रेडियस। इसका फॉर्मूला है P + B - H / 2। और अगर सर्कल ट्रायंगल के बाहर हो जो तीनों कॉर्नर्स को टच करे तब? इसे कहते हैं सर्कम रेडियस। इसका फॉर्मूला सिंपल है, हाइपोटेनियस / 2। अब एक स्पेशल केस देखते हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। ये है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें परपेंडिकुलर और बेस बराबर होते हैं। ऐसे में हाइपोटेन्यूज निकालना बहुत आसान हो जाता है, √2 इंटू साइड। सोचिए अगर एग्जाम में आए कि ट्रायंगल के अंदर बनने वाले सबसे बड़े स्क्वायर की साइड क्या होगी, तो इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए। साइड x होती है P इंटू B / P + B। ये है वो जरूरी फॉर्मूलाज जो आपको हमेशा याद रखने हैं। इन फॉर्मूलाज के साथ सर्कल के फॉर्मूलाज अक्सर थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, है ना? एक खासकर सर्कल देखिए, सर्कल के सेंटर से उसके किनारे तक की जो दूरी है उसे हम रेडियस या r कहते हैं। इसके अंदर की पूरी जगह यानी एरिया, इसका फॉर्मूला है πr²। सिंपल है, r² मतलब 2D स्पेस। और ये जो इसकी पूरी बाउंड्री है ना, इसकी लंबाई को कहते हैं सर्कमफ्रेंस, जिसका फॉर्मूला है 2πr। अच्छा, अब सोचिए अगर सर्कल को ठीक बीच से काट दें तो क्या मिलेगा? एक सेमी सर्कल। इसका एरिया निकालना तो बहुत आसान है, बस पूरे सर्कल के एरिया का आधा कर दो। लेकिन इसके पेरीमीटर का क्या? यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है, चलिए ध्यान से देखते हैं। इसके पेरीमीटर में 2 चीजें हैं, एक कर्व्ड हिस्सा जो है πr और नीचे की सीधी लाइन यानी डायमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर्कल के चौथे हिस्से की तरफ, जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट। यहाँ भी लॉजिक बिल्कुल सेम है, इसका एरिया पूरे सर्कल के एरिया का 1/4 हो जाएगा। अब अगला कॉन्सेप्ट है सेक्टर।
बिल्कुल पिज्जा स्लाइस जैसा दिखता है ना। चलिए समझते हैं। एक सेक्टर बनता है दो रेडियाई और उनके बीच के कर्व्ड हिस्से से, जिसे हम आर्क कहते हैं। इस आर्क की लंबाई सेंटर पर बनने वाले एंगल थीटा पर डिपेंड करती है। ये फॉर्मूला देख रहे हैं? एरिया के लिए भी बिल्कुल वही लॉजिक है, जितना एंगल उतना ही एरिया का फ्रैक्शन। तो अब इन सब फॉर्मूलाज का रियल लाइफ में क्या यूज है? सोचिए एक रेस ट्रैक के बारे में। रेस ट्रैक्स यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। यहाँ सेंटर एक ही होता है पर रेडियस अलग अलग होते हैं। इस रास्ते का एरिया निकालना है, बस बड़े सर्कल के एरिया से छोटे वाले का एरिया माइनस कर दीजिए। एक और बहुत जरूरी एग्जाम्पल है घूमता हुआ पहिया। इसको ध्यान से समझते हैं। जब एक पहिया पूरा एक चक्कर लगाता है तो वो अपने सरकमफरेंस जितनी दूरी तय करता है। सिंपल। तो ये रहे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एक साथ एक क्विक रिवीजन के लिए हैं। ये सब चतुर्भुज है, मतलब 4 भुजाओं वाली कोई भी बंद आकृति। तो चलिए एक सामान्य चतुर्भुज, जिसे हम ABCD कह सकते हैं, उसकी मूल बातों से शुरू करते हैं। सबसे पहले परिमाप। ये तो बहुत आसान है, बस इसके चारों भुजाओं की लंबाई को जोड़ना है। अब सबसे जरूरी बात, इसका क्षेत्रफल। इस आकृति के अंदर की जगह को कैसे कैलकुलेट करेंगे? ध्यान से देखिए। पहले एक कोने से दूसरे कोने तक एक विकर्ण खींचते हैं, फिर लंब डालते हैं। तो सबसे जरूरी बात एरिया है, विकर्ण की लंबाई का आधा गुना उन लंबों का जोड़। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, अगर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ दें तो नई आकृति का क्षेत्रफल आधा हो जाता है। चलिए अब एक बहुत ही खास और आम चतुर्भुज की ओर बढ़ते हैं, वर्ग। क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, इसका परिमाप है बस एक भुजा की लंबाई गुणा 4। और इसका एरिया तो और भी आसान है, ये होता है भुजा गुणा भुजा, यानी साइड स्क्वायर। इसके दोनों विकर्ण वर्ग को 4 छोटे छोटे त्रिभुजों में बांटते हैं और चारों का एरिया एकदम बराबर होता है। अब देखते हैं वर्ग और वृत्त का रिश्ता। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। अंतःवृत्त यानी इन सर्कल वर्ग के अंदर बनता है। इसकी त्रिज्या छोटा r वर्ग की भुजा की आधी होती है। और परिवृत्त यानी सर्कम सर्कल बाहर की तरफ बनता है। इसकी त्रिज्या बड़ा R होती है भुजा बटे √2। तो ये तुलना याद रखनी है। इन सर्कल और सर्कम सर्कल की त्रिज्या के फॉर्मूले अलग हैं पर जुड़े हुए हैं। और देखिए ये दोनों त्रिज्याओं के बीच का सीधा संबंध है। इनका अनुपात हमेशा 1/√2 होता है। चलिए अब जो सीखा है उसे टेस्ट करते हैं। सोचिए अगर ये सवाल एग्जाम में आए तो कैसे करेंगे? सवाल ये है, अगर R त्रिज्या का एक वृत्त है तो उसके अंदर सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? हमने जो फॉर्मूले, चलिए आज स्क्वायर्स के कुछ जरूरी ज्योमेट्री फॉर्मूलाज मास्टर करते हैं। क्या स्क्वायर्स के मुश्किल सवाल परेशान करते हैं? फिक्र मत कीजिए, इनके लिए सिंपल फॉर्मूलाज हैं। सेक्शन 1 में देखते हैं स्केलिंग और रेशियोज, मतलब साइज बढ़ाने पर एरिया का क्या होता है। चलिए आप समझते हैं ये स्केलिंग रूल। साइड x गुना तो एरिया x² गुना हो जाता है। मतलब अगर साइड डबल हो गई तो एरिया सीधा 4 गुना। सिंपल है ना? दो स्क्वायर्स के लिए उनके साइड्स, डायगोनल्स और पेरीमीटर्स, इन सब का रेशियो हमेशा सेम रहता है। और उनके एरियाज का रेशियो, वो इन रेशियोज का स्क्वायर होता है। एग्जाम के लिए ये पॉइंट जरूर याद रखें। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, सेमी सर्कल के अंदर एक स्क्वायर। सोचिए अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कैसे करेंगे? चलिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला बिल्कुल सीधा है, एरिया होता है 2/5 R²। इससे डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। ओके, सेक्शन 3। अब स्क्वायर एक क्वाड्रेंट में है, यानी सर्कल के 1/4 हिस्से में। अब अगला स्टेप देखते हैं ध्यान से। सवाल वैसा ही है, बस शेप बदल गई है। और यहाँ फॉर्मूला तो और भी आसान है, एरिया है सीधा R² डिवाइडेड बाई 2। चलिए अब सेक्शन 4 में कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स देखते हैं जो एग्जाम्स में अक्सर आते हैं। पहला प्रॉब्लम, अनग्रेज्ड एरिया। मान लीजिए एक स्क्वायर फील्ड है साइड A का, इसका अनग्रेज्ड एरिया कैसे निकालें? इस स्पेसिफिक पैटर्न के लिए अनग्रेज्ड एरिया का फॉर्मूला है 3/14a², सीधा फॉर्मूला। प्रॉब्लम 2, एक सेमी सर्कल जिसका रेडियस R है, उसके अंदर बने 3 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स का टोटल एरिया। इस अरेंजमेंट के लिए ये रहा डायरेक्ट फॉर्मूला, एकदम बेहतरीन शॉर्टकट है ये। और आखिरी प्रॉब्लम, एक A साइड का स्क्वायर जिसके अंदर 3 अलग अलग साइज के सर्कल्स हैं।
मजेदार बात यह है कि हर सर्कल का रेडियस साइड ए का ही एक सिंपल फ्रैक्शन होता है। ये ठीक रहे है? सारे की फॉर्मूलाज एक साथ। प्रॉब्लम्स को तेजी से सॉल्व करने के लिए इन्हें नोट कर लीजिए। तो चलिए इस इन कॉम्प्लेक्स फिगर को देखते हैं, इसके हर पार्ट का एरिया निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए आप समझते हैं। सबसे पहले फोकस करते हैं इस ब्लू रीजन के एरिया पर। अगर स्क्वायर की साइड ए है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, इसे जरूर नोट कर लीजिए। अब बारी है येलो रीजन की। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखते हैं। इसका फॉर्मूला है √3a² / 4 - πa² / 12। देखा, फॉर्मूला याद हो तो कितना सिंपल हो जाता है। और आखिर में आते हैं इस रेड रीजन पर। ये थोड़ा ट्रिकी लग सकता है पर है नहीं। इसका फॉर्मूला है πa² / 6 - √3a² / 4। इन तीनों फॉर्मूलाज को एक साथ देखिए, एक पैटर्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत ही फेमस लीफ शेप्ड एरिया वाला सवाल समझते हैं। इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है 4/7a²। सोचिए एग्जाम में ये कितना टाइम बचा सकता है। अब इस तरह के शेडेड रीजन को देखिए ध्यान से। इसका भी एक सीधा सा शॉर्टकट है, और इसका शॉर्टकट है 2/7a²। देखा कितना आसान हो गया। ओके, हमारा अगला टॉपिक है रेगुलर ऑक्टागन यानी सम अष्टभुज। चलिए देखते हैं ये बनता कैसे है। बस एक स्क्वायर लीजिए, उसके चारों कोने कट कीजिए और ये बन गया एक रेगुलर ऑक्टागन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस ऑक्टागन का एरिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला ये रहा। और ये है स्क्वायर की साइड x और ऑक्टागन की साइड a के बीच का इंपॉर्टेंट रिलेशन। चलिए अब हमारे आखिरी टॉपिक पर चलते हैं, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अब इसके सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को देखते हैं ध्यान से। ये डायगोनल्स और साइड्स से जुड़ा है, मतलब डायगोनल्स के स्क्वायर्स का जोड़ साइड्स के स्क्वायर्स के जोड़ का डबल होता है। और इसका पेरीमीटर निकालना तो बहुत आसान है, बस a और b को जोड़कर डबल कर दीजिए। शुरुआत करते हैं समांतर अब चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम से। इसका एरिया निकालने का सबसे आम तरीका है बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करना। तो फॉर्मूला है एरिया बराबर a यानी साइड गुणा h यानी हाइट। ध्यान से देखिए। पर सोचिए अगर हाइट ना पता हो और एक डायगोनल दिया हो तब क्या करेंगे? घबराइए नहीं, बस इन 2 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले s निकाले फिर एरिया। अब आते हैं रोम्बस पर। ये एक स्पेशल पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। इसकी 2 खास बातें याद रखें, सारी साइड्स इक्वल और डायगोनल्स 90 डिग्री पर काटते हैं। इसके डायगोनल से एरिया निकालना बहुत आसान है। चलिए देखते हैं कैसे। फॉर्मूला है एरिया बराबर हाफ गुणा पहला डायगोनल गुणा दूसरा डायगोनल। साइड और डायगोनल्स के बीच भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, एग्जाम में बहुत काम आएगा। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, 4a² बराबर d1² + d2²। हमारा अगला शेप है आयत यानी रेक्टेंगल। इसके सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज हैं आमने सामने की साइड्स बराबर और डायगोनल्स भी लेंथ में बराबर होते हैं। इसके एरिया और पेरीमीटर के फॉर्मूले तो हम सब जानते ही हैं, है ना? अब सोचिए अगर इसका डायगोनल निकालना हो तो कैसे करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम याद है? बिल्कुल सही। डायगोनल का फॉर्मूला है √a² + b²। आइए जल्दी से तीनों शेप्स को कंपेयर करते हैं, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट, सोचने के लिए रेक्टेंगल के बाहर बने सर्कल का रेडियस कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला है √a² + b² / 2। यहाँ a लेंथ है और b ब्रेथ। ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ बदल दें तो एरिया का क्या होगा? सोचिए अगर लंबाई x गुना और चौड़ाई y गुना हो जाए तो सिंपल है, नया एरिया पुराने एरिया का xy गुना हो जाएगा। ये एक सुपर ट्रिक है। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, रेक्टेंगल के पार्ट्स का एरिया निकालना। पहला केस, जब रास्ता रेक्टेंगल के बाहर हो। मान लीजिए इसकी चौड़ाई d है। इस पाथ का एरिया निकालने का फॉर्मूला है 2d × l + b + 2d। नोट कर लीजिए इसको। अब केस 2, अगर यही रास्ता अंदर की तरफ हो तो? ध्यान से देखिए। फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है, बस प्लस की जगह माइनस है। 2d × l + b - 2d। और अब आखिरी केस, जब रास्ते रेक्टेंगल के बीच में एक दूसरे को क्रॉस करें। इस क्रॉस पाथ का एरिया निकालने का फॉर्मूला है l + b - d × d।
ये एक बहुत कॉमन सवाल है। फ्लोर पर कितनी टाइल्स लगेंगी, कैसे निकालें? बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहले फ्लोर का एरिया, फिर एक टाइल का एरिया और फिर दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो टाइल्स की संख्या निकालने के लिए बस फ्लोर के एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड करना है। लेकिन अब एक स्पेशल केस, अगर कम से कम स्क्वायर टाइल्स लगानी हो तो इसके लिए टाइल की साइड, फ्लोर की लेंथ और ब्रेथ का HCF होनी चाहिए। तो आज हमने रेक्टेंगल से जुड़े 5 जरूरी कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं, से लेकर माचिस की डिब्बी तक। आखिर इन सब में कॉमन क्या है? जवाब है कि ये सभी क्यूबॉइड्स हैं। इन सब में होती है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो सबसे पहले समझते हैं 4 दीवारों का एरिया, यानी कि लैटरल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला सिंपल है, फ्लोर के परिमीटर को हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, बस। अच्छा, अगर सभी 6 फेसेस का एरिया निकालना हो, इसे कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। इमेजिन करें कि एक बॉक्स को खोल दिया है, सेम साइज के रेक्टेंगुलर फेसेस के पैर्स दिखेंगे। तो इन सभी पैर के एरिया को जोड़कर फॉर्मूला बनता है 2LB + BH + HL। चलिए, एरिया के बाद अब बात करते हैं वॉल्यूम की, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर की पूरी स्पेस। वॉल्यूम निकालना तो और भी आसान है, बस लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सोचिए, एक रूम में सबसे लंबी रॉड कैसे फिट होगी? जी हाँ, वही है इसका डायगोनल। इसे निकालने का फॉर्मूला है √L² + B² + H²। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। और अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं कि डायगोनल और टोटल सरफेस एरिया कैसे कनेक्टेड है। ये देखिए, L + B² = डायगोनल स्क्वायर + TSA। इससे मुश्किल सवाल भी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। चलिए अब इसके कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं, जैसे एक शीट से ओपन बॉक्स कैसे बनाएं। अब अगला स्टेप देखते हैं ध्यान से। कोनों से स्क्वायर काटकर फ्लैप्स को फोल्ड कर दीजिए। चलिए अब समझते हैं मेल्टिंग और रीकास्टिंग का कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। जब एक बड़े क्यूबॉइड को पिघलाकर छोटे शेप्स बनाते हैं, उनका टोटल वॉल्यूम सेम रहता है। तो इस तरह के सवालों में एक चीज हमेशा याद रखें, वॉल्यूम कभी नहीं बदलता। चलिए अब देखते हैं एक और कॉमन प्रॉब्लम, एक क्यूबॉइडल पाइप से बहता हुआ पानी। इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड इनटू टाइम। तो वॉल्यूम, सरफेस एरिया और एप्लीकेशंस, यही 3 चीजें हैं क्यूबॉइड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। याद रखें, चाहे जमीन खोदने की बात हो या टैंक भरने की, प्रिंसिपल हमेशा वॉल्यूम का ही लगेगा। शुरू करते हैं क्यूब, जिसे हिंदी में घन कहते हैं। क्यूब मतलब एक ऐसा बॉक्स जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती हैं। इसे हम A मान लेते हैं। अब आते हैं इसके फॉर्मूलों पर। 4 दीवारों का एरिया हुआ 4A²। इसमें छत और फर्श जोड़ दें तो 6A²। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अपने अगले शेप पर, और ये है सिलेंडर, यानी कि बेलन। सोचिए, एक सिलेंडर बनता कैसे है? बस 2 सर्कल्स लीजिए और उनके बीच एक रेक्टेंगल को गोल घुमा दीजिए। वो जो रेक्टेंगल घुमाया, उसका एरिया ही कर्व्ड सरफेस एरिया है, जिसका फॉर्मूला है 2πRH। अब इसमें ऊपर और नीचे वाले 2 सर्कल्स का एरिया, यानी 2πr² जोड़ दें तो बन गया टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम, वो तो और भी सिंपल है, बेस के एरिया को बस हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, अब एक छोटा सा ट्विस्ट लेते हैं। अगर सिलेंडर खोखला हो तो, जैसे कोई पाइप, इसमें लगे मटेरियल का वॉल्यूम निकालने के लिए बस बाहर वाले सिलेंडर से अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस कर दें। इसे ऐसे समझिए कि एक बड़े सिलेंडर के बीच से एक छोटा सिलेंडर हटा दिया गया है। इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए बाहर वाली और अंदर वाली दोनों सतहों का एरिया जोड़ा जाता है। अब अगला स्टेप देखते हैं ध्यान से। चलिए इस नॉलेज को एक असली सिचुएशन में लगाकर देखते हैं। पानी का लेवल ऊपर उठ जाता है, पर सवाल है कितना? चलिए अब समझते हैं। यहाँ एक सीधा सा नियम काम करता है, जो चीज़ डुबोई है उसका वॉल्यूम ऊपर उठे पानी के वॉल्यूम के बराबर होगा। ये जो एक्स्ट्रा पानी है, ये एक छोटे सिलेंडर की शेप ले लेता है। यहाँ H पानी की बढ़ी हुई हाइट है। तो अगर एक गोला गिराया तो गोले का वॉल्यूम उठे हुए पानी के वॉल्यूम के बराबर होगा। यही लॉजिक कंचों पर भी लगेगा। चलिए, रही आज की समरी। रिवीजन के लिए इसका एक स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। पाइप और टैंक के वॉल्यूम वाले सवाल। इसका रूल बहुत सिंपल है,
जितना पानी पाइप से निकलेगा उतना ही पानी टैंक में इकट्ठा होगा। देखिए, टी टाइम में पाइप से निकले पानी का वॉल्यूम होता है पाइप का एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पानी की लंबाई VT। अब सोचिए, टैंक में H हाइट तक भरे पानी का वॉल्यूम होगा टैंक का बेस एरिया यानी पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट H। तो करना क्या है, बस इन दोनों वॉल्यूम्स को आपस में बराबर कर देना है, सिंपल। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं ध्यान से। ये है कुएं से निकाली मिट्टी वाले सवाल। इसका भी एक ही गोल्डन रूल है, जितनी मिट्टी कुएं से निकलेगी उतनी ही मिट्टी से नई शेप बनेगी, वॉल्यूम सेम रहेगा। तो इस मिट्टी से चाहे चबूतरा बने या क्यूबॉइड, कुएं का वॉल्यूम हमेशा न्यू शेप के वॉल्यूम के इक्वल होगा। चलिए अब समझते हैं कि एक रेक्टेंगुलर शीट को फोल्ड करके सिलेंडर कैसे बनाते हैं। ध्यान से देखिए, जब हम शीट को लेंथ के अलोंग फोल्ड करते हैं तो हाइट B और सर्कमफरेंस L बन जाती है, और अगर ब्रेथ के अलोंग फोल्ड करें तो हाइट L बन जाती है और सर्कमफरेंस B। बस इतना सा फर्क है। तो सिलेंडर ये का है आज पहला शॉर्टकट। जब वॉल्यूम और कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हो तो ये फॉर्मूला काम आएगा। और दूसरा शॉर्टकट, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया और हाइट पता हो तो वॉल्यूम निकालना सेकंड्स का काम है। अब कोन के बेसिक्स रिवाइज करते हैं। ये 4 फॉर्मूले एकदम पक्के कर लीजिए। अब एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट। सोचिए, अगर एक कोन को उसके बेस के पैरेलल काटा जाए तो ऐसा करने पर जो छोटा कोन बनता है वो बड़े कोन के सिमिलर होता है। इसका मतलब उनकी हाइट्स, रेडियस और स्लांट हाइट्स का रेशियो हमेशा बराबर रहेगा। तो अब सबसे जरूरी सवाल, इनके वॉल्यूम का रेशियो कैसे निकालेंगे? तो वॉल्यूम का रेशियो उनके साइड्स के रेशियो का क्यूब होता है, बस। चलिए अब एक आम एग्जाम क्वेश्चन देखते हैं। एक कोन है जिसे 3 हिस्सों में काटा गया है। ध्यान से देखिए, ऊपर से तीनों कोन्स के वॉल्यूम का रेशियो उनकी टोटल हाइट के क्यूब के बराबर होगा। लेकिन हमें तो अलग अलग हिस्सों का वॉल्यूम चाहिए, तो हम बस बड़े कोन से छोटे वाले को माइनस करेंगे। अब सोचिए, अगर एग्जाम में ये आए कि तीनों हिस्सों की हाइट बराबर है तो क्या करेंगे? तो उनके वॉल्यूम का रेशियो हमेशा 1:7:19 होगा। इसे सीधे याद रखिए, टाइम बचेगा। हाइट्स का ये रेशियो concept- वॉल्यूम्स के क्यूमुलेटिव सम के क्यूब रूट के बराबर होता है। और इस फॉर्मूला से हर एक हिस्से की इंडिविजुअल हाइट का रेशियो आसानी से निकल जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर वॉल्यूम रेशियो 1:1:1 है तो हाइट्स का रेशियो कुछ ऐसा दिखेगा। अब आते हैं फ्रस्टम पर। कोन को जब बेस के पैरेलल काटा जाता है तो बचा हुआ हिस्सा फ्रस्टम कहलाता है। यह है फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला, जिसमें R और R दोनों रेडियाई का यूज होता है। अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला। यहां L का मतलब है स्लैंट हाइट, और टोटल सरफेस एरिया के लिए CSA में बस ऊपर और नीचे के सर्कल्स का एरिया जोड़ देते हैं। स्लांट हाइट L निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कितना आसान है। चलिए अब एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्या एक ट्रायंगल को घुमाकर कोन बनाया जा सकता है? बिल्कुल। अगर बेस के अलोंग रोटेट करें तो हाइट A और रेडियस C होगा, और परपेंडिकुलर के अलोंग तो उल्टा। लेकिन असली जादू तब होता है जब हम हाइपोटेन्यूज के अलोंग रोटेट करते हैं। इससे बनता है एक डबल कोन। इस डबल कोन के कॉमन बेस का रेडियस निकालने का ये है फॉर्मूला A/C/B, और दोनों कोन्स का टोटल वॉल्यूम इस फॉर्मूला से मिल जाएगा। सिंपल है ना? चलिए अब आखिरी कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक 2D सेक्टर को रोल करके कोन कैसे बनाएं? इसमें एक सिंपल सा रूल है। सेक्टर का रेडियस बनेगा कोन की स्लैंट हाइट और आर्क लेंथ बनेगी सर्कमफरेंस। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 90 डिग्री का एक सेक्टर है, तो आर्क लेंथ को सर्कमफेरेंस के बराबर रखिए। सॉल्व करने पर नए कोन का रेडियस A/4 आ जाएगा। चलिए कोन तो और अब फ्रस्टम के कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करते हैं। हाइट्स का रेशियो तो वॉल्यूम्स के क्यूमुलेटिव सम के क्यूब रूट के बराबर होता है, और इस फॉर्मूला से हर एक हिस्से की इंडिविजुअल हाइट का रेशियो आसानी से निकल जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर वॉल्यूम रेशियो 1:1:1 है तो हाइट्स का रेशियो कुछ ऐसा दिखेगा। अब आते हैं फ्रस्टम पर। कोन को जब बेस के पैरेलल काटा जाता है तो बचा हुआ हिस्सा फ्रस्टम कहलाता है। यह है फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला, जिसमें R और R दोनों रेडियाई का यूज होता है। अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला। यहां L का मतलब है स्लैंट हाइट, और टोटल सरफेस एरिया के लिए CSA में बस ऊपर और नीचे के सर्कल्स का एरिया जोड़ देते हैं।
स्लांट हाइट L निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कितना आसान है। चलिए अब एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्या एक ट्रायंगल को घुमाकर कोन बनाया जा सकता है? बिल्कुल। अगर बेस के अलोंग रोटेट करें तो हाइट a और रेडियस c होगा, और परपेंडिकुलर के अलोंग तो उल्टा। लेकिन असली जादू तब होता है जब हम हाइपोटेन्यूज के अलोंग रोटेट करते हैं। इससे बनता है एक डबल कोन। इस डबल कोन के कॉमन बेस का रेडियस निकालने का ये है फॉर्मूला a/c/b, और दोनों कोन्स का टोटल वॉल्यूम इस फॉर्मूला से मिल जाएगा। सिंपल है ना? चलिए अब आखिरी कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक 2D सेक्टर को रोल करके कोन कैसे बनाएं? इसमें एक सिंपल सा रूल है। सेक्टर का रेडियस बनेगा कोन की स्लैंट हाइट और आर्क लेंथ बनेगी सर्कम्फरेंस। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 90 डिग्री का एक सेक्टर है, तो आर्क लेंथ को सर्कम्फरेंस के बराबर रखिए। सॉल्व करने पर नए कोन का रेडियस a/4 आ जाएगा। चलिए आज तो 3D अब शेप जब के सारे कॉम्बिनेशन से जुड़े कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहला रूल है मेल्टिंग और रिकास्टिंग, यानी किसी चीज को पिघलाकर एक नई चीज बनाना। मान लीजिए हमारे पास एक मेटल का स्फीयर है जिसे हम पिघलाते हैं और पिघलाकर उसे एक बिल्कुल नया शेप, जैसे कि एक क्यूब बना देते हैं। यहां सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है। शेप बदलेगा, वॉल्यूम नहीं। अब देखते हैं दूसरा रूल, एक शेप के अंदर दूसरा सबसे बड़े साइज का शेप। पहला केस लेते हैं, एक सिलेंडर के अंदर फिट होने वाला सबसे बड़ा कोन। अब इनके वॉल्यूम फॉर्मूलाज को कंपेयर करते हैं। देखिए कितने मिलते जुलते हैं ना? इसलिए इनके वॉल्यूम का रेशियो सीधा सीधा बनता है 3:1। इसे डायरेक्ट याद रखें, काम आएगा। अब सोचिए, एक सिलेंडर एक स्फीयर को पूरी तरह से एनक्लोज कर रहा है। हाइट डायमीटर के बराबर होगी। इसका मतलब सिलेंडर की हाइट h स्फीयर के डायमीटर यानी 2r के बराबर है। कैलकुलेट करने पर इनके वॉल्यूम का रेशियो आता है 3:2। ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखें। चलिए अब अगला केस देखते हैं ध्यान से। एक क्यूब के अंदर सबसे बड़ा सिलेंडर। यहां सिलेंडर का रेडियस होगा a/2 और हाइट a के बराबर, तो फॉर्मूला ऐसा दिखेगा। तो आखिर में इनके वॉल्यूम का रेशियो हमेशा 14:11 निकलता है। एक और जरूरी पॉइंट। और अब आखिरी केस, एक क्यूब के अंदर फिट होने वाला सबसे बड़ा स्फीयर। इस सिचुएशन में स्फीयर का डायमीटर क्यूब की साइड a के बराबर होगा और इसका फाइनल रेशियो बनता है 21:11। एग्जाम में ये डायरेक्ट काम आ सकता है। चलिए अब सभी इंपॉर्टेंट रेशियोज को एक साथ रिवाइज करते हैं। ये टेबल देखिए, प्रॉब्लम्स जिसमें एक शेप के अंदर दूसरा शेप फिट होता है। पहला केस है एक स्फीयर के अंदर सबसे बड़ा क्यूब कैसे फिट करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्यूब का जो मेन डायगोनल है वो स्फीयर के डायमीटर के बिल्कुल बराबर होगा। तो अगर क्यूब की साइड a है और स्फीयर का रेडियस r है, तो फॉर्मूला बनेगा √3a = 2r। इस फॉर्मूला से हम स्फीयर के रेडियस की मदद से उस सबसे बड़े क्यूब की साइड a निकाल सकते हैं। अब जब हमें साइड a मिल गई है, चलिए स्फीयर और क्यूब के वॉल्यूम्स को कंपेयर करते हैं। कैलकुलेशन के बाद एग्जाम के लिए जो फाइनल रेशियो याद रखना है वो है 11√3:7। ओके, अब आते हैं हमारे अगले प्रॉब्लम पर। एक कोन के अंदर सबसे बड़ा स्फीयर कैसे फिट होगा? इसका सॉल्यूशन छिपा है सिमिलर ट्रायंगल्स में। ज्योमेट्री में ये कॉन्सेप्ट हमेशा काम आता है, इसे ध्यान रखिएगा। अब अगला स्टेप देखते हैं ध्यान से। सिमिलैरिटी यूज करके हमें हाइट h, रेडियस r और स्लैंट हाइट l के बीच ये रिलेशन मिलता है। तो सबसे जरूरी है स्फीयर के रेडियस r को निकालने का ये फाइनल फॉर्मूला, इसे नोट कर लीजिए। अच्छा, अब सोचिए अगर कोन के अंदर सिलेंडर फिट करना हो तो क्या करेंगे? चलिए देखते हैं। यहां भी सॉल्यूशन की चाबी है सिमिलर ट्रायंगल्स। ये एक बहुत ही कॉमन पैटर्न है जो बार बार एग्जाम्स में आता है। तो अगर कोन के डायमेंशंस h और r हैं और सिलेंडर के h और r, तो ये रिलेशन बनता है। ये इनके डायमेंशंस के बीच का डायरेक्ट रिलेशन है। बस ये सिंपल सा रेशियो याद रखिए, एग्जाम में टाइम बचेगा। चलिए अब हमारा फाइनल केस देखते हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी है। एक कोन के अंदर क्यूब कैसे रखें? इसमें भी सिमिलर ट्रायंगल्स ही यूज होंगे, लेकिन क्यूब के डायमेंशंस के लिए एक ट्विस्ट है। देखते हैं। सबसे पहले ये याद रखिए कि क्यूब के ऊपर वाले फेस का रेडियस होता है a/√2। अब हम सिमिलैरिटी का रूल लगाते हैं। ऊपर जो छोटा कोन बन रहा है उसकी हाइट है h - a। इससे हमें मिलती है ये फाइनल इक्वेशन, जो क्यूब की साइड a को
कोन के डायमेंशन से जोड़ती है। आज प्रिज्म और चलिए, पिरामिड के फॉर्मूला को हमेशा के लिए सबसे आसान पहले बनाते हैं। प्रिज्म क्या है? सोचिए, इसके दो बेस होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे और पैरेलल होते हैं। इसका पहला फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया। बस बेस के पेरीमीटर को हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब टोटल सरफेस एरिया, ये तो और भी आसान है। CSA में दोनों बेस का एरिया जोड़ दीजिए। और आखिर में वॉल्यूम, बस बेस के एरिया को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल। तो चलिए अब देखते हैं कि ये फॉर्मूला अलग अलग प्रिज्म पर कैसे काम करते हैं। ध्यान से देखिएगा। इस टेबल में देखिए कैसे बेस का शेप बदलते ही फॉर्मूला भी बदल जाता है। अब बात करते हैं पिरामिड की। प्रिज्म से बिल्कुल अलग इसका सिर्फ एक बेस होता है। पिरामिड में हाइट को समझना जरूरी है। यह है वर्टिकल हाइट h जो एपेक्स से बेस के सेंटर तक होती है। और ये है स्लांट हाइट L। देखिए, ये तिरछे वाले फेस की ऊंचाई होती है जो CSA में काम आती है। पिरामिड का CSA है हाफ इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट। याद रहे, यहां L यूज होगा। और टोटल सरफेस एरिया, बस CSA में बेस का एरिया जोड़ दीजिए। पर याद रहे, यहां सिर्फ एक ही बेस है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला प्रिज्म जैसा ही है, बस इसमें 1/3 लगाना है। और यहां वर्टिकल हाइट h यूज होती है। तो ये हैं सबसे जरूरी बातें। प्रिज्म की CSA में हाइट h और पिरामिड की CSA में स्लांट हाइट L यूज होती है। आज पिरामिड के सारे फॉर्मूलाज को मास्टर। इक्विलैटरल ट्रायंगुलर पिरामिड से। चलिए अब समझते हैं। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया इसके 3 ट्रायंगुलर फेसेस का एरिया होता है। ध्यान से देखिए। टोटल सरफेस एरिया के लिए बस CSA में बेस का एरिया जोड़ देते हैं। सिंपल। और वॉल्यूम होता है 1/3 ऑफ बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। एकदम सीधा हिसाब है। स्लैंट हाइट L निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है, तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल वैसे ही स्लैंट एज पिरामिड के अंदर बने एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज होता है। अब आगे बढ़ते हैं स्क्वायर पिरामिड की तरफ। इसके फॉर्मूलाज देखते हैं। चलिए, एक स्क्वायर पिरामिड में CSA इसके चारों ट्रायंगुलर फेसेस के एरिया का टोटल होता है। वापस टोटल सरफेस एरिया के लिए CSA में स्क्वायर बेस का एरिया प्लस कर देंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला भी सेम पैटर्न फॉलो करता है, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। यहां ध्यान दीजिए, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला थोड़ा बदल जाता है क्योंकि बेस एक स्क्वायर है। अब आती है एक इंटरेस्टिंग चीज, रेक्टेंगुलर पिरामिड। इसमें एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। चूंकि बेस के साइड्स इक्वल नहीं है, इसकी 2 अलग स्लांट हाइट्स होती हैं। चलिए देखते हैं। पहली स्लैंट हाइट L1 बेस के साइड B के कॉरेस्पॉन्डिंग होती है और दूसरी स्लैंट हाइट L2 बेस के साइड L के कॉरेस्पॉन्डिंग होती है। तो इसके CSA कैलकुलेशन में ये दोनों स्लैंट हाइट्स यूज होती हैं। अब अगला स्टेप देखते हैं। और TSA और वॉल्यूम रेक्टेंगुलर बेस एरिया ऐड करके निकालते हैं। बिल्कुल सिंपल। अब आते हैं हमारे आखिरी टॉपिक पर, हेक्सागोनल पिरामिड। चलिए अब इसे समझते हैं। इसका CSA 6 ट्रायंगुलर फेसेस का एरिया है और TSA के लिए बेस एरिया जोड़ देंगे। और एक बार फिर वॉल्यूम का वही फंडामेंटल रूल है जो हम देखते आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि स्लैंट हाइट हेक्सागोनल बेस के एपोथेम पर डिपेंड करती है। तो सबसे जरूरी है इन पैटर्न्स को देखना। बेस का शेप बदलता है पर लॉजिक सेम रहता है। समझेंगे। अब टेट्राहीड्रन के एक पिरामिड सोचिए। आप सबने देखा ही होगा। अब सोचिए, अगर उस पिरामिड का बेस यानी आधार भी एक ट्रायंगल हो तो बस यही है टेट्राहेड्रॉन। तो इस स्पेशल पिरामिड को ही कहते हैं टेट्राहीड्रॉन या चतुष्फलक। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है इसकी परफेक्ट सिमेट्री। इसके सभी फेसेस और एजेस बिल्कुल बराबर होते हैं। अच्छा, तो अब इसका सरफेस एरिया कैसे निकालें? चलिए इसको बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में ब्रेक करते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है इसकी जो 3 साइड वाली फेसेस हैं बस उनका एरिया। सिंपल है ना? और इसका फॉर्मूला भी सिंपल है, बस 3 टाइम्स एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, यानी 3 टाइम्स √3/4a²। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया पर। इसमें हम बस CSA के साथ बेस का एरिया भी जोड़ देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया हुआ 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का एरिया। यहां 4 से 4 कैंसिल हो जाता है और फॉर्मूला बनता है √3a²। तो सरफेस एरिया तो हो गया। अब देखते हैं इसकी हाइट और वॉल्यूम, यानी इसके अंदर कितनी जगह है। अब अगला स्टेप देखते हैं ध्यान से। इसकी हाइट यानी h का फॉर्मूला होता है a√2/3 और वॉल्यूम वो तो किसी भी पिरामिड की तरह ही निकलता है 1/3
इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। और जब हम बेस एरिया और हाइट की वैल्यूज रखते हैं तो वॉल्यूम का फाइनल फॉर्मूला ये निकल के आता है। ये रही सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की एक समरी। चाहे तो यहाँ पॉज करके इन्हें नोट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझते हैं। शुरू करते पर किसी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे कहते हैं एक्स एक्सिस। फिर एक वर्टिकल लाइन इसको क्रॉस करती है, ये है वाई एक्सिस। इन दोनों को कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। और जहां ये दोनों मिलती हैं वो पॉइंट है ओरिजिन, यानी 0,0। किसी भी पॉइंट को उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट से पहचाना जाता है। ओके, चलिए अब समझते हैं कि पॉइंट्स के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस निकालने के दो मेन केसेस हैं और दोनों ही एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से दूरी निकालने के लिए ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन सोचिए, अगर ओरिजिन से नहीं बल्कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालनी हो तो उसके लिए हम ये जनरल डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। इसे नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी है। अच्छा, अगला फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। ये एक लाइन को एक खास रेशियो में डिवाइड करता है। मानिए एक लाइन दो पॉइंट्स को जोड़ रही है। ये फॉर्मूला उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताता है जो उसे डिवाइड करता है। तो डिवाइड करने वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे निकालते हैं। चलिए अब अगला स्टेप देखें। और बिल्कुल वैसे ही ये रहा वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला। ध्यान रखें, एक्स और वाई अलग अलग निकालते हैं। ये टेबल तो चलिए सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को एक जगह दिखाता है। एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। ये आज समझते हैं कि स्लोप ऑफ अ लाइन समझते हैं कि स्लोप का बेसिक मतलब क्या होता है। देखिए, कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम थीटा कहते हैं। और इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। स्लोप यानी m होता है tan थीटा। अब ये चीज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस पर कैसे काम करती है, बड़ा मजेदार है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए एंगल 0 डिग्री होता है, इसलिए tan 0 भी 0, मतलब स्लोप भी 0। और एक एकदम सीधी वर्टिकल लाइन का क्या, उसका एंगल तो 90 डिग्री होता है। तो m होगा tan 90 डिग्री, जो कि अनडिफाइंड है, यानी स्लोप इनफिनाइट है। चलिए अब स्लोप कैलकुलेट करना सीखते हैं। पहला मेथड देखते हैं। अब अगला स्टेप देखते हैं ध्यान से। अगर लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसी दी हो तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला है -x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट, यानी सीधा सा फॉर्मूला है m = -a/b। लेकिन अगर इक्वेशन ना हो और लाइन पर बस दो पॉइंट्स पता हो, तब क्या? मान लीजिए ये पॉइंट्स हैं x1 y1 और x2 y2। तब स्लोप होगा y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। सोचिए, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कैसे करेंगे? एक एग्जाम्पल देखते हैं। वैल्यूज डालिए, कैलकुलेट कीजिए और आ गया फाइनल आंसर। स्लोप है 2। तो चलिए एक बार दोनों फॉर्मूलाज को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। इसके कोने हैं A, B और C। तो पहला कॉन्सेप्ट, किसी भी ट्राइंगल का एरिया यानी क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? ये फॉर्मूला थोड़ा लंबा है, पर इसे याद रखने का एक मस्त तरीका है। ध्यान से देखिए। सोचिए, अगर ये सवाल एग्जाम में आ जाए तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब अगला स्टेप देखिए ध्यान से। बस x और y की वैल्यूज को फॉर्मूले में डालना है और बस कैलकुलेशन करते ही जवाब आ गया। सिंपल था ना? बहुत बढ़िया। अब आते हैं हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट पर, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड होता क्या है? सिंपल भाषा में ये ट्रायंगल का सेंटर पॉइंट है और इसका फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है, बस तीनों कोऑर्डिनेट्स का एवरेज निकालना है। चलिए अब इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इन वर्टिसेस का सेंट्रॉइड निकालते हैं। पहले x कोऑर्डिनेट्स को जोड़ें, फिर y कोऑर्डिनेट्स को और 3 से डिवाइड कर दें। तो हमारा सेंट्रॉइड आ गया 4,4 पर। देखा कितना सटीक। ठीक है, अब चलते हैं आज के आखिरी और तीसरे कॉन्सेप्ट पर, इन सेंटर। इन सेंटर भी ट्राइंगल के अंदर एक बहुत स्पेशल पॉइंट है जो उसके एंगल से रिलेटेड है। ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा जरूर है, पर यहां A, B, C बस साइड्स की लंबाइयां हैं। तो इसे इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले तीनों साइड्स की लंबाई पता होनी चाहिए। इसका तरीका भी सीधा है, x कोऑर्डिनेट को सामने वाली साइड से गुणा करें और y के लिए भी सेम। तो चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं तीनों फॉर्मूलों का। इन्हें नोट जरूर कर लीजिए। ये तीनों फॉर्मूले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत काम आते हैं। इनसे मुश्किल सवाल भी हल हो जाते हैं। है सर्कम तो अब इन सेंटर, फॉर्मूलों जिसे हम परिकेंद्र भी कहते हैं।
चलिए अब समझते हैं कि ये होता क्या है। ये त्रिभुज का एक यूनिक सेंटर पॉइंट है और ये रहा इसका फॉर्मूला। ध्यान से देखिए, इसमें x, y और साइन का इस्तेमाल हुआ है। सोचिए, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कैसे करेंगे? हमें कोऑर्डिनेट्स और एंगल्स चाहिए। बस x, y और एंगल्स की वैल्यूज को फॉर्मूले में सही जगह रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट पर, ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर यानी लंब केंद्र वो पॉइंट है जहां त्रिभुज की तीनों एल्टीट्यूड्स मिलती हैं। इसका फॉर्मूला tan का इस्तेमाल करता है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। सर्कम सेंटर की तरह ही यहाँ भी हमें वर्टिसेस और एंगल्स की जरूरत पड़ेगी। अब अगला स्टेप देखते हैं ध्यान से, बस वैल्यूज को फॉर्मूले में रखना है। अब एक बहुत ही कॉमन और यूजफुल फॉर्मूला, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये फॉर्मूला तब काम आता है जब हमें लाइन पर कोई भी 2 पॉइंट्स पता हो। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, A और B। इसे सॉल्व करना बहुत आसान है, बस ये आसान से स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, पॉइंट्स से नंबर्स को सीधे फॉर्मूले में डालना है और बस एक छोटी सी कैलकुलेशन के बाद ये रहा हमारा फाइनल आंसर। इससे पहले समझते हैं सर्कम सेंटर यानी परिकेंद्र क्या होता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस हैं A, B और C। अब एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखिए, जब तीनों साइड्स के बाइसेक्टर्स बनाते हैं वो एक कॉमन पॉइंट पर मिलते हैं। इसी इंटरसेक्शन पॉइंट को हम सर्कम सेंटर कहते हैं, है ना आसान? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, ऑर्थोसेंटर यानी लंब केंद्र। इसके लिए भी चलिए एक ट्रायंगल इमेजिन करते हैं। एक वर्टेक्स से उसकी ऑपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर लाइन यानी ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। जब तीनों वर्टिसेस से एल्टीट्यूड्स बनाए जाते हैं वो भी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और इसी पॉइंट को कहते हैं ऑर्थोसेंटर। ये फॉर्मूला एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोसेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक प्लेन पर कोई भी 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो उनसे होकर गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? उसके लिए हम ये 2 पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। इसे नोट कर लीजिए। तो आज हमने 3 जरूरी फॉर्मूलाज को समझा। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। 2 लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। यह है हमारी पहली लाइन की इक्वेशन। A1, B1 और C1 इसके कांस्टेंट्स हैं। और यह है लाइन नंबर 2। देखिए, इसके कांस्टेंट्स A2, B2 और C2 अलग हैं। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट यानी जहां ये एक दूसरे को काटती हैं, कैसे निकालेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूला से निकलता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पैटर्न देखिए। और y कोऑर्डिनेट के लिए देखिए, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। याद रखना आसान है ना? परफेक्ट। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब सीखेंगे एक पॉइंट से एक लाइन के बीच की सबसे छोटी दूरी निकालना। ये रहा इसका फॉर्मूला। थोड़ा लंबा लग रहा है, चलिए ब्रेक डाउन करते हैं। एक चीज याद रखें, ये जो मॉड्यूलस साइन है इसका मतलब है दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। ओके, अब आते हैं हमारे आखिरी फॉर्मूला पर। इसमें हम 2 पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी निकालना सीखेंगे। सिंपल है। पैरेलल लाइंस में एक चीज कॉमन होती है, A और B के कोएफिशिएंट्स हमेशा सेम रहते हैं। और ये है इसका फॉर्मूला। देखिए पिछले फॉर्मूले से कितना मिलता जुलता है, बस न्यूमरेटर अलग है। तो देखा, ये तीनों फॉर्मूलेज आपस में कनेक्टेड हैं, इसलिए इन्हें एक साथ याद रखना आसान है। तो चलिए एक क्विक रिकैप हो जाए ताकि सब कुछ अच्छे से याद रहे। ये देखिए, तीनों फॉर्मूलाज एक साथ। रिवीजन के लिए इसका एक स्क्रीनशॉट सबसे तो बनता जरूरी है। स्क्वायर फॉर्मूला से पहला है a + b होल स्क्वायर्ड। देखिए ये एक्सपैंड होकर ऐसा दिखता है। इस इमेज से समझना आसान है। टोटल एरिया इन छोटे हिस्सों को जोड़कर बनता है। चलिए अब समझते हैं नंबर्स से। अगर a 3 है और b 2 तो जवाब 25 आता है। नेक्स्ट है a - b होल स्क्वायर। अब अगला स्टेप देखते हैं ध्यान से। दोनों फॉर्मूलाज में फर्क देखा, सिर्फ 2ab के साइन का ही तो है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। ये फैक्टराइजेशन में टाइम बचाता है। फॉर्मूला सिंपल है, a² - b² होता है a + b टाइम्स a - b। सोचिए, अगर ये सवाल एग्जाम में आए तो कैसे करेंगे? चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। और अब कुछ मजेदार करते हैं। क्या होगा अगर हम पहले 2 फॉर्मूलाज को मिला दें? देखिए, इन्हें ऐड करने पर 2ab टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं और ये रिजल्ट मिलता है। और अगर सब्ट्रैक्ट करें तो a² और b² गायब,
बिल्कुल जादू की तरह, है ना? तो देखा, ये सारे फॉर्मूलाज आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? एक पूरा टूल किट है ये। थोड़ा और एडवांस देखने के लिए तैयार? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला 3 टर्म्स के लिए है। पैटर्न वही है, बस थोड़ा सा लंबा है। याद रखें, प्रैक्टिस से ही इन फॉर्मूलाज पर कमांड बनेगी, तो लगे आज हम रहिए। सीखेंगे क्यूब ऑफ जाते अ जाते- सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब्स और A4 माइनस B4 फॉर्मूला। ओके, पहला फॉर्मूला A प्लस B होल क्यूब। इसका एक्सपैंडेड फॉर्म है A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस B क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB A प्लस B। ये याद रखना आसान है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। x प्लस 2 क्यूब। यहाँ a है x और b है 2। फॉर्मूला में वैल्यू रखिए और सिंप्लीफाई करके ये रहा फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट है a माइनस बी होल क्यूब। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस साइंस का ध्यान रखना है। सिंप्लीफाइड फॉर्म है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। देखा, माइनस साइन ने सब बदल दिया। चलिए y माइनस 3 होल क्यूब सॉल्व करते हैं। a है y, b है 3। वैल्यूज डालिए और ये रहा फाइनल आंसर। ओके, अगला फॉर्मूला सम ऑफ क्यूब्स, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब। ये a प्लस b क्यूब से अलग है, ध्यान से। ये फॉर्मूला एक्चुअली a प्लस b होल क्यूब से ही निकला है, बस थोड़ा सा रीअरेंज करना है। देखिए कैसे। इसका एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्ड फॉर्म है a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ये बहुत काम आता है। बिल्कुल वैसे ही। अब आते हैं डिफरेंस ऑफ क्यूब्स पर। a क्यूब माइनस b क्यूब। इसके भी 2 फॉर्म्स हैं। पहला डिराइव्ड है और दूसरा फैक्टर्ड। दोनों ही सुपर यूजफुल हैं। अब एक स्पेशल फॉर्मूला a4 माइनस b4। कॉम्प्लेक्स लग रहा है, पर है बहुत आसान। इसकी ट्रिक है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। सोचिए, a पावर 4 होता है a स्क्वायर का स्क्वायर। सिंपल राइट? तो a4 माइनस b4 को हम 2 बार ब्रेक कर सकते हैं और एंड में मिलता है ये फाइनल फॉर्म। बिल्कुल आसान है। तो ये है सारे फॉर्मूलाज एक साथ। रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम आएगा। तो ये है अपना रोड मैप। इन 7 पावरफुल केसेस को आज मास्टर करना है। ओके, तो शुरू करते हैं पहली फैमिली से, जहां a क्यूब्ड प्लस b क्यूब्ड हमेशा 0 होता है। ये है इस ग्रुप का मेन रूल। इस कंडीशन को बस याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला ये है। अब अगर ये पार्ट 0 हो गया तो सब 0। अब ये केस देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। लगता अलग है, पर है वही चीज। चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखा, घूम फिरकर हम वापस केस 1 की कंडीशन पर ही आ गए। एक और वेरिएशन देखते हैं। कंडीशन थोड़ी ट्रिकी लग रही है, पर चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। और देखिए, वही पैटर्न सिंप्लीफाई करने पर यह भी सीधा केस 1 ही बन जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी फैमिली की तरफ, जहां a क्यूब्ड माइनस b क्यूब्ड 0 होता है। चलिए अब समझते हैं केस 5। यहां पर की है ये -1। इसे सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलती है ये कंडीशन, जो a क्यूब्ड माइनस b क्यूब्ड इक्वल टू 0 देती है। केस 6 भी इसी पैटर्न पर है। इस कंडीशन का रिजल्ट भी a क्यूब्ड माइनस b क्यूब्ड 0 ही है। अब आते हैं 2 बहुत ही स्पेशल केसेस पर। ये एग्जाम्स में बहुत काम आते हैं। तो केस 2 में अगर ये कंडीशन दी है तो इसका सीधा मतलब है कि a क्यूब 1 होगा। इसको प्रूव करना बहुत आसान है। बस a माइनस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए और रिजल्ट आपके सामने है। और अब सबसे पावरफुल शॉर्टकट। सोचिए, अगर ये सवाल एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे? अब अगला स्टेप देखते हैं ध्यान से। कंडीशन को रीअरेंज करके दोनों तरफ क्यूब कर देंगे। लेफ्ट साइड को हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला से एक्सपैंड कर लेंगे। सिंपल। अब बस ओरिजिनल कंडीशन को सब्स्टिट्यूट करना है। रीअरेंज कीजिए और ये रहा फाइनल आंसर 3। तो ये है आपका नया एल्जेब्रिक टूलकिट। इन 7 कंडीशंस को हमेशा याद रखिए। फॉर्मूला है x स्क्वायर प्लस a और b का सम इंटू x प्लस a और b का प्रोडक्ट। इसको ठीक से समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो a हुआ 2 और b हुआ 3। वैल्यूज डालने पर आंसर मिला x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आसान था ना? शानदार। अब चलते हैं दूसरी आइडेंटिटी की तरफ। ये पहली वाली जैसी ही है। इसमें बस एक छोटा सा फर्क है, मिडिल टर्म के आगे माइनस साइन लग जाता है। चलिए देखते हैं। यहाँ a है 5, b है 2,
तो आंसर बन गया x² माइनस 7x प्लस 10। ओके, अब बारी है एक बड़े और पावरफुल फॉर्मूला की। घबराना नहीं है, हम इसे आसान बना देंगे। देखिए, इसके दो फैक्टर्स हैं। पहला a प्लस b प्लस सी और फिर ये दूसरा बड़ा ब्रैकेट। अब इसका एक खास केस देखते हैं। ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सोचिए। अगर a, b और c तीनों सेम हो जाएं तो क्या होगा? अगर a, b, c बराबर हैं तो ये पूरा ब्रैकेट 0 हो जाता है। और जब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट भी 0 ही होता है। तो हमारा फाइनल शॉर्टकट है a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc। बहुत टाइम बचाएगा। तो आज हमने ये 3 जरूरी आइडेंटिटीज सीखी हैं। चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ये है अब एक सवाल। जीरो सम रूल। कंडीशन सिंपल है, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो a³ प्लस b³ प्लस c³ का सीधा जवाब है 3abc। बस इतना सिंपल। देखिए, ये मास्टर फॉर्मूला से आता है। जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है तो पूरा फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो जाता है। लेकिन सोचिए, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 ना हो, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे? ये है वो मास्टर फॉर्मूला। हमारे सारे स्पेशल केसेस और शॉर्टकट्स सब यहीं से आते हैं। अब एक प्रो लेवल ट्रिक देखते हैं। जब नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी में हो। तो एपी क्या होता है? जब नंबर्स के बीच का डिफरेंस यानी डी हमेशा सेम रहता है। अगर ए बी सी एपी में है तो फॉर्मूला के इस हिस्से का भी एक शॉर्टकट है। इतनी लंबी कैलकुलेशन की जगह इसका जवाब सीधे 3d² हो जाता है। कितना आसान। आप देखते हैं सबसे पावरफुल शॉर्टकट। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आएगा। कंडीशन वही है, ए बी सी एपी में है, कॉमन डिफरेंस डी है और मिडिल टर्म बी। तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc ये क्या बन जाता है? चलिए देखते हैं। ये पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके बन जाता है 9bd²। सोच लीजिए कितना टाइम बचेगा। चलिए, सिर्फ जो कुछ फॉर्मूला भी सीखा उसे इस टेबल से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। चलिए इस तरह अब के इन सवालों को shortcuts- सॉल्व करने का शॉर्टकट सीखते हैं। तो मान लीजिए कि x प्लस 1/x की वैल्यू a है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को दोनों तरफ से स्क्वायर करते हैं। इसे एक्सपैंड करने पर x कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा ये। अब इस 2 को दूसरी तरफ ले जाइए और ये रहा हमारा पहला फॉर्मूला। तो अब हमारे सवाल पर वापस आते हैं। यहाँ a की वैल्यू 3 है तो जवाब होगा 7। और अगर x माइनस 1/x दिया हो तो फॉर्मूला में बस +2 हो जाता है। अब अगला स्टेप देखते हैं ध्यान से। हायर पावर्स निकालने के लिए बस स्क्वायर करते जाना है। हर बार स्क्वायर करने पे हम बस -2 करते जाते हैं। देखिए ये पैटर्न कितना सिंपल है। अब देखते हैं कि प्लस से माइनस फॉर्म में या माइनस से प्लस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। चलिए अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेशल केस देखते हैं। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू √2 दी गई हो तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से x² प्लस 1/x² 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि x की पावर 4 प्लस 1 0 के बराबर है। यानी x की पावर 4 की वैल्यू है -1। ये रिजल्ट सीधा याद रखना है। चलिए अब देखते हैं कुछ जनरल शॉर्टकट फॉर्मूले। ये जनरल फॉर्मूले किसी भी पावर n के लिए काम करते हैं। बहुत पावरफुल शॉर्टकट है ये। तो चलिए इन सभी फॉर्मूलों का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सोचिए, एक प्लेन सोचिए। पर जब 2 लाइंस होते हैं तो उनके बीच क्या-क्या पॉसिबल है? सबसे पहली चीज है उनके बीच का एंगल। चलिए इसका फॉर्मूला समझते हैं। तो एंगल यानी थीटा निकालने का फॉर्मूला tan थीटा से शुरू होता है। देखिए ऊपर आएगा दोनों लाइंस की स्लोप्स यानी m1 और m2 का डिफरेंस। सिंपल। और नीचे 1 प्लस दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट। बस हो गया फॉर्मूला। कितना आसान है ना। इस फॉर्मूला के नाम 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल केसेस हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो एंगल 0 होगा और tan 0 0 होता है। इसका मतलब साफ है, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स हमेशा इक्वल होंगी। और परपेंडिकुलर लाइंस के केस में एंगल होगा 90 डिग्री और tan 90 तो अनडिफाइंड होता है। तो इसका मतलब उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट हमेशा -1 होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। एंगल तो ठीक है, पर सवाल यह है कि लाइंस मिलती भी हैं या नहीं और कहां। इसके लिए ना लाइंस की जनरल इक्वेशंस देखते हैं। सारा खेल इनके कोफिशिएंट्स का है। पहला केस, अगर तीनों कोफिशिएंट्स के रेशियोज एकदम बराबर हैं तो क्या होगा? सोच के देखिए। इसका मतलब लाइंस एक दूसरे के ठीक ऊपर हैं, मतलब वो एक ही लाइन है। और इसलिए सॉल्यूशंस होंगे इनफाइनाइट, क्योंकि हर पॉइंट एक सॉल्यूशन है। अब अगला केस देखते हैं ध्यान से। अगर पहले 2 रेशियो तो बराबर हैं पर तीसरा नहीं,
तो लाइंस हो जाती हैं पैरेलल, ये कभी नहीं मिलेंगी। इसलिए इस केस में मिलेगा 0 सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं। और आखिरी केस, अगर पहले दो रेशियोज ही बराबर ना हो तो फिर क्या? तब तो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, एक यूनिक पॉइंट पर एक दूसरे को काटेंगी। मतलब हमें मिलेगा अ सिंगल यूनिक सोल्यूशन, बस एक। तो ये हैं सारी इंपॉर्टेंट कंडीशंस एक साथ। चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो रिवीजन के लिए। इंडिसेस और सर्ट्स, इनमें आखिर में डिफरेंस क्या होता है, आइए देखते हैं। ये एक सिंपल सा रूल है, अगर पावर 1 से ज्यादा तो वो इंडिसेस है और अगर 1 से कम तो सर्ट्स। इस एग्जाम्पल को देखिए, इसमें पावर का जो 7 हिस्सा है वो इंडेक्स है और 1/3 वाला हिस्सा सर्ड है। चलिए अब घाट के जरूरी नियम यानी लॉज ऑफ इंडिसेस देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं और डिवाइड में सब्ट्रैक्ट, बस इतना सा। और जब पावर के ऊपर पावर हो तो बस उन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। नेगेटिव पावर का मतलब है रेसिप्रोकल, यानी नंबर को बस ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाना है। ये 3 खास नियम हमेशा याद रखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आते हैं। इक्वेशंस में अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी और अगर पावर सेम है तो बेस इक्वल होगा। ठीक है, अब इन नियमों को यूज करके कुछ सीरीज के सवाल सॉल्व करते हैं। चलिए सोचिए, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, इतना आसान। इसका जवाब हमेशा आ ही होता है। जो नंबर अंदर है वही आंसर है। लेकिन अगर ए और बी यानी अलग अलग नंबर्स हों तब क्या करेंगे? चलिए इसका मेथड देखते हैं। तो स्टेप 1, पूरी सीरीज को x मान लीजिए। फिर सीरीज को ऐसे लिखिए और दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। अब अगला स्टेप देखते हैं, ध्यान से। फिर से स्क्वायर कीजिए, इसके बाद x से डिवाइड करना है। और तो ये रहा आज हमने हमारा सीखा इंडिसेस, सर्ट्स, उनके नियम और सीरीज के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। हमारा प्लान, एक अब एक एक करके शॉर्टकट्स का पूरा टूल किट तैयार करेंगे। ये सवाल देखने में तो बड़ा मुश्किल है ना? पर क्या इसे सेकंडों में सॉल्व किया जा सकता है? तो चलिए सबसे पहले और सबसे आसान सवाल से शुरू करते हैं। ये रूल थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है पर इसका बेसिक आइडिया सिर्फ गिनती करना है। देखिए, यहाँ 4 रूट्स हैं, बस फॉर्मूला लगाइए और जवाब सामने है। अब बात करते हैं अनंत सीरीज की, जिसमें जोड़ या घटाव हो। यहाँ सबसे पहले बस एक सवाल पूछना है जो हमें 2 अलग रास्तों पर ले जाएगा। क्या रूट के अंदर वाले नंबर के 2 लगातार फैक्टर बन सकते हैं? इसी से शॉर्टकट तय होगा। तो चलिए पहले रास्ते पर चलते हैं, जहां नंबर के फैक्टर आसानी से बन जाते हैं। अगर सीरीज में प्लस का साइन है तो जवाब हमेशा बड़ा वाला फैक्टर होगा। जैसे 56 के फैक्टर हैं 8 और 7, सीरीज प्लस वाली है तो जवाब है 8। और अगर सीरीज में माइनस का साइन है तो लॉजिक उल्टा हो जाता है, जवाब होगा छोटा फैक्टर। याद है वो पहला सवाल? 90 के फैक्टर हैं 10 और 9, ये माइनस सीरीज है तो जवाब 9 होगा। पर तब क्या, जब नंबर के फैक्टर ही ना बने? उसके लिए भी एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ये एक फॉर्मूला उन सभी सवालों पे काम करता है जिनके फैक्टर नहीं बनते। जैसे 5 के फैक्टर नहीं बनते तो इसे बस फॉर्मूले में डाल दीजिए और ये रहा जवाब। यही चीज माइनस सीरीज के लिए भी काम करती है, बस साइन बदल जाता है। ये टेबल हमारा पूरा टूल किट है। हर तरह के सवाल के लिए एक अलग प्रॉब्लम देखते हैं जहां नंबर्स का डिफरेंस यानी अंतर सेम हो। सोचिए, अगर ये सवाल एग्जाम में आ जाए तो कैसे करेंगे? चलिए सबसे पहले इनका डिफरेंस चेक करते हैं। देखा, यहाँ हर पेयर का डिफरेंस 2 है। बस यही हमारी ट्रिक का सीक्रेट है। अब इस रूल को जरा ध्यान से समझिए। यहाँ सबसे छोटा प्रोडक्ट ही सबसे बड़ी वैल्यू देगा। इंटरेस्टिंग है ना? अब अगला स्टेप देखते हैं। बिल्कुल ध्यान से, हम हर पेयर के नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, यहाँ 15 सबसे छोटा प्रोडक्ट है और 99 सबसे बड़ा। तो रूल याद है ना? सबसे छोटा प्रोडक्ट यानी सबसे बड़ी वैल्यू, और सबसे बड़ा प्रोडक्ट मतलब सबसे छोटी वैल्यू। चलिए अब इसका दूसरा टाइप देखते हैं। अब बात होगी सम यानी योगफल वाले सवालों की। यहाँ लॉजिक तो वैसा ही है, लेकिन रूल बिल्कुल उल्टा है। चलिए पहले सम चेक करते हैं। और ये रहा नया रूल। यहाँ सबसे बड़ा प्रोडक्ट ही सबसे बड़ी वैल्यू देगा, पहले वाले से एकदम ऑपोजिट। देखिए, यहाँ हर पेयर का टोटल 11 है, तो मतलब हमारा रूल यहाँ काम करेगा।
ठीक है, आप इनके प्रोडक्ट्स निकालते हैं। हमें मिलेगा 24, 18, 28 और 30। तो सीधा हिसाब है, सबसे बड़ा प्रोडक्ट 30 मतलब सबसे बड़ी वैल्यू, और सबसे छोटा प्रोडक्ट 18 मतलब सबसे छोटी वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं इरैशनल इक्वेशंस की तरफ। ये भी बहुत आसान है, बस ध्यान से देखिए। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम बस ये आसान से स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले इस 2 को रूट के अंदर ले जाते हैं, तो ये 4 बन जाएगा, और 4 × 5 हो गया 20। अब बस दोनों साइड्स को कंपेयर करना है। साफ दिख रहा है कि A है 3 और B है 20। ओके, चलिए अब आखिरी टाइप पर चलते हैं। इसमें अलग अलग इरैशनल टर्म्स होते हैं। इसका तरीका भी सिंपल है, दोनों तरफ के एक जैसे टर्म्स को आमने सामने रखकर कंपेयर करना है। इस टेबल से समझते हैं, बस हर रूट के साथ वाले नंबर को मैच करना है। √3 RHS में नहीं है, इसलिए B 0 इस हो सवाल गया। से शुरू करते हैं। तो ये सोचिए अगर ये परीक्षा में आ जाए तो इसे कैसे हल करेंगे। हमारी पहली तरकीब है जब वर्गमूल के अंदर एक और वर्गमूल हो। चलिए इसे समझते हैं। इसका सारा राज इस सूत्र में छिपा है। हमें अंदर के व्यंजक को √a + √b का स्क्वायर का रूप देना है। तो हमारा मकसद सीधा सा है, हमें 5 को a + b और 6 को a × b में तोड़ना है। सोचिए ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं? बिल्कुल सही, वो संख्याएं हैं 3 और 2। अब अगला कदम देखते हैं ध्यान से। हमने 5 + 2 √6 को √3 + √2 स्क्वायर लिख दिया है, और वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। देखा, ये कितना ज्यादा आसान था। चलिए अब अगली तरकीब देखते हैं, जब हर यानी डिनोमिनेटर में वर्गमूल हो। ऐसे सवालों के लिए ये एक छोटा सा सूत्र है जो समय बचाता है। इसे नोट कर लीजिए। ये सूत्र तब काम आएगा जब सवाल का प्रारूप बिल्कुल ऐसा हो। अब आते हैं तीसरी तरकीब पर, सबसे छोटा और सबसे बड़ा मान कैसे निकालें। चलिए अब समझते हैं कि इस तरह के सवाल को हल करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले हम इन मूलों का एलसीएम निकालेंगे। यहां 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम 12 है। इस तालिका में आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा मान 81 है और सबसे छोटा 36। इससे साफ पता चलता है कि ³ √3 सबसे बड़ा और 6√6 सबसे छोटा है। पर तब क्या करें जब संख्याओं का अंतर एक जैसा हो, जैसे √7 - √5, √5 - √3। ऐसे में हम मूल के अंदर की संख्याओं का गुणनफल यानी प्रोडक्ट देखते हैं। अब यहां ध्यान देना है, नियम बिल्कुल उल्टा है। जिसका गुणनफल सबसे छोटा वही मान सबसे बड़ा होगा। तो आज हमने ये जो नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8, इनमें आखिर क्या खास बात है। चलिए सबसे पहले समझते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी भी कहते हैं। एपी का मतलब है एक ऐसी सीरीज जहां हर अगला नंबर एक फिक्स्ड डिफरेंस से बनता है। इसमें ए होता है पहला टर्म और डी है वो कॉमन डिफरेंस। सिंपल है ना? सोचिए अगर सीरीज का 50वां टर्म निकालना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। ये है वो फॉर्मूला। यहां tn वो टर्म है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। अब अगर शुरू के कुछ टर्म्स का टोटल यानी सम निकालना हो तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। ये कुछ खास टर्म्स हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आते हैं। एग्जाम में टाइम बचेगा। अब अगला स्टेप देखते हैं ध्यान से। चलिए अब समझते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को, यानी जीपी। तो जीपी में हम जोड़ते नहीं हैं, बल्कि एक फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करते चलते हैं। देखिए सीक्वेंस कुछ ऐसे आगे बढ़ती है, पहले आ, फिर आर, फिर आर स्क्वायर। तो जीपी में कोई भी nth टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला काम आता है। जीपी में टर्म्स का सम निकालना थोड़ा अलग है। सब कुछ कॉमन रेशियो आर पर डिपेंड करता है। ध्यान दीजिए, अगर आर 1 से छोटा है तो अलग फॉर्मूला, और अगर बड़ा है तो दूसरा। और एक स्पेशल केस, अगर आर बिल्कुल 1 हो तो सम निकालना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल एपी की तरह ये जीपी के कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आएंगे। तो चलिए जल्दी से एक एपी मतलब कांस्टेंट डिफरेंस और जीपी मतलब कांस्टेंट रेशियो यानी मल्टीप्लिकेशन। सब कुछ एक एंगल से शुरू होता है। तो सोचिए एक एंगल है एंगल YAX। इसकी 2 आर्म्स हैं AX और AY। इस एंगल को हम बुलाएंगे थीटा यानी थीटा। बस एक ग्रीक लेटर है, डरना नहीं। अब देखिए अगला स्टेप। एक सीधी लाइन PM खींचते ही बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये रहा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल AMP। और हां, यहीं से असली मजा शुरू होगा। अब मिलते हैं इस ट्रायंगल के 3 हीरोज से, परपेंडिकुलर P,
बेस भी और हाइपोटेनियस h। इन्हीं तीनों साइड से बनते हैं हमारे मेन रेशियोज। चलिए ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहला है साइन थीटा। इसका फॉर्मूला है परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से डिवाइड करना। यानी शॉर्ट में साइन थीटा हुआ p/h, है ना सिंपल। इसके बाद आता है कॉस थीटा। ये रेशियो है बेस और हाइपोटेन्यूज का। मतलब cos थीटा बराबर हुआ b/h के। इसे याद रखना भी आसान है। और मेन टीम का तीसरा हीरो है tan थीटा, जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिंपली कहें तो tan थीटा है p/b। यहां तक सब क्लियर है? बहुत बढ़िया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब इनके 3 उल्टे पार्टनर्स को भी देखते हैं। कोसेक थीटा साइन का एकदम उल्टा है, तो ये हुआ हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब कोसेक थीटा है h/p। देखा कितना आसान है ये? ठीक वैसे ही सेक थीटा है कॉस का उल्टा, पार्टनर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो सेक थीटा का फॉर्मूला बन गया h/b। बस लगभग हो गया। और आखिर में है कॉट थीटा, जो टैन का उल्टा है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा हुआ b/p। और बस ये सारे रेशियोज अब क्लियर हैं। बहुत अच्छे। तो ये रहे हमारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक साथ। एक नजर में सब याद तो हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अब जब ये कॉम्प्लीमेंट्री ratio- एंगल्स के जादू से। देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल थीटा है, तो दूसरा हमेशा 90 माइनस थीटा ही होगा। तो पहला रूल, साइन 90 माइनस थीटा बन जाता है कॉस थीटा। सिंपल। और इसका ठीक उल्टा, कॉस 90 माइनस थीटा बन जाता है साइन थीटा। ये है पहला मैजिक पेयर। अब दूसरा पैर देखते हैं। tan 90 माइनस थीटा बदल जाता है cot थीटा में। और बिल्कुल वैसे ही cot 90 माइनस थीटा बन जाता है tan थीटा। तीसरी जोड़ी है सेक और कोसेक की। सेक 90 माइनस थीटा हो जाता है कोसेक थीटा। और आखिर में कोसेक 90 माइनस थीटा बदल जाता है सेक थीटा में। हो गए सारे पेयर्स। तो बस ये 3 जोड़ियां दिमाग में रखनी है, सिन कॉस, टैन कॉट और सेक कोसेक। आसान है ना? ये तो हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री की 3 मास्टर आइडेंटिटीज। पहली और सबसे फेमस आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1। इस एक फॉर्मूला से देखिए और भी फॉर्मूलाज बन जाते हैं, बस थोड़ा सा रीअरेंज करना है। अब आती है दूसरी मास्टर आइडेंटिटी। अब अगला स्टेप देखते हैं ध्यान से। सोचिए, अगर एग्जाम में प्लस की वैल्यू दी हो तो माइनस की वैल्यू निकालना कितना आसान है। और ये है तीसरी आइडेंटिटी। बिल्कुल दूसरी जैसी ही है, बस फंक्शंस अलग है। इसका एप्लीकेशन भी सेम है। अगर एक वैल्यू p है तो दूसरी सीधे 1/p हो जाएगी। तो ये है हमारी 3 मास्टर आइडेंटिटीज एक साथ। इनका एक स्नैपशॉट ले लीजिए समझते मन में। इस अब टेबल को इन देखकर डर लगता है ना, इतने सारे फॉर्मूलेज आखिर कैसे याद होंगे? लेकिन सवाल ये है, क्या इन सबको रट्टा मारना ही पड़ेगा? नहीं, इसका एक बहुत स्मार्ट तरीका है। सीक्रेट ये है कि पूरी टेबल नहीं, बस ये 3 मास्टर कीज याद रखनी है। यह है हमारी पहली और सबसे इंपॉर्टेंट मास्टर की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आती है दूसरी की। ये tan और sec को जोड़ती है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स sec स्क्वायर थीटा। और ये रही हमारी तीसरी की। इससे कॉट और कॉसेक का रिलेशन पता चलता है। तो चलिए इन कीज को यूज करके एक चैलेंज लेते हैं। सारे रेशियोज को साइन थीटा में एक्सप्रेस करते हैं। ओके, शुरू करते हैं पहली आइडेंटिटी से। इसे बस थोड़ा सा रीअरेंज करना है और कॉस थीटा मिल जाएगा। अब अगला स्टेप देखते हैं ध्यान से। टैन होता है साइन बाय कॉस, तो बस कॉस की वैल्यू डाल देनी है। ये वाला तो सबसे आसान है। कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो सीधा 1/sin थीटा। बिल्कुल वैसे ही सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, तो बस उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। और आखिरी है कॉट थीटा, क्योंकि ये टैन का उल्टा है, तो बस टैन के फॉर्मूला को पलट देंगे। सिंपल। और ये देखिए, हमने जो 5 फॉर्मूलाज डिराइव किए वो उस बड़ी सी टेबल से एकदम मैच करते हैं। तो देखा? सोचिए, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे? चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। हम अपना वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने डिराइव किया था, बस साइन थीटा की जगह 3/5 डालना है। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अंडर रूट के अंदर सॉल्व करने पर मिलेगा 16/25 यानी 4/5। तो अब हमारा tan थीटा बन गया 3/5 डिवाइडेड बाय 4/5। यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 3/4। देखा कितना आसान था इस मेथड से। तो इस सब का पॉइंट क्या है? यही कि समझना हमेशा रट्टा मारने से बेहतर है, गलती की गुंजाइश ही नहीं रहती।
तो टेक अवे ये है, बस 3 पाइथागोरन आइडेंटिटीज याद रखें और कोई भी फॉर्मूला खुद डिराइव हो सकता चलिए है। शुरू करते हैं चार तो अब क्वाड्रेंट्स एक के खेल से, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। ये देखिए, एक्स वाई प्लेन 4 बराबर हिस्सों में बनता है, इन्हें क्वाड्रेंट्स कहते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ का रोल बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर साइन, कॉस, टैन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, बिल्कुल सिंपल। अब ध्यान से अगला स्टेप, सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। यहाँ सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। यहाँ क्या रूल होगा, सोचिए। इस जोन में बस टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। और अब आते हैं आखिरी यानी फोर्थ क्वाड्रेंट पर। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हीरो हैं कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं। इतने सारे रूल्स, कंफ्यूजिंग लग रहा है। इसको याद करने की एक सिंपल ट्रिक है, बस ये सीक्वेंस याद रखें, ऑल, सिन, टैन, कॉस, हर वर्ड एक क्वाड्रेंट के लिए। या फिर ऐड शुगर टू कॉफी से भी याद रख सकते हैं, जो आसान लगे। चलिए क्वाड्रेंट्स तो क्लियर हैं, अब जल्दी से नेगेटिव एंगल्स के साइंस को भी समझते हैं। ध्यान दीजिए, सिर्फ कॉस और सेक नेगेटिव साइन को गायब कर देते हैं, बाकी सब में साइन बाहर आ जाता है। शुरुआत करते हैं तो चलिए स्पेशल एंगल्स की वैल्यूज से, ये बहुत काम आने वाली हैं। ये रही साइन 15 डिग्रीज की वैल्यू। अब ध्यान देना, अगली वैल्यू इससे बिल्कुल मिलती जुलती है। देखा, कॉस 15 डिग्रीज की वैल्यू में बस प्लस का साइन है। कितना आसान है याद रखना। और एक सुपर इंटरेस्टिंग बात, साइन 15 डिग्री मतलब कॉस 75 डिग्री और कॉस 15 डिग्री मतलब साइन 75 डिग्री। सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। चलो 18 डिग्री फैमिली की वैल्यूज देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू है ये, और हाँ, यही वैल्यू कॉस 72 डिग्री की भी है, इसको याद रखिएगा। और ये है कॉस 18 डिग्री की वैल्यू, जिसका मतलब है साइन 72 डिग्रीज। मुश्किल सवालों में ये बहुत हेल्प करेगी। ओके, अब अगला स्टेप, ध्यान से। चलिए 36 डिग्री की वैल्यूज की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पर है साइन 36 डिग्री की वैल्यू, और यही वैल्यू कॉस 54 डिग्री की भी होती है। और ये है कॉस 36 डिग्री यानी कि साइन 54 डिग्री। देखिए 18 और 36 डिग्री की वैल्यूज में एक पैटर्न है। चलिए अब आते हैं अपने फाइनल स्पेशल एंगल पर, 22.5 डिग्री या 22.5 डिग्री। ये है साइन 22.5 डिग्रीज की वैल्यू, इसे नोट कर सकते हैं। और यहाँ देखिए कॉस 22.5 डिग्री की वैल्यू, फिर से सिर्फ साइन का ही फर्क है। अब आते हैं असली गेम चेंजर्स पर, एंगल सम रूल्स। ये है असल टाइम सेवर्स। तो पहली कंडीशन, सोचिए, अगर दो एंगल्स ए और बी का सम 90 डिग्री हो तो क्या होगा? तो tan a इंटू tan b हमेशा 1 होगा। ऐसे ही ये सारी आइडेंटिटीज भी हमेशा ट्रू होंगी। अब नेक्स्ट रूल, मान लीजिए किसी सवाल में दो एंगल्स का सम 45 या 225 डिग्री है, तो रिजल्ट बहुत सिंपल है, 1 + tan a इंटू 1 + tan b सीधे 2 के बराबर होगा। चलिए एक आखिरी कंडीशन देखते हैं, अगर a और b का सम 135 डिग्री हो तो इस केस में 1 - tan a इंटू 1 - tan b भी 2 ही होगा। मतलब बस सम चेक करना है। तो इस स्लाइड में सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एक साथ हैं, यहाँ पॉज करके रिवाइज कर सकते हैं। हम क्या सीखने वाले हैं? मैक्सिमम वैल्यूज से लेकर सम और डिफरेंस फॉर्मूलाज तक। शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालना। सबसे पहले ये फॉर्म देखते हैं, m sin थीटा प्लस या माइनस n cos थीटा। चलिए इसका फॉर्मूला समझते हैं। देखिए मैक्सिमम वैल्यू है √m² + n² और मिनिमम बस आगे एक माइनस लगा दो। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ m है 3, n है 4। अब बस फॉर्मूला में वैल्यूज डालते हैं और सॉल्व करने पर मिलता है 5। देखा कितना सिंपल था। चलिए अब कुछ और मैक्समिन फॉर्म्स देखते हैं। अब पूरा ध्यान यहाँ, अगर फॉर्म a sin² थीटा + b cos² थीटा हो तो a और b में जो बड़ा है वो मैक्स और जो छोटा है वो मिन। और इन दो फॉर्म्स के लिए मिनिमम वैल्यू है 2√ab। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं एक स्पेशल केस पर जहां साइन और कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ n ऑड है या इवन, इससे मिनिमम वैल्यू बदल जाती है, मैक्स वैल्यू वही रहती है। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, सम और डिफरेंस के फॉर्मूलाज।
पहले हम साइन और कोसाइन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलाज देखेंगे। ध्यान से देखिए, साइन के फॉर्मूला में साइन सेम रहता है, पर कॉस में साइन उल्टा हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं टैंजेंट और को टैंजेंट के फॉर्मूलाज की तरफ। टैन ए प्लस बी में ऊपर प्लस, नीचे माइनस, और टैन ए माइनस बी में इसका ठीक उल्टा। को टैंजेंट का फॉर्मूला थोड़ा अलग है। यहाँ टर्म्स कैसे बदलते हैं इस पर ध्यान देना। तो हमने मैक्समिन और सम डिफरेंस के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कवर कर लिए। शुरुआत करते हैं डबल एंगल फॉर्मूला से। ये रहा sin 2a का फॉर्मूला। इसका tan वाला वर्जन भी है जो बहुत काम का है। और cos 2a की खास बात, इसके एक नहीं 4 फॉर्म्स हैं। काफी वर्सेटाइल है ना? अब देखिए tan 2a का फॉर्मूला। बस ध्यान रखें डिनोमिनेटर में माइनस साइन है। और ये रहा cot 2a का फॉर्मूला। देखा, tan 2a से काफी मिलता जुलता है। डबल एंगल तो हो गया, अब बारी है हाफ और ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज की। लॉजिक सेम ही है। तो ये है हाफ एंगल फॉर्मूलाज। देखकर ही लग रहा होगा कि ये डबल एंगल से ही बने हैं। ये दोनों आइडेंटिटीज तो सुपर इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज। इनके स्ट्रक्चर पर ध्यान देना जरूरी है। यहाँ 3 और 4 कोएफिशिएंट्स हैं और साइन ए की पावर्स यूज होती हैं। और cos 3a में टर्म्स साइन 3a के बिल्कुल उल्टे हैं। ये याद रखने की बेस्ट ट्रिक है। और आखिर में ये रहा tan 3a का फॉर्मूला। थोड़ा लंबा है पर आसान है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी सेट पर, प्रोडक्ट और सम फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूलाज प्रोडक्ट को डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स में बदल देते हैं, बहुत काम आते हैं। जब भी प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना हो, ये फॉर्मूलाज काम आएंगे। इन चारों फॉर्मूलाज में साइंस और फंक्शंस के बदलाव पर गौर कीजिए। तो आज हम इन बधाई 4 हो। टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये आइडेंटिटीज आपके बहुत काम आएंगी। चलिए सबसे पहले C और D फॉर्मूलाज को समझते हैं। ये सम को प्रोडक्ट में बदलते हैं। तो साइन C प्लस साइन D ये किसके बराबर होता है? ये होता है 2 साइन C प्लस D बाई 2 कॉस C माइनस D बाई 2। देखिए, प्लस में साइन पहले है और साइन C माइनस साइन D में कॉस और साइन अपनी जगह बदल लेते हैं। सिंपल। कॉस C प्लस कॉस D में तो और भी आसान है, दोनों टर्म्स ही कोसाइन हैं। और कॉस C माइनस कॉस D में ध्यान से दोनों टर्म्स साइन है और एंगल D माइनस C बाई 2 है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कुछ स्पेशल प्रोडक्ट आइडेंटिटीज पर। ये बहुत यूजफुल हैं। सोचिए, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कैसे करेंगे? चलिए इसका शॉर्टकट देखते हैं। इसका सीधा सा जवाब है 1/4 sin 3 थीटा। कितना टाइम बच गया, है ना? और ये पैटर्न कोसाइन के लिए भी सेम है और टैन के लिए तो और भी सिंपल। चलिए अब एक और कमाल का पैटर्न देखते हैं जिसमें एंगल 60 माइनस ए और 60 प्लस ए हैं। देखिए इस पैटर्न को, साइन, कोसाइन और टैंजेंट तीनों के लिए ये कितना सिंपल हो जाता है। अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर हैं, ट्रायंगल एंगल आइडेंटिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी ट्रायंगल में A प्लस B प्लस C 180 डिग्रीज हो तो क्या होगा? तब ये 3 जरूरी आइडेंटिटीज सामने आती हैं। इन्हें जरूर याद रखें। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब सम 90 डिग्रीज होता है तो को टैंजेंट की आइडेंटिटी बदल जाती है। तो इन सब फॉर्मूलाज का पॉइंट क्या है? ये मुश्किल एक्सप्रेशंस को आसान बना आज देते हम हैं। क्या सीखेंगे? इन पैटर्न्स को इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, स्पेशल सीरीज, सॉल्व्ड एग्जांपल्स और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ओके, शुरू करते हैं। सेक्शन 1, ट्रिग्नोमेट्री की कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। सोचिए, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कैसे करेंगे? यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो बस सिंप्लीफाई करना है। ये एक और काम की आइडेंटिटी है। इसे याद रखने से सॉल्व करना काफी फास्ट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इस कॉमन पैटर्न पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो इस डायरेक्ट फॉर्मूला से a sin थीटा प्लस b cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही सीकेंट और टैंजेंट के लिए भी 2 रिलेटेड कंडीशंस हैं। इनके सॉल्यूशंस का स्ट्रक्चर भी सिमिलर है, जिससे याद रखना आसान है। ये एक और डायरेक्ट रिजल्ट है जो काफी टाइम बचा सकता है। चलिए अब देखते हैं कुछ स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। साइन और कॉस सीरीज का रिजल्ट 0 है, क्योंकि बीच में साइन 180 डिग्री या कॉस 90 डिग्री आएगा जो 0 होता है। चलिए अब समझते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स से। पहले क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं और सीरीज में पैटर्न पहचानते हैं। अब अगला स्टेप देखते हैं ध्यान से। टोटल टर्म्स हैं 17,
लास्ट टर्म साइन स्क्वायर 90 डिग्री 1 है, बाकी का सम हुआ 8 + 1 यानी 9.5। अब एक और ऐसी ही सीरीज देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। स्टेप 1, टोटल टर्म्स निकालो, जो यहां 81 है। इसका फॉर्मूला है टोटल टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर हुआ 40.5। सेक्शन 5, कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ये शॉर्टकट्स कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए सुपर यूजफुल हैं, इन्हें जरूर याद रखें। तो हम और हाँ, सीखेंगे 17 सुपर फैक्ट्स ताकि हर प्रॉब्लम सॉल्व हो एक प्रो की तरह। तो शुरू करते हैं पावर और प्रोडक्ट आइडेंटिटी से। इनसे कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन सिंपल हो जाते हैं। चलिए अब समझते हैं हमारा पहला सुपर फैक्ट। ये फोर्थ पावर एक्सप्रेशंस को आसान बना देता है। और यहाँ एक पैटर्न नोटिस कीजिए, बिल्कुल वैसा ही है, बस 2 की जगह 3 आ गया। स्मार्ट है ना? ये एक और पावरफुल आइडेंटिटी है जो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स फॉर्मूला से आती है। सिंपल। अब अगला स्टेप देखते हैं ध्यान से। यहाँ भी a + b, a - b वाला पैटर्न है। इससे ये फौरन सिंप्लीफाई हो जाता है। और कमाल की बात ये है कि ये लंबा सा एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू हमेशा 2 ही होती है, एकदम फिक्स। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, फ्रैक्शन वाली आइडेंटिटीज। ये देखने में अजीब लगती हैं पर हैं बहुत सिंपल। ये दोनों फ्रैक्शंस कॉम्प्लेक्स लगते हैं, पर पता है दोनों का फाइनल आंसर एक ही है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ये फैक्ट बहुत काम का है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक की जगह दूसरा यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। ये आइडेंटिटी एक स्क्वायर और एक सिंपल फ्रैक्शन के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाती है। बहुत पावरफुल है। ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखें। इन दो कॉन्जुगेट फ्रैक्शंस को ऐड करने पर हमेशा 2 सेक थीटा मिलता है। चलिए अब देखते हैं कुछ खास फॉर्मूलाज। इनमें कुछ स्पेशल कंडीशंस और पैटर्न्स हैं। सोचिए, अगर ये सवाल एग्जाम में आए, इस डायरेक्ट फैक्ट से आप इसे सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। इसका की कॉन्सेप्ट है कॉन्जुगेट। एक के है तो दूसरा, जिसमें सिर्फ साइन अलग है, 1/k होगा। इस कमाल के मल्टीप्लिकेशन पैटर्न को देखिए, हर स्टेप में एंगल डबल होता जा रहा है। ऐसे ही और भी पैटर्न्स होते हैं, जैसे टैन और कॉट के लिए। इन्हें भी मास्टर किया जा सकता है। ओके, अब आते हैं फाइनल टिप पर। चलिए देखते हैं एग्जाम के लिए सबसे जरूरी फैक्ट्स कौन से हैं। इन 3 टाइप्स पर जरूर फोकस करें। ये पक्के टाइम सेवर्स हैं और एक्यूरेसी भी बढ़ाते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी। तो शुरू करते हैं। तो सोचिए जरा, एक बहुत ऊंचा टावर है। क्या उसकी हाइट बिना ऊपर चढ़े या आसमान से नापी जा सकती है? हाँ, बिल्कुल। और इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? मैथमेटिक्स में, और खास करके ट्रिग्नोमेट्री में। तो चलिए एक नज़र डालते हैं अपने आज के रोड मैप पर। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री के टूल्स को समझेंगे, कुछ बेहतरीन शॉर्टकट सीखेंगे और आखिर में डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो ठीक है, शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। देखिए, किसी भी चैप्टर को मास्टर करने के लिए ना उसके बेसिक्स का स्ट्रांग होना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है लाइन ऑफ साइट यानी दृष्टि रेखा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारी आंख से उस ऑब्जेक्ट तक एक सीधी इमेजिनरी लाइन बनती है ना? बस उसी को लाइन ऑफ साइट कहते हैं। सोचो, कोई आसमान में पतंग को देख रहा है तो आंख से उस पतंग तक की जो लाइन है ना, वही है लाइन ऑफ साइट। ओके, अब आते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन पर, यानी उन्नयन कोण। इसको ऐसे समझिए, जब भी हम नीचे से किसी ऊपर वाली चीज को देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी बिल्डिंग की छत को, तो हमारी लाइन ऑफ साइट ऊपर की तरफ जाती है। तो ये जो लाइन ऑफ साइट है और जमीन के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनके बीच जो एंगल बनता है वही कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एक सिंपल सी ट्रिक, एलिवेट का मतलब ही होता है ऊपर उठाना, और इसका ठीक उल्टा है एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण। सोचो, अब कोई ऊंची जगह पर खड़ा है, जैसे अपनी बैल्कनी में, और नीचे सड़क पर किसी चीज को देख रहा है। अब क्या होगा? लाइन ऑफ साइट नीचे जाएगी, तो आंख से सीधी एक हॉरिजॉन्टल लाइन और इस नीचे जाती हुई लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनेगा वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। सिंपल राइट? चलिए, अब जब बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो गए हैं तो उन मैजिकल टूल्स की बात करते हैं जिनकी मदद से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ये 6 रेशियोज तो हम पहले से जानते ही हैं, साइन, कॉस, टैन और इनके ठीक उल्टे, कोसेक, सेक और कॉट। लेकिन एक बात याद रखेगा, हाइट एंड डिस्टेंस में असली हीरो है टैन थीटा।
अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस यानी कि हाइट और डिस्टेंस को सीधा सीधा कनेक्ट करता है। सच बताऊं तो ज्यादातर क्वेश्चंस बस इसी एक रेशियो से सॉल्व हो जाते हैं। ओके, अब आते हैं मेरे सबसे फेवरेट सेक्शन पर। यहाँ हम कुछ ऐसी सुपर ट्रिक्स सीखने वाले हैं ना, जिससे एग्जाम में कीमती टाइम बचने वाला है। तो चलिए देखते हैं स्पेशल ट्रायंगल्स के शॉर्टकट्स। एक बात जान लीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस के लगभग 90% क्वेश्चंस में बस दो ही तरह के राइट एंगल ट्रायंगल्स घूम फिर के आते हैं। एक जिसमें एंगल्स 30 और 60 डिग्री होते हैं और दूसरा जिसमें 45 डिग्री के एंगल्स होते हैं। और इन दोनों ही केसेस में ना साइड्स का एक फिक्स्ड रेशो होता है। अगर ये रेशो याद हो गया तो कैलकुलेशन आधी से भी कम हो जाती है। तो चलिए पहला केस देखते हैं ध्यान से। जब भी किसी ट्रायंगल के एंगल्स 30, 60 और 90 डिग्री हों तो उनके आमने सामने वाली साइड्स का रेशियो हमेशा फिक्स रहता है 1:√3:2। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब 30 डिग्री के सामने वाली साइड अगर 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड √3 यूनिट्स होगी और 90 डिग्री के सामने वाली साइड यानी हाइपोटेन्यूज वो 2 यूनिट्स होगी। इसको बस दिमाग में बिठा लीजिए। और दूसरा केस तो और भी आसान है। अगर ट्रायंगल के एंगल्स 45, 45 और 90 डिग्री हैं तो इसका मतलब क्या है? दो एंगल्स बराबर तो उनके सामने की दो साइड्स भी बराबर होंगी, तो रेशियो बन जाता है 1:1:√2। मतलब परपेंडिकुलर और बेस हमेशा इक्वल होंगे। कितना सिंपल है। चलिए, शॉर्टकट्स तो हमने सीख लिए हैं। अब वक्त है इनका एप्लीकेशन देखने का। अब हम समझेंगे कि थोड़े से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में, खासकर जहां 30 और 60 डिग्री वाले केसेस एक साथ आते हैं, इन शॉर्टकट्स को आखिर यूज करना कैसे है। ये वाला रूल एकदम जबरदस्त शॉर्टकट है, इस पर पूरा ध्यान दीजिएगा। जब भी किसी क्वेश्चन में दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हों जिनके एंगल्स 30 और 60 डिग्री हैं और उनकी कोई एक साइड कॉमन हो जिससे कि उनकी हाइट, तो उनके जो बेस सेगमेंट्स होते हैं ना, उनका रेशियो हमेशा 1:3 होता है। ये रूल बहुत बहुत टाइम बचाएगा। जरा इस पैटर्न को देखिए। यहाँ एक कॉमन हाइट है, ठीक है। एक ट्रायंगल 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और दूसरा 60 डिग्री का। तो अब हमारे रूल के हिसाब से क्या होगा, 60 डिग्री वाले ट्रायंगल का जो बेस है और पूरा 30 डिग्री वाले ट्रायंगल का जो बेस है, उनका अनुपात 1:3 होगा। मतलब अगर 60 डिग्री के नीचे वाला छोटा बेस 1 यूनिट है तो टोटल बेस 3 यूनिट्स का होगा। इससे बचा हुआ हिस्सा अपने आप 2 यूनिट्स का निकल आता है। देखा? चलिए एक और पैटर्न देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्का हो जाए। देखिए, इस केस में भी एंगल्स 30 और 60 डिग्री हैं और हाइट कॉमन है, तो यहां भी सेम रूल लगेगा। 60 डिग्री वाले ट्रायंगल का बेस अगर 1 यूनिट है तो 30 डिग्री वाले ट्रायंगल का बेस 3 यूनिट्स होगा। इससे एक बात साफ हो जाती है कि कॉन्फ़िगरेशन चाहे जैसी भी हो, रूल वही का वही रहता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। इन्हें समझ लीजिए अल्टीमेट वेपन्स। कुछ ऐसे स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनके लिए डायरेक्ट फॉर्मूलाज बने हैं। इन्हें यूज करके ना लिटरली सेकंड्स में आंसर निकाला जा सकता है। सीधा फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। ओके, फॉर्मूला नंबर 1। मान लीजिए एक टावर है जिसका हाइट h है। जमीन पर दो अलग अलग पॉइंट्स से उसके टॉप को देखा जा रहा है और एंगल्स बन रहे हैं θ1 और θ2। अब अगर उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस d निकालने को कहा जाए तो बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है, d = h cot θ1 - cot θ2। लंबी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं। ये वाला तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन टाइप है। ध्यान से सुनिए। अगर एक टावर के बेस से दो अलग अलग पॉइंट्स हैं जो x और y दूरी पर हैं और उन पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या? जिनका सम 90 डिग्री हो। तो ऐसे केस में हाइट निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है h = √xy। बस, कितना आसान है ना? तो सोचिए, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़कर पैटर्न पहचानिए। अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला केस है। स्टेप 2, तुरंत सही फॉर्मूला याद कीजिए। क्या था? h = √xy। स्टेप 3, अब बस क्वेश्चन में दिए गए x और y के वैल्यूज को फॉर्मूला में डाल दीजिए। और स्टेप 4, कैलकुलेट कीजिए और सीधा आंसर निकाल लीजिए। इस सवाल से जरा सोचिए, नंबर 300 के कुल कितने फैक्टर्स होंगे? अब अगर एक एक करके गिनने बैठेंगे तो क्या होगा? लिस्ट कुछ ऐसी दिखेगी, 1 2 3 4 5 6 फिर 10 12। अरे ये तो चलती ही जाएगी। एग्जाम में इतना टाइम कहाँ होता है ना?
ये तरीका बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, पर फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि एक बहुत ही तेज तरीका है। ओके, तो ये है हमारा आज का गेम प्लान। सबसे पहले हम उस सीक्रेट चाबी यानी प्राइम फैक्टराइजेशन को समझेंगे। फिर उसकी मदद से टोटल फैक्टर्स कैसे गिनते हैं वो सीखेंगे। उसके बाद ऑड और इवन फैक्टर्स को अलग अलग कैसे निकाला जाता है वो देखेंगे। और हाँ, आखिर में एक चैलेंज भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। इस पूरी ट्रिक की जो मास्टर की है ना, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर इसको समझ लिया तो यकीन मानिए आगे सब कुछ एकदम आसान हो जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है किसी भी नंबर, मान लेते हैं n को, उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में तोड़ना। जैसे ये जनरल फॉर्म है, n बराबर है a की पावर p गुणा b की पावर q गुणा c की पावर r एंड सो ऑन। यहां पर जो a b c हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, और p q r जो हैं वो उनकी पावर्स हैं, या कह लीजिए एक्सपोनेंट्स हैं। चलिए अब समझते हैं कि इस चाबी से टोटल फैक्टर्स का ताला कैसे खोलते हैं। तो अब हम आते हैं अपने पहले काम पर, किसी भी नंबर के सारे फैक्टर्स गिनना। और ये रहा इसका फॉर्मूला। देखिए, एक बार आपने नंबर को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लिया ना, तो बस उनकी पावर्स यानी p, q, r इनको पकड़ना है, हर पावर में एक जोड़ना है और फिर उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। बस इतना सा ही काम है। अब अगला स्टेप देखते हैं ध्यान से। चलिए, जो हमारा पहला सवाल था 300, उसी को सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो होगा 2 का स्क्वायर गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 का स्क्वायर। स्टेप 2, एक्सपोनेंट्स क्या है? वो है 2, 1 और 2। स्टेप 3, अब फॉर्मूला लगाते हैं, हर पावर में एक जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2 + 1, 1 + 1 और 2 + 1। और स्टेप 4, अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 गुणा 2 गुणा 3, और जवाब आ गया 18। देखा, ये कितना आसान है। कहाँ हम एक एक करके गिनने की सोच रहे थे और कहाँ इस ट्रिक से जवाब बस कुछ ही सेकंड्स में आ गया। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आता है, क्या हम इसी ट्रिक से सिर्फ ऑड या सिर्फ इवन फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कोर कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस एक बहुत छोटा सा बदलाव करना है। ऑड यानी विषम फैक्टर्स निकालने के लिए नियम बहुत ही सिंपल है। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में जो 2 की पावर है ना, उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देना है। अब सवाल है, ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने पर वो इवन बन जाता है। तो अगर हमें सिर्फ ऑड फैक्टर्स चाहिए तो हमें 2 को इस पूरी पिक्चर से ही हटाना होगा। फॉर्मूला बिल्कुल वही रहेगा, बस 2 की पावर वाला हिस्सा हम छोड़ देंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। नंबर है 240। स्टेप 1, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। अब क्योंकि हमें सिर्फ ऑड फैक्टर्स चाहिए, हम 2 की पावर 4 वाले हिस्से को पूरी तरह से भूल जाएंगे। तो हमारे पास बचे एक्सपोनेंट्स क्या हैं? 1 और 1। बस इन पर फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 + 1 गुना 1 + 1, जिसका मतलब हुआ 2 गुणा 2 यानी 4। तो 240 के कुल 4 ऑड फैक्टर्स हैं। है ना एकदम सिंपल। अच्छा, अब बात करते हैं इवन यानी सम फैक्टर्स की। इसके लिए ना 2 तरीके हैं। पहला तो है एक डायरेक्ट फॉर्मूला और दूसरा है सिंपल लॉजिक कि आप टोटल फैक्टर्स में से ऑड फैक्टर्स को माइनस कर दीजिए। चलिए पहले फॉर्मूला वाला मेथड देखते हैं। सोचिए, अगर ये सवाल एग्जाम में आए तो कैसे करेंगे? मान लीजिए नंबर है 1200। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इवन फैक्टर्स के फॉर्मूला में हम 2 की पावर यानी 4 को आजिज लेंगे। इसमें 1 नहीं जोड़ना है, बाकी पावर्स में पहले की तरह 1 जोड़ेंगे। तो फॉर्मूला बनेगा 4 गुणा 1 + 1 गुणा 2 + 1। और इसको कैलकुलेट करने पर क्या मिलेगा? 4 गुणा 2 गुणा 3 यानी 24। तो 1200 के 24 इवन फैक्टर्स हैं। और दूसरा तरीका याद है, अगर हम 1200 के टोटल फैक्टर्स निकालकर उसमें से ऑड फैक्टर्स घटा देते तब भी जवाब यही आता। अब ये स्लाइड बहुत जरूरी है। ये ऑड और इवन फैक्टर्स निकालने के तरीकों के बीच का सबसे बड़ा फर्क साफ साफ दिखाती है। ऑड के लिए 2 और उसकी पावर को पूरी तरह से इग्नोर कर देना है, जबकि इवन के फॉर्मूला मेथड के लिए 2 की पावर को जैसा है
वैसा ही इस्तेमाल करना है, उसमें एक नहीं जोड़ना है। बस यही एक बात याद रखनी तो है। सबसे पहले चलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट, किसी नंबर के सारे फैक्टर्स का टोटल सम कैसे निकालते हैं। पहला स्टेप, हमेशा नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 7056 का है 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, पहले प्राइम फैक्टर 2 की सारी पावर्स को 0 से 4 तक ऐड करेंगे, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे फैक्टर यानी 3 की पावर्स के सम से 0 से 2 तक, और आखिर में तीसरे फैक्टर 7 की पावर्स के सम से। देखा, बस यही पैटर्न फॉलो करना है। और इन सब को सॉल्व करके 7056 के सभी फैक्टर्स का सम आता है 24531। अच्छा, इवन और ऑड फैक्टर्स के सम में बस एक छोटा सा फर्क है। चलिए अब समझते हैं। तो पहले देखते हैं इवन यानी सम फैक्टर्स का सम। सोचिए, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कैसे करेंगे 270 के इवन फैक्टर्स का सम? इसका रूल सिंपल है। इवन फैक्टर्स के लिए हम 2 की पावर 0 20 को इंक्लूड नहीं करते, बस 270 का फैक्टराइजेशन है ये। फॉर्मूला में 2 की पावर 0 की जगह 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। इसको कैलकुलेट कीजिए और फाइनल आंसर है 480। सिंपल है ना? अब अगला स्टेप, ध्यान से, ऑड यानी विषम फैक्टर्स का सम। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 360 के ऑड फैक्टर्स का सम क्या होगा? ऑड फैक्टर्स का रूल तो और भी आसान है। 2 की कोई भी पावर हो, हम सिर्फ 2 की पावर 0 यानी 20 लेंगे। तो 360 के केस में 2 की पावर 3 की जगह सिर्फ 2 की पावर 0 यूज होगा, बाकी सब बिल्कुल सेम। और इस तरह 360 के ऑड फैक्टर्स का सम आ जाता है 78। चलिए अब थोड़ा और इंटरेस्टिंग करते हैं। क्या होगा अगर एक कंडीशन लगा दी जाए? मान लीजिए हमें 2400 के सिर्फ उन फैक्टर्स का सम निकालना है जो 15 से डिविजिबल हैं। तो पहले कंडीशन समझते हैं। 15 मतलब 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये दोनों हर फैक्टर में जरूरी हैं। इसलिए 3 के एक्सपेंशन में 3 नहीं लेंगे और 5 के एक्सपेंशन में 5 नहीं लेंगे। सिंपल। इस लॉजिक से कैलकुलेट करने पर सही जवाब है 5670। अब चलते हैं अपने आखिरी कॉन्सेप्ट पर। हमारा आखिरी टॉपिक है उन फैक्टर्स का सम जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। इसका रूल याद रखिए, प्राइम फैक्टर्स की सिर्फ इवन पावर्स जैसे 0, 2, 4 ही यूज करनी है। तो सारे कॉन्सेप्ट्स तो अब क्लियर हैं। अब इस फाइनल चैलेंज को ट्राई कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। रिमाइंडर के सवाल मुश्किल लगते हैं, तो आखिर ये रिमाइंडर होता क्या है? सिंपल है, ये वो नंबर है जो डिवीजन के बाद बच जाता है। ये सबसे बुनियादी नियम है, इसे हमेशा याद रखें। इसी से सारे कंसेप्ट जुड़ते हैं। चलिए अब एक पावरफुल शॉर्टकट समझते हैं। ये है नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, 29 को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर +2 भी हो सकता है और -7 भी। तो इसका फायदा क्या है? हम नेगेटिव रिमाइंडर का यूज लंबी कैलकुलेशन से बचने के लिए करते हैं। अब कुछ स्पेशल रूल्स देखते हैं, इन पर ध्यान दीजिए, ये एग्जाम्स में बहुत काम आते हैं। सोचिए, अगर दो नंबर्स को जोड़ने पर उनके रिमाइंडर्स यानी R1 और R2 का क्या होता है? इस केस में डिवाइजर निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, R1 + R2 - R3। चलिए अगला नियम देखते हैं। अगर डिवाइजर के ही एक फैक्टर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक नंबर को 72 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 11 है। अब अगर उसी नंबर को 8 से डिवाइड करें, क्योंकि 8 72 का फैक्टर है, बस पुराने रिमाइंडर को 8 से डिवाइड कर दें। अब एक और केस सोचिए, अगर उस नंबर को डबल करके 6 से डिवाइड करें तो क्या होगा? ये भी सिंपल है, पहले रिमाइंडर को डबल करें और फिर उस रिजल्ट को 6 से डिवाइड कर दें। चलिए एक आखिरी केस देखते हैं। अगर नंबर के स्क्वायर को 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? बिल्कुल वही तरीका है, रिमाइंडर का स्क्वायर कीजिए और रिजल्ट को 9 से डिवाइड कर दीजिए। आसान है ना? अब एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट समझते हैं, सक्सेसिव डिवीजन। इसमें हम एक के बाद एक डिवीजन करते हैं। इसमें हम नंबर n को पहले a से डिवाइड करते हैं, हमें कोशेंट x और रिमाइंडर c मिलता है। फिर जो कोशेंट x मिला उसे अगले नंबर b से डिवाइड करते हैं। यही सक्सेसिव डिवीजन का प्रोसेस है। तो आइए सभी मुख्य बातों को दोहराते हैं। ये पॉइंट्स सवाल तेजी से सॉल्व करने में मदद करेंगे। क्रमिक इन ट्रिक्स विभाजन के की साथ- तरकीब है पीछे से शुरुआत करना,
चलिए देखते हैं ये रिवर्स मेथड कैसे काम करता है। ध्यान से देखिए, वो नंबर पता करने के लिए बस ये 3 आसान स्टेप्स फॉलो करने हैं। और ये रही कैलकुलेशन। देखिए, हम नीचे से शुरू करते हैं और हमें नंबर मिलता है 7। तो नंबर तो मिल गया 7। अब असली सवाल, 7 को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 ही होगा। चलिए अब समझते हैं रिमाइंडर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स जो एग्जाम में काफी टाइम बचाएंगे। ये रूल याद रखिएगा, अगर पावर n ऑड है तो रिमाइंडर हमेशा 0 होगा, बस इतना ही। अब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। a माइनस बी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा 0 और a प्लस बी से वो 0 तभी होगा जब पावर इवन हो। एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पावर इवन है और डिवाइजर नंबर्स का सम है, इसलिए रिमाइंडर 0 है। ये एक बहुत ही यूजफुल शॉर्टकट है। अगर कोई नंबर डिवाइजर से बस एक ज्यादा हो तो रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। और a वाले केस में यहाँ जवाब पावर पर डिपेंड करता है। अगर पावर इवन है तो रिमाइंडर 1 होगा। लेकिन अगर पावर ऑड है तो रिमाइंडर a-1 यानी वो नंबर खुद होगा। देखिए पावर बदलते ही जवाब कैसे बदल गया। रिमाइंडर रूल्स तो हो गए, अब जल्दी से डिविजिबिलिटी के कुछ आसान नियम भी देख लेते हैं। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं। इन ट्रिक्स से 2, 3 और 4 से डिविजिबिलिटी फटाफट चेक हो जाती है। ऐसे ही 5 और 6 के रूल्स भी बहुत सिंपल है। 6 के लिए बस देखना है कि नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है या नहीं। अब 7 का रूल देखते हैं ध्यान से। ये एक सिंपल प्रोसेस है जिसे रिपीट कर सकते हैं। चलिए यही तो मैथ से शुरू करते हैं। देखने में तो काफी मुश्किल लग रहा है ना? पर अगर सही ट्रिक पता हो तो इसे सॉल्व करने में बस कुछ सेकंड्स लगेंगे। आइए देखते हैं। तो हमारी पहली टेक्निक है डिविजिबिलिटी के रूल्स। इनसे नंबर्स को समझना आसान हो जाता है। 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, बस आखिरी 3 डिजिट्स देखिए। सिंपल है ना? और 9 के लिए अगर सारे डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड होता है तो नंबर भी डिविजिबल है। अब 11 का रूल वो थोड़ा स्पेशल है। चलिए इसको आराम से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम करिए, फिर इवन प्लेसेस के डिजिट्स का। अब बस इनका डिफरेंस निकालना है। अगर ये डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल है तो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। दैट्स इट। अब आती है दूसरी टेक्निक, यूनिट डिजिट का जादू। बड़े बड़े नंबर्स का यूनिट डिजिट निकालना। सोचिए अगर ये सवाल एग्जाम में आ जाए तो। चलिए इसको मिलकर सॉल्व करते हैं। इसका सीक्रेट है नंबर 4। बस स्क्रीन पर दिख रहे ये सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो अपने एग्जाम्पल में पावर के आखिरी 2 डिजिट्स हैं 75। अब अगला स्टेप, इस 75 को 4 से डिवाइड करना है रिमाइंडर निकालने के लिए। तो रिमाइंडर आया 3। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आंसर मिलेगा। अब ध्यान से, बेस का यूनिट डिजिट है 2 और उसकी नई पावर बनेगा हमारा रिमाइंडर यानी 3। और 2 का क्यूब होता है 8। लो जी, आ गया फाइनल आंसर। देखा कितना आसान था। हाँ, एक चीज जरूर याद रखें, अगर रिमाइंडर 0 आए तो पावर में 4 यूज करना है। चलिए अब समझते हैं एलसीएम और एचसीएफ के कुछ बहुत जरूरी फॉर्मूलेज। ये बहुत काम आते हैं। ये एक मास्टर फॉर्मूला है, इसे हमेशा याद रखें। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ। फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना हो तो न्यूमरेटर्स का एलसीएम निकालिए और डिनोमिनेटर्स के एचसीएफ से डिवाइड कर दीजिए। और एचसीएफ के लिए तो इसका उल्टा कर दो, न्यूमरेटर्स का एचसीएफ डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। एग्जाम में तो अक्सर ऐसे सवाल आते हैं जो देखने में मुश्किल लगते हैं ना, पर होते नहीं। तो घबराइए नहीं, हर मुश्किल सवाल के लिए एक आसान ट्रिक होती है। चलिए मिलकर इन ट्रिक्स को सीखते हैं। तो सबसे पहले रिमाइंडर से जुड़ा एक बहुत कॉमन सवाल देखते हैं। ध्यान से समझना। ये एक क्लासिक क्वेश्चन टाइप है। इसे हल करने के लिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इसका तरीका बहुत सीधा है। सबसे पहले x, y और z का एलसीएम निकालना होगा। फिर जो एलसीएम आए उसमें बस रिमाइंडर r जोड़ दीजिए। बस हो गया, यही जवाब है। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। यह है नंबर्स में डिजिट्स की गिनती के बारे में। सोचिए 1 से 400 तक गिनती लिखने में कुल कितने डिजिट्स लगेंगे। चलिए पता लगाते हैं। चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। हमारे पास सिंगल, डबल और 3 डिजिट नंबर्स हैं। अब हमें बस इन सभी कैटेगरी के टोटल डिजिट्स को जोड़ देना है और फाइनल जवाब है 1092। देखा, आसान स्टेप से सही जवाब मिल गया। चलिए अब वो शुरू वाला सवाल हल करते हैं, डिविजिबिलिटी की पहेली। याद है ये सवाल? तो सबसे पहले 42,072 को 93 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखेंगे। चलिए इस डिवीजन को स्टेप बाय स्टेप करते हैं।
ये बस सिंपल लॉन्ग डिवीजन है। डिवीजन करने पर हमें कोशेंट मिलता है 452। लेकिन सबसे जरूरी है रिमाइंडर। यहां रिमाइंडर है 36। और अब आती है मैजिक ट्रिक। डिवाइजर में से रिमाइंडर को घटा दीजिए। तो 93 माइनस 36 हुआ 57। यही वो नंबर है जिसे जोड़ना है। हमारा आखिरी और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट, किसी भी नंबर को तेजी से प्राइम कैसे पहचाने। तो पहले एक क्विक रिमाइंडर कि आखिर एक प्राइम नंबर होता क्या है। ये 5 स्टेप वाला मेथड फुल प्रूफ है। एग्जाम में टाइम बचाने के लिए ये बेस्ट है, ध्यान से देखना। किसी भी नंबर को चेक करने का ना एक बहुत सिंपल रूल है, बस उस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। अब बस ये देखना है कि 137 इन छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड होता है या नहीं, और ये किसी से भी नहीं होता। तो बस इसका मतलब 137 एक प्राइम नंबर है। देखा कितना आसान था। अच्छा, सोचिए अगर ये सवाल एग्जाम में आ जाए तो कैसे करेंगे। चलिए इसे मिलके सॉल्व करते हैं। तो अपनी वही ट्रिक लगाकर हमें 80 और 100 के बीच ये 3 प्राइम नंबर्स मिलते हैं, 83, 89 और 97। अब बस इनका एवरेज निकालना है। तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड कर देते हैं, सिंपल। और ये आ गया हमारा जवाब 89.67, है ना बिल्कुल आसान। चलिए अब एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये को प्राइम नंबर्स आखिर होते क्या हैं। जैसे 3,8 या फिर 9,10 को देखिए, इनमें 1 के सिवा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब आते हैं फ्रैक्शंस पर। यह ट्रिक एग्जाम में बहुत काम आने वाली है, ध्यान से देखिए। ट्रिक का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए समझते हैं ये काम कैसे करती है। मान लीजिए हमें इन 4 फ्रैक्शंस में से सबसे बड़ा वाला ढूंढना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2/7 और 1/3 को कंपेयर करते हैं। 2 गुणा 3 होता है 6 और 7 गुणा 1 होता है 7, तो 1/3 बड़ा है। अब विनर यानी 1/3 को अगले नंबर 5/6 से कंपेयर करेंगे। यहां 15 बड़ा है 6 से, तो इस बार 5/6 जीत गया। और आखिर में 5/6 और 3/4 की टक्कर। 5 गुणा 4 हुआ 20, जो 18 से बड़ा है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा फ्रैक्शन है 5/6। ये मेथड एकदम फुल प्रूफ और सुपर फास्ट है। अब एक स्पेशल शॉर्टकट देखते हैं, ध्यान से, ये आपका बहुत टाइम बचाने वाला है। अब इस सवाल को देखिए। इसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने में तो काफी टाइम लग जाएगा। शॉर्टकट ये है, जब डिनोमिनेटर और मल्टीप्लायर सेम हो तो बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकाल लीजिए। अब 99,999 में से वो डिफरेंस यानी 5 घटा दीजिए और जवाब है 9,98,995। था ना एकदम सिंपल। हमेशा याद अगर ये सवाल एग्जाम में आए तो इसे सेकंड्स में सॉल्व करने की ट्रिक सीखते हैं। चलिए अब इसको समझते हैं। सबसे पहले इसमें जो होल नंबर है 999, उसको अलग करते हैं। अब क्योंकि 999 4 बड़ा है, तो हम सीधा 999 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 3996। ये हमारे जवाब का पहला हिस्सा है। अब अगला स्टेप ध्यान से देखिएगा। जितने भी फ्रैक्शंस हैं उन सबको एक साथ जोड़ देंगे। तो ऊपर के नंबर्स का टोटल हुआ 10 और 10 को 5 से डिवाइड किया तो मिला 2। और अब आखिरी स्टेप, हम अपने दोनों रिजल्ट्स को जोड़ देंगे तो फाइनल आंसर आ गया 3998। चलिए एक और ऐसा ही सवाल देखते हैं। इसका मेथड भी बिल्कुल वही है, एकदम आसान। बिल्कुल वही करना है। पहले 99 को 10 से मल्टीप्लाई, फिर फ्रैक्शंस को ऐड और जवाब है 995। ठीक है, अब आते हैं एक और कॉमन एग्जाम प्रॉब्लम पर, रिकरिंग डेसिमल्स यानी बार वाले क्वेश्चंस। एक सिंपल एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। 0.777 इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। वैसे तो स्कूल में इसको अलजेब्रा से सॉल्व करते हैं, लेकिन इसकी एक सुपर फास्ट ट्रिक भी है। और ट्रिक ये है, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने 9 नीचे लगा दो। यहां 7 रिपीट हो रहा तो आंसर 7/9। तो अब इसका क्या, 0.5353, यहां पर 5 और 3 यानी 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो रूल के हिसाब से जवाब होगा 53/99। 2 रिपीटिंग डिजिट्स तो नीचे 2 9s, सिंपल। लेकिन अगर नंबर ऐसा हो 0.28383, यहां 2 रिपीट नहीं हो रहा, अब क्या करें। डोंट वरी, इसके लिए भी एक मस्त फॉर्मूला है। चलिए इसको अपने सवाल पर अप्लाई करते हैं। पूरे नंबर 283 से नॉन रिपीटिंग 2 माइनस करो और नीचे 83 के लिए 99 और 2 के लिए 0। जवाब है 281/990। ये टेबल इस पैटर्न को बिल्कुल क्लियर कर देता है। इसको ध्यान से देखिए, लॉजिक हर जगह सेम है।